हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीए फाइनल केस बेस्ड एमसीक्यू में 25 के अंदर ही आ गया था ये, बट इसके अंदर सारे इंस्टीट्यूट के अब तक के आए हुए जितने भी केस बेस्ड आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी कवर हैं। तो वो हम करके चलेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल 35 केस बेस्ड सिनेरियो है। आई ट्राई कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएं। तो जल्दी से बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला केस बेस्ड एम सिनेरियो एमसीक्यू। मैं कैलकुलेटर रख लूं फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ए लिमिटेड इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट including mold, dyes and machinery. They have a wide customer base both India and abroad. Typically a contract is entered into for sale of each product and consideration received on the event of delivery. वो कहता है कि भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एंटर करते हैं सेल के लिए फॉर ईच प्रोडक्ट, कंसिडरेशन कब मिलती है? जब हम डिलीवरी कर देते हैं गुड्स की। ठीक है, कॉस्ट कितने की है? 400 रुपए की है। बेचते कितने हैं? 450 रुपए का। जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की, इंटाइटल द कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड मोल्ड विद इन 30 डेज एंड रिसीव द फुल रिफंड। वो कहता है कि भाई साहब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है वो ये है कि आप विद इन 30 डेज जो है रिफंड ले सकते हो। कंपनी को एस्टिमेट है दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द मोल्ड विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट दैट रिटर्न मोल्ड कैन बी रीसोल्ड एट अ प्रॉफिट। The company has sold total 10,000 mold during the month ended 31 मार्च। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस उनको लगता है कि 3% जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। तो यानी कि 10,000 का 3%, टोटल 300 जो है मोल्ड जो है यूनिट जो है वो क्या हो जाएंगी? रिटर्न हो जाएंगी। तो रिटर्न के लिए आप क्या करते हो? आप रिफंड लाइबिलिटी और एसेट बुक करते हो विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप क्या करोगे? आप क्या एंट्री करोगे भाई? रेवेन्यू बुक करने की एंट्री कहाँ करें? कहाँ करें आप? चलो यहाँ कर लेते हैं। आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मोल्ड्स इनटू आपने कितने के बेचे? 450 रुपए के हिसाब से बेचे। 10,000 इंटू 450, 45 लाख। अब आप रेवेन्यू कितने का बुक करोगे? आप कहोगे कि मेरा रेवेन्यू हो गया साहब 3%, तो आपने निकाल दिए तो 9700 यूनिट इंटू 450, रेवेन्यू हो गया 43 लाख। 65,000 का आपका रेवेन्यू हो गया। और टू रिफंड लाइबिलिटी, रिफंड लाइबिलिटी कितने की करोगे? 300 मोल्ड्स इंटू 450, 300 इंटू 450, 1,35,000, 1,35,000। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं, ये जो 400 रुपए की कॉस्ट है ना, इसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ती है। इसकी आप क्या एंट्री करते हो? इसकी आप एंट्री करते हो कॉस्ट ऑफ एसेट। ये ऐसे लिख दो, रिकवरेबल एसेट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 300 इंटू 400, 1,20,000, 1,20,000। ये आपको एंट्री करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हो। वो पहले पूछ रहा है कि द कंसिडरेशन जो आपको मिली है वो कौन सी कंसिडरेशन है? तो वो है वेरिएबल कंसिडरेशन, क्योंकि आपको नहीं पता ना 3% का रेवेन्यू बुक होगा या नहीं होगा, तो वो एक वेरिएबल कंसिडरेशन है। अपॉन ट्रांसफर ऑफ 10,000 द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर 9700 यूनिट्स के लिए वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी। और रेवेन्यू कितने का रिकॉग्नाइज करेगी? 43,65,000 का रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज करके चलेगी। रिफंड लाइबिलिटी कितने की रिकॉग्नाइज करेगी? 1,35,000 की रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगी। रिटर्न एसेट कितने की बुक करेगी? 1,20,000 रुपए की रिटर्न एसेट बुक करके चलेगी। एंट्री वो क्या करेंगे? एंट्री करेंगे साहब ट्रेड रिसीवेबल नहीं। ट्रेड रिसीवेबल कितने के? अच्छा, हमने बैंक यूज कर लिया, उन्होंने ट्रेड, क्योंकि वो पैसे बाद में मिलेंगे ना, तो लो ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने के होंगे? 45 लाख रुपए के। टू रेवेन्यू 45 लाख, गलत है। ट्रेड रिसीवेबल ये गलत है। ट्रेड रिसीवेबल 1,35 गलत है। ट्रेड रिसीवेबल 45 लाख, रेवेन्यू इतने का, रिफंड लायबिलिटी इतने की, ये सही है। आओ जी, पहला आंसर है वेरिएबल। आंसर मिला दें, ए सी बी सी डी डी, ए सी बी सी डी और डी।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल लिमिटेड होल्ड करता है 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड, एक एसोसिएट कंपनी। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2003 कितनी है? 3 करोड़ रुपए की है इन कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल लिमिटेड, ठीक है। और 35% होल्ड करता है। उसने माल बेचा 3.5 लाख रुपए का एम लिमिटेड को। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख रुपीज, आउट ऑफ दीज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू एम, तो यानी कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। वर इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम, एम डिक्लेयर करता है डिविडेंड 75 लाख रुपीज का टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। P&L कितना है? 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीज का आपका प्रॉफिट भी आ रखा है। चलो जी, सबसे पहले मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट आ रही है 3 करोड़ रुपीज की और ऑल लिमिटेड होल्ड करता है। ऑल लिमिटेड ने सोल्ड कर रखी है गुड्स, तो इन्वेंट्री किसके पास होगी? एम के पास होगी। तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? 50,000। किस पे है? 3.5 लाख रुपए पे है। तो 1 लाख रुपए पे कितना? 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख इंटू 1 लाख, ये होता है 14,285 पॉइंट समथिंग। अब आप इसका 35% जो है अपना पोर्शन निकालोगे, 35% जो वो निकल करके आता है 5,000 रुपीज। तो इस 5,000 की क्या एंट्री करोगे? इस 5,000 की आप एंट्री करोगे। अब इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री तो एम लिमिटेड के पास है, तो प्रॉफिट आपने कमा रखा है। P&L अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज से टू इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज से। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 75 लाख रुपए का टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, और उसने प्रॉफिट कितने का कमाया? 1.5 करोड़ रुपए का। और आप ये पहले से ही इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठे थे ना, आपने खरीदी नहीं है। हाँ, तो आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1.5 करोड़, 150 लाख इंटू 35%, 52,50,000, 52,50,000 टू P&L 52,50,000। और उसके बाद जो आपको डिविडेंड मिला उसकी भी आप एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट 75 लाख का 35%, 26,25,000 टू इन्वेस्टमेंट 26,25,000। आओ जी, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? तो पोस्ट एक्विजिशन में 52,50,000 का शेयर हो गया। अनरियलाइज गेन आपने कितना निकाला था? 5,000 रुपीज का। कहता है व्हाट इज द शेयर इन डिविडेंड? डिविडेंड में आपने शेयर निकाला 26,25,000, 26,25,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आपसे पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 300 लाख रुपीज की। तो 300 लाख माइनस 5,000 प्लस 52,50,000 और माइनस 26,25,000, तो 32,62। हाँ, 32,62, 20,000। ये ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, ये तो था 32,62, 20,000। मैं कह रहा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? वट इज द अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मार्जिन भी आपको निकालना है, तो ग्रॉस मार्जिन तो कुछ भी नहीं है। 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, तो वो होता है 14.29%, 14.29%। आओ फिर आंसर भी मिला ले। B, A, C, D और A, B, A, C, D और ए लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, ठीक है। इसको क्या पढ़े, पहला आ जाते हैं। ए लिमिटेड ओन करता है 250 ऑर्डिनरी शेयर एक्स लिमिटेड में, जो कि एक अनकोटेड कंपनी है।
एक्स लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल है 5000 शेयर की, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 10। एक्स लिमिटेड के आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने हैं, 70,000 के हैं पर ईयर। एंड अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो कितना डिटरमाइन हुआ है, 15 का, बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबल एडजस्टमेंट, मार्केट के एडजस्टमेंट करे बिना। और वो कहता है मार्केट की एडजस्टमेंट आपको कितनी करनी है, 20%। और ए लिमिटेड वैल्यू इट्स होल्डिंग ऑन बेस्ड ऑन अर्निंग के बेसिस पे वो वैल्यू करता है। तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। अगर मैं एक्स लिमिटेड की बात करूं तो 70,000 रुपए उन्होंने पर ईयर कमाए हैं। और उनका पीई रेशियो कितना है, उनका पीई रेशियो है 15, लेकिन उसने कहा है कि 20% आप हटा देना, तो 80% हो गया। तो 15 का 80% कितना हो गया, 12। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई 8,40,000 की। ये आ गई टोटल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो पर शेयर की वैल्यू आ गई 168 पर शेयर की वैल्यू आ गई। ए लिमिटेड एक टेलीकॉम सेगमेंट में है, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड जो इंगेज करती है जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर। द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख मिनट ऑफ टॉक टाइम टू एम्प्लॉइज ऑफ बी इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग पावर इक्वलेंट टू 20,000 यूनिट्स। तो भाई साहब ए ने माल बेचा बी को, ए ने क्या माल बेचा बी को, 1 लाख यूनिट्स बेची, कितने रुपए पे, 0.5 पर मिनट इंटू 0.5 पर मिनट। ये ए है और ये बी है। और बी ने भी बदले में ए को माल दिया, क्या माल दिया, 20,000 पावर यूनिट और 2.5 का रेट है, 20,000 इंटू 2.5। तो नॉन कैश कंसिडरेशन ए के लिए कितना हो गया, 20,000। उसको क्या मिला, ए को मिला 20,000 इंटू 2.5 रुपीज 50,000। और इसको कितने मिले, इसको भी यही मिले रुपीज 50,000। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई अपना माल बेचने की, वो हो गई 50,000। दोनों के लिए ही कंसिडरेशन क्या हो गई, 50,000। ए लिमिटेड कंस्ट्रक्शन शुरू करता है एक नई बिल्डिंग की, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 7 लाख रुपीज की, ऑन 1 अप्रैल 2001। फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने एक लोन लिया 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसका रेट कितना है, 9% का। तो 2 लाख रुपए पे तो अभी से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिक बोरोइंग है। अच्छा, बिल्डिंग कब खत्म हुई है, बिल्डिंग खत्म 31 जनवरी, तो 10 महीने इंटू 10/12 इंटू 9%। प्लस अब बताओ जरा कैपिटलाइजेशन रेट कितना निकलेगा, ये है जर्नल बोरोइंग ना। तो 7 लाख का 12%, 84,000 होना चाहिए ना, 84,000। और 9 लाख का, 9 लाख का 11%, 99,000। ये टोटल कितना होता है, 84, 1,83,000। और ये टोटल कितना होता है, 7 लाख प्लस 9 लाख, 16 लाख। तो कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 1,83,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 183 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो 11.43%, 11.43%। आओ जरा इसको फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 लाख का 9%, 10/12 प्लस, अब पहला 1.5 लाख है तो 2 लाख से निपट गया होगा। अब इस 2 लाख में 50,000 तो आपने स्पेसिफिक से कर दिया, उसकी बोरिंग आपने पहले से ही ले ली। ये 1.5 लाख आपने जनरल से करा होगा जो अगस्त में करा है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीने हो गए। तो 1.5 लाख का 11.43% इंटू 6/12 प्लस 3.5 लाख, 3.5 लाख का 11.43% इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने हो गए जी। और ये 1 जनवरी को कराया तो 1 महीना हो गया।
इंटू 11.43% इंटू 1/12, तो 2 लाख का 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ये तो हो गया 15,000 प्लस 1.5 लाख का 11.43% इंटू 6/12, ये हो गया। ये दोबारा कर लेते हैं भाई, 1.5 लाख इंटू 11.43% डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 8572.5, 3.5 लाख का 11.43% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 13,335 प्लस 1 लाख का 11.43% डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 952। 15,000 प्लस 8572.5 प्लस 13,335, 13,335 प्लस 952.5, तो ये हो गया 37,860। कहता है वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बताओ। एक्स लिमिटेड ना, हाँ, एक्स लिमिटेड की वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आ रही थी, 8,40,000, 8,40,000। फिर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड, तो एक शेयर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 168, और उसके पास शेयर थे 250, तो 168 इंटू 250, 42,000। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी मेजर एंड रिकॉग्नाइज बाय ए लिमिटेड इन केस ऑफ टेलीकॉम सेगमेंट, तो वो कितना आ रहा था, आपने क्या एंट्री करी थी, 50,000। कैपिटलाइजेशन रेट 11.43%, बट टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट वो आपने कितनी निकाली थी, 37,860। हाँ, तो हमारा राउंड ऑफ का ये फर्क आ रहा होगा ना, 875। अच्छा, स्पेसिफिक बोरोइंग पूछ रहा है वो, ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग आपने कितनी निकाली थी, 15,000, और टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट 37,875। तो आओ जरा आंसर भी मिला लें, तो ABDCCC, ABDCC, ये कैसे आ रहा है भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, ये ऑन जनरल बोरोइंग पूछा, मैंने हर बार टोटल क्लिक कर दिया, तो कितना आ रहा है भाई जनरल बोरोइंग, 8572.5 प्लस 13,335 प्लस 952.5, तो 22,860। हाँ, तो ये आएगा। वो मैंने गलती से टोटल पे क्लिक कर दिया, आगे पढ़ा ही नहीं, वो जनरल बोरोइंग पूछ रहा है, इसलिए पहली सीख भाई, सवाल पूरा पढ़ना। चलो जी, केस सिनेरियो नंबर 4, एक्स लिमिटेड ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, होगी, आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड होल्ड करता है 12% ऑफ द वोटिंग शेयर इन जेड लिमिटेड, और जेड लिमिटेड का बोर्ड कंप्राइज करता है 8 मेंबर, जिसमें से 2 मेंबर जो है एच लिमिटेड ही अपॉइंट करता है, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। तो ठीक है, एसोसिएट हो गया, हर एक बोर्ड मेंबर के पास एक वोटिंग पावर भी है। एच लिमिटेड होल्ड करता है 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन जी लिमिटेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएट। And the balance 90% held by 9 other investors, each holding 10%. The decision about the relevant activity except decision about taking borrowing of G Limited are taken by the member holding majority of the voting power। कहता है बोरोइंग को छोड़ के बाकी सभी डिसीजन जो हैं मेजोरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन जो बोरोइंग का डिसीजन है उसके लिए यूनानिमस कंसेंट चाहिए। डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरोइंग आर नॉट डिसीजन दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ जी लिमिटेड। ठीक है, तो रिटर्न्स को अगर वो अफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, आपका एसोसिएट्स बन जाएगा। भाई अगर आप रिटर्न को अफेक्ट कर पाते हैं, कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपके पास वो सभी ताकतें हैं जिनसे आप उसकी रिटर्न को छेड़ कर सकते हो, वेरिएबल रिटर्न को छेड़छाड़ कर सकते हो, तो वो सब आपके पास ताकतें हैं। तो अगर वो होती हैं तो आप क्या बोलते हो कि हाँ कंट्रोल है। लेकिन वो कह रहा है कि जो बोरोइंग की एक्टिविटी है वो उसकी उसकी रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ही नहीं करती, पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका उतना इन्फ्लुएंस है कंपनी के ऊपर कि आपके कंसेंट के बिना कंपनी बोरोइंग नहीं ले सकती, तो इसका मतलब एसोसिएट है वो आपकी।
एच लिमिटेड इज ऑल्सो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसने इन्वेस्ट करा है शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड एंड इट्स होल्डिंग 15% ऑफ वाई लिमिटेड टोटल वोटिंग पावर, वो उसकी टोटल वोटिंग पावर का 15% होल्ड करता है, ठीक है। वाई लिमिटेड इंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैकिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल एंटिटीज, वन ऑफ द इंसेंटिव फॉर एच लिमिटेड इज टू इन्वेस्ट इन वाई लिमिटेड वाज द फैक्ट दैट वाई लिमिटेड इंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैकिंग मटेरियल जो यूजफुल है एच के लिए, सिंस लास्ट मैनी ईयर 90% जो है वाई का आउटपुट एच लेके जा रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये भी दर्शाता है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है भाई। अगर आप उसको, उसका जो जो वाई का धंधा है वो आपके बिना ना चल पाएगा, तो इसका मतलब वाई भी आपका क्या है, एसोसिएट है। कहता है रिलेशनशिप एच, हमारे तो सारे एसोसिएट निकले थे ना, बी, ये भी बी और ये भी बी, तो पहले का बी, दूसरे का भी, तीसरे का भी। ठीक है भाई। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि आप, आपके पास वो ताकत है, पावर है कि आप उसकी उन एक्टिविटीज को छेड़ सकते हो जिससे उसकी रिटर्न इंपैक्ट होगी, और ताकि आप अपने रिटर्न को भी कंट्रोल कर पाओ। यही तो मतलब है कंट्रोल का। अगर मैं लेमैन टर्म की बात करूं, टेक्निकली बात करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मतलब है कंट्रोल का। अब अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है। वैसे तो 20% आप अपने एग्जाम के लिए 20% लेते हो, लेकिन उसमें बात लिखी हुई है कि अगर 20% से कम भी है, बस अदर फैक्टर ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस है, वो तब भी हमारा एसोसिएट है। भाई मेरा इसके अंदर रिटर्न कम था पैकिंग मटेरियल वाली कंपनी के अंदर, लेकिन क्योंकि मैं उसका 90% आउटपुट खरीदता था, तो वो मेरे से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, तो इसलिए वो मेरी एसोसिएट है। भाई उसके जो शेयर होल्डर थे उसमें बोरोइंग जो थी वो मेरे से पूछे बिना नहीं ली जाएगी, तो मेरा उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। इसलिए एसोसिएट को आप पूरा कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करते ना। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आप उसके नंबर्स को अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। जॉय लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट टैक्स बेस ऑफ इट्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स ऑन विच 31 मार्च 2005, और बैलेंस शीट आपको दे रखी है। तो भाई टैक्स बेस, आई होप हमने ना एक वीडियो बनाई थी, एक सेकंड जरा मैं कैलकुलेटर अपना ठीक कर लूं। हाँ, हमने एक वीडियो बनाई थी टैक्स बेस के ऊपर, इन डेज 12 के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो आई होप आपने उसको देखा होगा, क्योंकि उससे आपके ना टैक्स बेस के कंसेप्ट क्लियर होंगे। भाई बहुत सारी जगहों पे बच्चे को समझ ही नहीं आता टैक्स बेस क्या है, वो इमेजिन ही करता रह जाता है कि इनकम टैक्स वाले क्या करते होंगे, इनकम टैक्स वाले क्या करते होंगे। तो मैं उस क्लास का, उस वीडियो का एक समराइज फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बट अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि टैक्स बेस किसका क्या होता है, तो यू शुड रेफर दैट वीडियो। तो टैक्स बेस, अगर मैं एक एसेट की बात करूं, तो एसेट का टैक्स बेस का मतलब क्या होता है कि आपको उस एसेट पे भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेगी, ये मतलब होता है एसेट के टैक्स बेस का। लाइबिलिटी के टैक्स बेस का क्या मतलब होता है, अब लाइबिलिटी का टैक्स बेस कहते हैं, लाइबिलिटी दो तरीके से अराइज होती है भाई। या तो आप एंट्री करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम या डेफर्ड इनकम। ये दोनों ही कहां जाते हैं, ये लाइबिलिटी के अंदर जाते हैं। तो कहते हैं कि यदि लाइबिलिटी एक्सपेंस से अराइज हुई है तो उसका टैक्स बेस क्या होगा, वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा फ्यूचर में ऑब्वियसली, और अगर वो इनकम से अराइज हुई है तो उसका होता है वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं होगी ऑब्वियसली इन फ्यूचर। और फिर उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और भी डिस्कस हो रखा है, वो मैं नीले पेन से लिख देता हूं कि अगर कोई आइटम ना तो टैक्सेबल है ना ही डिडक्टेबल है, तो उसका टैक्स बेस क्या होगा, उसका टैक्स बेस होता है उसकी कैरिंग वैल्यू विदाउट एनी इंडेस एडजस्टमेंट।
बट अगर कोई डिडक्शन मिल चुका है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब कई सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या भाई, टैक्स बेस हमने तो पढ़ा था, अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, ये तो हिंदी में लिखना शुरू हो गए या इंग्लिश में लिखना शुरू हो गए। तो भाई अगर आपको ये सब बातें समझनी है तो आपको मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, आपको वो वीडियो रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उस वीडियो का क्रक्स है। अब मैं यहाँ पे 1 घंटा लगा के शुरू तो नहीं हो सकता ना, तो आपको वो रेफर करना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स बेस का करेक्ट मतलब समझ में आएगा। आओ जरा मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 12 लाख दे रखा है, इसका टैक्स बेस निकालो। अच्छा, निकालने से पहले इंड एस 12 एक बात से शुरू होता है, वो कहता है कि जितनी भी आपकी एसेट हैं, मानो, एज्यूम करो ये कैरिंग वैल्यू पे बिक जाएगी। ये मानो कि जो अगर ये जो 12 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है ना, ये एसेट आज ही बेच दोगे 12 लाख रुपए की, तो टैक्स के अंदर क्या होगा। ये 60,000 का आज ही बेच दोगे तो टैक्स के अंदर क्या होगा। ये आज ही बेच दोगे तो टैक्स के अंदर क्या होगा। सिमिलरली इन सबको आज ही बेच दोगे तो टैक्स के अंदर क्या होगा। मुझे जरा बताओ, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर 12 लाख रुपए का आज ही बेच दिया, सर कितने का बेचा, कितने का आ रहा है उतने का ही बेचा, 12 लाख का आ रहा है तो 12 लाख का ही बेचा, तो बताओ टैक्स के अंदर क्या होगा। तो उसने आपको बताया है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4-5 का अलाउ हो रखा है टैक्स के अंदर 2,06,000 रुपए, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 1,70,000 होगा, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी पीपीई की, 16 लाख रुपए, जिसमें से आप 4,16,000 टैक्स रिटर्न प्रायर पीरियड के अंदर ले चुके हो। तो यानी कि 16 लाख रुपए आपने खरीदी थी एसेट, और टैक्स के अंदर आपने 4,16,000 रुपए की डिडक्शन ले ली, और 2,06,000 रुपए की डिडक्शन इस साल ले ली। तो आपके पास टैक्स के अंदर कितनी वैल्यू बची हुई है, 16 लाख माइनस 4,16,000 माइनस 2,06,000, आपके पास टैक्स के पास वैल्यू बची हुई है 9,78,000। अगर ये आज ही एसेट 12 लाख का बेच दोगे तो क्या होगा, आपको इस 12 लाख के अगेंस्ट, मान लो आपने एसेट बेच दी और आपको कैश मिल गया 12 लाख रुपए का, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उसके अंदर क्या दिखाओगे कि 12 लाख रुपए की एसेट बेची और एसेट बची कितने की हुई थी, 9,78,000 रुपए की। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने आपको लिखवाया एसेट के टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिल रही है, 9,78,000 की आपको डिडक्शन मिल रही है, तो वही इसका टैक्स बेस हो गया, 9,78,000 इसका टैक्स बेस हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में वो क्या कहता है, जॉय लिमिटेड ने इंकर करा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट 1 लाख रुपीज का। दीज कॉस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर अ यूजफुल पीरियड ऑफ 10 ईयर। टैक्स पर्पसेस के लिए, फॉर टैक्स पर्पसेस जॉय लिमिटेड डिडक्ट करता है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, 1-2 के अंदर ही उसने पूरी की पूरी एडजस्ट कर दी। तो मुझे जरा बताओ, जब आप ये बेचोगे, ये 60,000 को रियलाइज कराओगे, अब ये मत सोचने बैठ जाना कि सर ये 60,000 तो रियलाइज होगा नहीं, मार्केट में कौन खरीदेगा। मान लो कि रियलाइज हो रहा है, ये 60,000 रुपए का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में आपको क्या डिडक्शन मिलेगी। तो जब आप इनकम टैक्स में जाओगे डिडक्शन मांगने, तो वो आपको कहेंगे कि हम आपको फुल डिडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब इसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका टैक्स बेस क्या हो गया, इसका टैक्स बेस हो गया 0। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 4,40,000 रुपए की आ रही है, इसके बारे में क्या पड़ा है, वो कहता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी 3-4 के अंदर, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2,30,000। दिस इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई कर रखी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इसका मतलब है कि जो आपने एसेट 2,30,000 की खरीदी थी, मतलब आपने शेयर्स खरीदे 2,30,000 रुपए के, आज उन शेयर्स की वैल्यू हो गई है 4,40,000। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है ना 4,40,000, 2,30,000, ये 2,10,000 रुपीज से वैल्यू जो बढ़ी है, उस इंक्रीमेंट का 2,10,000 का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस लाइन का ये मतलब है।
तो इसका मतलब आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? इनकम टैक्स आपको बोलेगा साहब, इनकम टैक्स तो सिंपल बोलता है कि जितने की आपने शेयर्स को सेल करा माइनस जितने की आपने कॉस्ट खरीदी थी, जितने के आपने शेयर्स खरीदे थे, माइनस 2,30,000, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मान लो कल को इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ जाए और वो बोले कि 2,30 नहीं देंगे, आज की फेयर वैल्यू ही देंगे, तो जो फेयर वैल्यू होगी वो उसका डिडक्शन देंगे, तो टैक्स बेस क्या हो जाएगा? तो टैक्स बेस फेयर वैल्यू हो जाएगी। कल को अमेंडमेंट आ जाए, लेकिन आज तो नहीं आई ना, तो आज के लिए क्या होगी? जितने की डिडक्शन मिलेगी, कितने की डिडक्शन मिलेगी सर? 2,30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, तो टैक्स बेस हो गया 2,30,000 रुपए का टैक्स बेस हो गया। फिर उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,08,000। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने कोई बोला ही नहीं है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ भाई, आपके पास दो रास्ते हैं, मेरी बात सुनो, या तो आप रट लो, आप रट लो, मैं आपको बता देता हूं, मेरी वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा, नहीं तो स्टडी मैट में भी मिल जाएगा कि ये ज्यादा है या ये कम है तो डीटीए बनेगा, डीटीएल बनेगा, ये ज्यादा ये कम है तो डीटीए डीटीएल बनेगा, या कोई निमोनिक बना के फॉर्मूला बना के रट लो और इस डर में बैठे रहना कि पेपर से 1.5 दिन पहले देख के ना गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। और डायरी में इसको लिख लेना, रोज जब सुबह उठते हो तो इसको रट्टा मारते रहना, हो सकता है आप एग्जाम में ना भूलो। या फिर आप मेरे साथ एक बार इस बात को समझने का प्रयास करो कि मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको बोला कि मानो कि एसेट कैरिंग वैल्यू पे ही बिक जाएगी। अगर एसेट कैरिंग वैल्यू पे बिक गई तो एसेट कितने की बिकी सर? 12 लाख रुपए की बिकी। 12 लाख रुपए की एसेट बिकी, 9,78,000 रुपए का, 9,78,000 रुपीज का डिडक्शन मिल गया। तो मुझे जरा बताओ बेनिफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना बना? 12 लाख माइनस 9,78,000, तो वो बना 2 लाख। कहाँ लिखे हैं, जगह ही नहीं है, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, 2,22,000। ये आपको बेनिफिट हुआ भाई, बेनिफिट 12। अब आप टैक्स की रिटर्न की तरह सोचो, 12 लाख रुपए की एसेट बेची, 9,78,000 का डिडक्शन मिला, तो टैक्स कितने पे दोगे? 2,22,000 पे टैक्स दोगे। तो देयरफॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा? डीटीएल बनेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट 60,000 की बेची और कोई भी डिडक्शन नहीं मिला, तो कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो बोले तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 4,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची, डिडक्शन मिल गई 2,30,000 रुपए की, तो 2,10,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो बोले डीटीएल। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया प्लस 60,000 प्लस 2,22,000, 4,92,000। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 32%। 1,57,440 टोटल आएगा। इंडिविजुअली भी निकालना होगा तो निकाल लेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। जो वो वीडियो है उसके अंदर इन्हीं सब बातों को डिस्कस किया गया है। चलो जी, पहला सवाल, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंटेड डिटरमाइन टैक्स बेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या निकाला था? 9,78,000 निकाला था। डिटरमाइन द डेफर्ड टैक्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो डेफर्ड टैक्स सुनो भाई, 2,22,000 रुपए का फायदा हुआ, उस पर 32% का टैक्स रेट है, 2,22,000 इंटू 32%, 71040 का डीटीएल, डीटीएल 71040। टैक्स बेस निकालो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट का, तो वो नील आया था। और डेफर टैक्स निकालो, कितना आया था? 60,000 का 32%, 19,200, 19,200 का डीटीएल। बाय डीटीएल, क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है। डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,10,000, 2,10,000 का 32%, 67,200। टैक्स बेस कितना आया था? अच्छा डेफर टैक्स नहीं, डेफर टैक्स में निकालना ना, ये रहा टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,10,000। ये क्या आ रहा है भाई, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 2,30। हाँ तो ये ठीक तो है। ओहो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट से माइनस, ओ गलत कर दी ना गलती, ये यहाँ थोड़ा ना आएगा। ये छोटी मैंने ऊपर नीचे गलत लिख दिया, ओ माय गॉड, फिर तो ये माइनस सब हट जाएगा।
उसने ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोला है ना, उसने बोला है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैंने सब्सिडरी के आगे लिख दिया। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ये है, यहां आएगा 2,30,000। तो 2,08,000 रुपए रियलाइज करोगे और डिडक्शन ले जाओगे 2,30,000 रुपए की, तो फायदा हो गया आपको। तो लॉस हुआ है तो टैक्स बच जाएगा, ये लॉस सेट ऑफ करा के, माइनस 2,30,000। तो 22,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया। इस पे बेनिफिट लोगे डेफर्ड टैक्स एसेट का। अब निकाल लो नेट। 2,22,000 प्लस 60,000 माइनस 22,000 इंटू ये आ गया 2,60,000। और इस पे नेट डीटीएल टोटल बनेगा 32%, 83,200। 83,200। तो 2,30,000 आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट का होगा। मैंने ये वर्ड देखा ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो मुझे समझ में आया। चलो जी, एनीवे 22,000 पे डीटीए बनेगा। क्यों डीटीए बन रहा है? क्योंकि सर आपने 2,08,000 रुपए की एक चीज बेची और इनकम टैक्स ने आपको डिडक्शन दी 2,30,000 रुपीज की। तो 22,000 का आपका नेगेटिव आएगा ना भाई। 2 लाख अगर पीएनडल भी बनाओगे तो आपने बेची 2,08,000 रुपए और 2,30,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल गया। तो 22,000 रुपए का तो आपका नेगेटिव लॉस में ही आएगा ना। इस पे टैक्स थोड़ा ना दोगे, इस पे तो टैक्स सेव हो गया आपका। तो इसलिए आपका टैक्स बच गया। तो कल को ये लॉस को सेट ऑफ कराओगे तो बेनिफिट ले जाओगे। तो देयर फॉर डीटीए, तो 22,000 का 32% होता है 7,040 का डीटीए। 7,040 का डीटीए ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो कहता है नेट भी बताओ, तो नेट हमने निकाला तो था। नेट कितना आ रहा था? 83,200 का डीटीएल। 83,200 का डीटीएल कहाँ गया? ये डीटीएल 83,200। तो आओ जरा आंसर्स मिला ले। बी ए डी सी ए डी ए। तो बी ए डी सी ए डी फिर सी ए डी ए सी ए डी और ए। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। जॉय की ही बात चल रही है। जॉय लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑफ इट्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स ऑन 31 मार्च। भाई ये तो वही सवाल है, लेकिन इसके अंदर अच्छा उन्होंने पूरे सवाल को बांट रखा है। तो डेटर्स के बारे में बातें दे रखी है। तो अभी तक हमने यहां तक चर्चा कर ली थी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट तक थी ना। तो अब वो लोग शायद डेटर के बारे में चर्चा करवा रहे हैं। तो अब डेटर्स से एक बात बताओ भाई, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो ये 12 लाख रुपए वाले हैं, ये तो टैक्सेबल हैं, ये सभी टैक्सेबल थे। लेकिन अगर आपको डेटर से पैसा मिल गया, डेटर से जब आपको पैसा मिल गया, तो वो जो पैसे का रिसिप्ट है वो टैक्सेबल नहीं होता। आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे को डेटर से पैसा, हाँ कैश बेसिस पे तो बात अलग है, लेकिन मर्केंटाइल कंपनी की बात हो रही है, इंडिविजुअल के केस के अंदर थोड़ा सा इंडेक्स लगा दोगे। तो अब क्या कहते हैं, डेटर से जो 6,26,000 रुपए की रिसिप्ट हुई है, उसके केस में ये 6,26,000 रुपए की जब आपको रिसिप्ट होगी तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपको कौन सा पार्ट लगाना है? ये वाला जो मैंने आपको ब्लू पेन से दिखवाया था कि भाई अगर जो रिसिप्ट है वो टैक्सेबल नहीं है एसेट के केस में, डिडक्टेबल नहीं है लाइबिलिटी के केस में, तो टैक्स बेस क्या होगा उसका? कैरिंग अमाउंट विदाउट एनी इंडेस एडजस्टमेंट। बट अगर कोई डिडक्शन ले रखी है तो वो आपको एडजस्ट करनी होगी। वैसे तो ये बिना इस ब्लू लाइन से भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है, क्योंकि वो देखी होती तो मेरे को और आसानी होती, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ रहा है। एनीवे तो आओ जरा बात कर लेते हैं डेटर्स की। डेटर्स के लिए वो बोल रहा है कि भाई 1,30,000 रुपए का टोटल हमने प्रोविजन बना रखा है, 80,000 और 50,000। टैक्स लॉ कहता है कि 20% ऑफ द प्रोविजन फॉर डेटर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, टैक्स अलाउड डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ प्रोविजन फॉर डेटर जो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 1 ईयर, अनदर 30% फॉर डेटर ओवर ड्यू फॉर मोर देन सेकेंड 2 ईयर एंड रिमेनिंग 50% फॉर मोर देन 3 ईयर। तो टैक्स के अंदर जरा एक बात सोचो, जो रिसीवेबल ओरिजिनेट हुए होंगे 2-3 के अंदर, 3-4 में उनको वो 1 साल पुराने हो गए होंगे, तो 20% डिडक्शन ले गए हो गया। फिर उसके बाद जब 4-5 आया होगा ईयर, तब आप फिर 30% ले गए होगे।
तो टोटल आप 50% की डिडक्शन ले चुके हो। तो यानी कि इस 80,000 रुपए में से आप 40,000 रुपीज की डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो। रिसीवेबल जो ओरिजिनेट हुए हैं 3-4 के अंदर, उनको 4-5 में 1 साल हो गया होगा, उसका 20% आप डिडक्शन ले चुके होंगे। तो यानी कि इसमें से आप 10,000 की डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो। तो टोटल 50,000 रुपीज की डिडक्शन आप आउट ऑफ 1,30,000 आप ले चुके हो। आउट ऑफ 1,30,000 आप ले चुके हो। अभी आपको कितनी डिडक्शन मिलनी बाकी है? 80,000। जब पैसा डूबेगा तो 80,000 रुपए की डिडक्शन मिलनी बाकी है। तो देयरफॉर इट लीड्स टू डेफर्ड टैक्स एसेट एट कितना रेट होगा? वही होगा ना 32, एट 32%। 80,000 इंटू 32%। तो आंसर आना चाहिए 25,600। बट हमें तो टैक्स बेस के साथ निकालना होता है। तो आओ जरा टैक्स बेस निकालें। टैक्स बेस निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? आप कहोगे जी कैरिंग अमाउंट विदाउट एनी इंडेस एडजस्टमेंट। तो 6,26,000 उसमें इंडेस एडजस्टमेंट ऐड बैक कर दो, माइनस अगर कोई डिडक्शन ले रखी है तो वो हटा दो। डिडक्शन कितने की ले रखी है? 50,000 की आपने डिडक्शन ले रखी है। तो ये हो जाएगा यानी कि 6,26,000 प्लस 1,30,000 माइनस 50,000। तो टैक्स बेस हो जाएगा 7,06,000। अब भाई कोई चीज 6,26,000 की बिकेगी और उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी 7,06,000 रुपए की। तो 6,26,000 माइनस 7,06,000, तो 80,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रही है। तो वो विच गिव राइज टू, अब इसको कहां लिखें? एक काम करें क्या, ये मैं यहां लिख देता हूँ। 6,26,000 प्लस 1,30,000 माइनस 80,000, और इसको मैं यहां लिख देता हूँ। आपको 80,000 रुपीज का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट हो गया तो बोले तो क्या? डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। देखो हमारा भी यही आया था 80,000 और डेफर्ड टैक्स एसेट 32%, 25,600। अगर आप लॉजिकली भाई 1,30,000 रुपए की टोटल डिडक्शन लेनी है, लाइबिलिटी वाला पढ़ो, मैंने क्या लिखवाया था? एक्सपेंस के लिए वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा वो हटा दो। अब आपको टोटल 1,30,000 रुपए की डिडक्शन लेनी है। टोटल 1,30,000 रुपए की डिडक्शन लेनी है। 50,000 रुपए की आप पास में ले चुके हो तो फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो वो हमने टैक्स बेस के रूप में माइनस कर दी 50,000। तो बच क्या गया? 80,000। और 80,000 की आपको और डिडक्शन मिलेगी। तो देयरफॉर इट्स गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट। इट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट। जॉय लिमिटेड अकाउंट फॉर इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस प्रोविजन। द न्यू प्रोविजन जो आपने क्रिएट करा है 4-5 में, वो कितना क्रिएट करा है? 10,800। टोटल प्रोविजन कितना है? 18,000 रुपए का। तो मुझे जरा बताओ जब इन्वेंटरी बेचोगे, अच्छा ये इन्वेंटरी 3,04,000 कैसे आ रही होगी? इसको भी जरा निकालें। ये आ रही होगी आपकी पता है कितनी? ये होगी 3,22,000 रुपए की आपने खरीदी होगी और 18,000 रुपए का आपने प्रोविजन माइनस कर रखा होगा। तो ये जाके आ रही होगी 3,04,000। ठीक है, 3,04,000 तो ये आ रही होगी। अब मुझे जरा बताओ जब आप ये इन्वेंट्री बेच दोगे सारी की सारी, देखो ऑब्सोलीट का प्रोविजन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इन्वेंट्री फेंक दी वेयर हाउस में। अब आज ये कैलकुलेटर मेरे पास वेयर हाउस में पड़ा है और मेरे को लगता है कि इसके ना कुछ बटन्स काम नहीं करते, मुझे तेजी से प्रेस करने पड़ते हैं क्योंकि भाई पुरानी इन्वेंट्री है तो मिट्टी की वजह से बटन खराब हो गए, तो ये ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है कि मैं अपनी किताबों में लॉस बुक करूंगा। क्या मैं इस कैलकुलेटर को गोदाम से उठा के बाहर फेंक दूंगा? नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। भाई कोई तो खरीदेगा। 10,000 का बेचता था, 2,000 में तो खरीदेगा, 1 रुपए में तो कोई खरीदेगा। मैं 1 रुपए में बेच दूंगा, मुझे 1 रुपए आता है, बुरा थोड़ा ना लग रहा है। तो मैं इसको अपनी स्क्रैप नहीं करूंगा, कबाड़ी को नहीं दे दूंगा या किसी मशीन के अंदर रख के इसको तोड़वा नहीं दूंगा। मैं अपनी किताबों में लॉस बुक करता हूँ। तो ये जो 18,000 रुपए का लॉस है ये मैंने अपनी किताबों में बुक करा है, क्योंकि मैंने अपना 18,000 रुपए की इन्वेंट्री को आग नहीं लगा दी, तो वो बिकने तो योग्य है ही ना, मेरे गोदाम में तो पड़ी हुई है। तो जब वो बिकेगी तो मुझे दिल से सोच के बताओ, आपने इनकम टैक्स पढ़ लिए भाई, इतने पोथे पढ़ लिए इनकम टैक्स के,
मुझे जरा बताओ डिडक्शन कितने की लोगे, उसकी कॉस्ट की। तो यानी कि आप 18,000 रुपए की भी डिडक्शन लोगे ना जब वो इन्वेंट्री बिकेगी, और वो इसके अंदर शामिल है, आपने बस प्रोविजन बना रखा है। तो इसका मतलब आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी 3,22,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपको 3,22,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी तो आपको कितना बेनिफिट हो गया, सब 18,000 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। तो वो बेनिफिट बोले तो डेफर्ड टैक्स एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ होता नहीं है। तो 80,000 प्लस 18,000 टोटल होता है 98,000, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा तो DTA 32% पे इंटू 32%, 31,360। तो आओ जरा सवालों पे आते हैं। टैक्स बेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कितना निकाला था आपने, 7,06,000। 7,06,000 टैक्स बेस डेफर्ड टैक्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो वो 80,000 का क्या निकाला था, 25,600 DTA। और टैक्स बेस ऑफ इन्वेंट्री कितना निकाला था, 3,22,000, 3,22,000। और इस पे DTA कितना आएगा, 18,000 का 32%, 5,760, 5,760। आओ जरा DCBA, तो DCB और A। फिर से जॉय लिमिटेड, बाप रे बाप, इनका जॉय लिमिटेड ही खत्म नहीं हो रहा। जॉय लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट टैक्स बेस ऑफ इट्स लाइबिलिटी। अब वो आ गया लाइबिलिटी के ऊपर, आओ जरा पहले ही निकाल लेते हैं टैक्स बेस। लाइबिलिटी के लिए मैंने आपको बोला था, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो एक्सपेंस के थ्रू आ रही है, मानो कि वो आज ही सेटल हो गई, जो एक्सपेंस के थ्रू आ रही है वो मानो आज ही सेटल हो गई। अब ये शेयर कैपिटल तो ना एक्सपेंस के थ्रू आ रही है ना इनकम के थ्रू आ रही है, और इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट ही इसका टैक्स बेस हो गया 12 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ भी सेम है, तो 737 438। वैसे तो ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, सेम गोस फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ना तो ये लाइबिलिटी है कोई और ना ही ये क्या कहते हैं आपका एसेट है। आते आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर। गवर्नमेंट ग्रांट 40,000, ये डेफर्ड इनकम है। इनकम के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया, कहाँ लिखवा दिया इतने ऊपर, बाप रे। वो इनकम जो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगी वो उसका टैक्सेबल टैक्स बेस होगा। वो इनकम जो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगी वो उसका, सॉरी मैंने ना ये उल्टा लिख दिया, ये नहीं वर्ड नहीं आएगा, माय बैड, सॉरी। टैक्स बेस्ड इनकम के केस में होता है वो इनकम जो फ्यूचर में टैक्सेबल होगी, मैंने उल्टा लिख दिया। एनीवे कहाँ गया हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, ये रहा 40,000। गवर्नमेंट ग्रांट आर नॉट टैक्सेबल, रिसीव्ड हुई है 4-5 में, और जो बैलेंस शीट के अंदर आपको आ रही है और वो कह रहे हैं टैक्सेबल नहीं होगी। तो इनकम के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया, वो इनकम जो टैक्सेबल होगी। बताओ भाई 40,000 में से ये इनकम है कितनी टैक्सेबल होगी, सर एक भी टैक्सेबल नहीं होगी, तो जीरो। लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, उसके लिए वो क्या बोलता है, उन्होंने प्रोविजन बनाया था 5,000 रुपए का, सच प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल अंटिल द क्लेम्स आर पेड और सेटल। तो पेमेंट बेसिस पे ही होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द 4-5 वारंटी क्लेम वर पेड कितना है, 6200 रुपए। तो प्रोडक्ट वारंटी को 16,000 रुपए आपको कितना डिडक्शन देके जाएगी, पूरे के पूरे 16,000 का दे जाएगी अगर आपने क्या कहते हैं पेमेंट करवाई है। आपने प्रोडक्ट वारंटी के लिए अगर आपने पेमेंट करी है, जो आपने खर्चा लाइबिलिटी दिखा रखा है, अगर आप इसकी पेमेंट करोगे तो पूरे के पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा। और एक्सपेंस के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक्सपेंस के लिए मैंने आपको लिखवाया था, आओ जरा, कि वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बताओ इस 16,000 रुपए में से ऐसा कौन सा अमाउंट है आपका जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सर कोई भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो पूरे के पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका टैक्स बेस भी क्या होगा, जीरो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का तो कुछ होगा ही नहीं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के लिए भी उसने कोई बात बोली है नहीं, उसने अच्छा उसने एक किसके लिए बोली है, हेल्थ केयर बेनिफिट के लिए। हेल्थ केयर बेनिफिट की बात कर लेते हैं। वो कहता है हेल्थ केयर बेनिफिट जो है रिडक्शन होंगे इन टैक्स ओनली व्हेन
बेनिफिट आर पेड बट इन लाइन विद इंड एस 19। तो ये भी वो ये कह रहा है कि भाई तो 70,000 है, जब ये पे होंगे तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो टैक्स बेस्ड लाइबिलिटी का क्या होता है, जो एक्सपेंस से अराइज होती है वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई 70,000 का तो पूरे का मिल जाएगा, तो इसका भी टैक्स बेस क्या हुआ, 0। अच्छा, अब इसमें आपका डिफरेंस कितना आ गया भाई, 40,000 रुपए ना मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले 16,000 रुपए करते हैं। तो 16,000 रुपए का खर्चा करोगे, 16,000 रुपए का खर्चा करोगे और वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा वो 0 है, तो कितने का डिडक्शन मिलेगा सर, पूरे के पूरे 16,000 का मिल जाएगा। 70,000 का खर्चा करोगे और वो अमाउंट जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा वो 0 है, तो कितने का डिडक्शन मिल जाएगा सर, पूरे के पूरे 70,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 16 का भी डिडक्शन मिल जाएगा, 70 का भी डिडक्शन मिल जाएगा, तो इट विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, इट विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट। 40,000 रुपए की इनकम में से माइनस कर दो वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्सेबल कितनी हुई सर, 40,000 ही टैक्सेबल हुई। हाँ बेटा 40,000 ही टैक्सेबल हुई। तो अगर ये टैक्सेबल हुई तो क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। सर लेकिन आपने ये रेड पेन से क्यों लिखा है, क्योंकि इंड एस 12 का एक पैराग्राफ है, पैरा नंबर 33, वो साफ मना करता है कि गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना ड्यू टू इनिशियल रिकॉग्निशन एग्जम्पशन। एक पॉइंट आता है आईआरई, आपके स्टडी मैट में भी गिवन है, आईआरई का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स जो है नहीं बना करके चलते। तो इसलिए यहां पर डेफर्ड टैक्स आप नहीं बनाओगे, इस पे बनाओगे और इस पे बनाओगे। तो टोटल कितना बनेगा, 70,000 प्लस 16,000, टोटल होता है 86,000 इंटू 32%, तो 27,520। आओ जरा, गवर्नमेंट ग्रांट का टैक्स बेस बताओ, तो इसका टैक्स बेस कितना निकाला था आपने, 0। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए डेफर्ड टैक्स बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट पे कितना आएगा, नील आएगा। अच्छा ये भी है, डेफर्ड इनकम विल नॉट टैक्सेबल, ये क्या है भाई, डेफर्ड टैक्स नील आएगा। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, तो प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट का आपने टैक्स बेस क्या निकाला था, 0। और डेफर्ड टैक्स कितना, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा इसके ऊपर 16,000 का 32%, 5120, DTA ऑफ 5120। फिर उसके बाद वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी डिटरमाइन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट 70,000 का 32%, 22,400 का DTA। डेफर्ड आपको क्या निकालना, 70,000, डिटरमाइन द टेम्परेरी डिफरेंस, तो वो 70,000 आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा एसेट 22,400। तो ए बी ए सी, तो ए ये क्या, तो हमने भी तो 0 निकाला, ये क्या, अब मेरे हिसाब से तो देखो भाई ये नीली होना चाहिए, क्योंकि डेफर्ड टैक्स बनता नहीं है। ये क्या मतलब है, डेफर्ड इनकम ग्रांट विल नॉट टैक्सेबल, मतलब मुझे ये तो ये आंसर मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पर ठीक है अब आई से बोल रहा है तो फिर इसको करना ही पड़ेगा। तो अगले का क्या है, ए बी ए सी, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिफर कर गए, तो ए बी ए और सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो वो आप देखो, अब मुझे ये लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि ये यहाँ पे क्यों लिख दिया गया कि डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट विल नॉट टैक्सेबल, मतलब वो तो ठीक है, वो तो लिखा ही हुआ है, पहले भी लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि पैरा नंबर 33 के अंदर ऐसी बात होती है। तो ठीक है भाई, अगर गवर्नमेंट ग्रांट का है तो वैसे भी आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पैरा 33 मना करता है, तो गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर अगर आए तो आपको यही वाला पॉइंट चूज करना पड़ेगा, नील मत चूज करना, ठीक है जी। डेफर्ड इनकम ग्रांट विल नॉट बी टैक्सेबल। एनीवे, बाकी नंबर्स वाइज हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है
ऑपरेटिंग इन मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। द सेंट्रल फाइनेंसिंग वर्किंग करती है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी लिमिटेड, वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ ए, रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 25 लाख विच इक्वल टू कंपनीज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कंपनी हैज नो आउटस्टैंडिंग डेट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो क्या कहते हैं 31 मार्च 2 और 3 की इक्विटी शेयर कैपिटल अगर फर्दर इशू करी तो टोटल हो गई 200 और यहाँ पे हो गई 240। रिटर्न अर्निंग 100 की थी और उसने कहा था कि 25 लाख रुपए की इनकम कमाई है, तो यहाँ 15 आ रहा है, तो 100 प्लस 25 तो 10 का डिविडेंड होगा, तभी 115 आ रहा है। और टोटल शेयर होल्डर फंड तो इनका टोटल आ रहा होगा। हाँ ठीक है। ए लिमिटेड ऑल्सो ऑपरेट इन ट्रैवल इंडस्ट्री एंड इनकर कॉस्ट अनइवनली थ्रू आउट द ईयर। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसने करी है 40 लाख रुपए की ऑन 1 जुलाई। स्टाफ बोनस आर पेड एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन सेल। स्टाफ बोनस एक्सपेक्टेड है 400 लाख फॉर द ईयर, जिसमें से 60 लाख रिलेट टू द पीरियड एंडेड 30 सितंबर। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उसने 1 जुलाई को इनकर करी है। एक आइटम है पीपीई की जो उसने एक्वायर करी है 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीज की, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स की। आरवी कितनी है 0, डेप्रिशिएट करना है एचएलएम बेसिस पे। उसको रीवैल्यू कर दिया 1,04,000 रुपए 31 मार्च को। तो आओ जरा, अब 1 अप्रैल 01 को थी 1 लाख रुपए की माइनस डेप्रीसिएशन। तो अप्रैल अप्रैल 2001 से 2 से 3, तो 2 सालों का डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 20,000 का डेप्रीसिएशन लगा। तो वैल्यू कितनी हो गई 80,000 की हो गई। और इसको रीवैल्यू फेयर वैल्यू इसकी कितनी निकल कर आई, इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आई 1,04,000 की। 1,04,000 माइनस 80,000, तो 24,000 आपके कहाँ चले गए, ये चले गए रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, जो कहाँ जाते हैं ओसीआई के अंदर जाता है। और ये नॉन रिसाइकल्ड होता है। नॉन रिसाइकल्ड का मतलब क्या है कि ये थ्रू पी एंड एल होके नहीं जाएगा। चलो एनीवे, अच्छा फ्यूचर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, डिवाइडेड बाय 8 करके चलेगी। तो कितना आ जाएगा 1,04,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 13,000 का फ्यूचर डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। ए लिमिटेड हैज स्पेंड 15 लाख इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। द डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उनको कैपिटलाइज कर दी इंडेक्स 38 के हिसाब से। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, दीज एक्सपेंसेस आर अलाउएबल इन फुल इन द ईयर ऑफ इनकरिंग द एक्सपेंसेस। तो मुझे जरा बताओ, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट कितने की आ रही होगी 15 लाख रुपए की। तो अगर ये 15 लाख रुपए की एसेट आज ही बिक जाए तो इनकम टैक्स कितने डिडक्शन अलाउ करेगा, वो चप्पल मार के भगा देगा आपको। वो कहेगा भाई फुल आपको अलाउ कर चुके हैं, अब कुछ भी ना देंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो 15 लाख रुपए पे ही आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, विच गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो भी रेट होगा। एट द एंड कंपनी रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट लॉस। ओ बाप रे, तो यानी कि ये माइनस कर देना भाई यहाँ से 75,000। तो हमेशा पूरा सवाल पढ़ो, मैं बार बार कहता हूं हमेशा पूरा सवाल पढ़ो, आप लोग मानते नहीं हो मेरी बात। 14,25,000 जीरो और 14,25,000। The company issue preference share that are redeemable at the option of the holder. ओके, होल्डर के वाट पे रिडीमेबल है। 3 months बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इट वाज प्रोबेबल दैट होल्डर विल रिक्वायर रिडम्पशन। ठीक है जी। What cash flow should B Limited report as a financing activity in the statement of cash flow? तो B Limited की बात भाई कैश फ्लो कहाँ से आ गया। अच्छा ये B Limited के बारे में जो आपको दे रखा था, तो जो उसने शेयर इशू करे हैं 40 के, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। और जो डिविडेंड उसने पे करा है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही जाएगा। ये वाला डिविडेंड भी जाएगा और जो शेयर इशू करे हैं 40 के वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। इशू ऑफ शेयर 249, इशू ऑफ शेयर 40, डिविडेंड पेड 10, यस जी ये जाएगा। With respect to point 2, what cost should be included in the entity financial report at the quarter ended 30 September? तो भाई साहब आपने क्या करा था, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो अनइवन होनी थी, हाँ ये अनइवन होनी थी, तो 40 लाख का पूरा जाएगा। और बोनस जितना बनता है उतना जाएगा 60 लाख रुपए के हिसाब से। तो 40 और 60 ये वाला आंसर होगा। वट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट आफ्टर ऑन ईयर 3 to 10 and the amount of revaluation surplus that can be transferred to retain earning annually। तो revaluation आया था 24,000, ये भी जाएगा 8 सालों के अंदर अंदर, तो 8 8 से 24 3,000।
एक बार कर ले, कभी कभार वक्त ना खराब चल रहा होता। तो 13,000 और 13,000 और 3,000, 13,000 एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज और 3,000 ट्रांसफर होगा, ये सी आंसर होगा। टैक्स बेस वो पूछ रहा है इंटेंजिबल एसेट का, वो हमने निकाल लिया था नील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन फॉर द एनुअल पेमेंट ऑफ 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर। तो भाई साहब प्रेफरेंस शेयर क्या है हमारे लिए, होल्डर के पास ऑप्शन है, रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, तो यानी कि कंपनी के लिए अनअवॉइडेबल है, कंपनी अवॉइड नहीं कर सकती पेमेंट। तो अगर वो अवॉइड नहीं कर सकती तो इसका मतलब वो ऑब्लिगेटरी हो गई। अगर वो ऑब्लिगेटरी हो गई तो उसके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटी के ऊपर क्या बनती है, फाइनेंस कॉस्ट बनती है। तो वो कहां जाएगी डिविडेंड पेमेंट, एज ए फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में दिखेगी। तो क्या क्या आंसर निकाले हमने, हमने निकाला डी, टी, सी, डी, बी, डी, डी, सी, डी और बी। केस सिनेरियो नंबर 9, यू लिमिटेड इंगेज करता है माइनिंग वगैरह में, ठीक है करता होगा, आगे बढ़ते हैं। यू एंड एफ आर पार्टनर इन जॉइंट ऑपरेशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रीशियस मेटल। एंटिटी यूज करता है जॉइंटली ओन ड्रिलिंग प्लांट इन इट्स ऑपरेशन। ड्यूरिंग देयर 31 मार्च 2003 एन इंस्पेक्शन कंडक्ट हुई गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इंस्पेक्शन अथॉरिटी ने कंक्लूड करा सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं कर जा रहे, और उन्होंने पेनल्टी लगा दी 50 करोड़ रुपए की, जो उसने यू से मांगी। Legal counsel of the company assessed the demand and opined that appeal may not be useful and appeal order will be unfavorable to the joint arrangement. Out of 50 to be paid by you, 30 करोड़ रिम्बर्स करे जाएंगे एफ के द्वारा लेटर एज पर द टर्म्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट। एट द एंड एक्चुअल रिम्बर्समेंट जो है उसको नहीं मिली। तो भाई एक तो देखो वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, तो अगर वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है तो यू को 50 करोड़ का पूरा प्रोविजन बना करके चलना पड़ेगा, और 30 करोड़ रुपए की क्या दिखानी पड़ेगी, कॉन्टिजेंट एसेट दिखा करके चलनी पड़ेगी। तो इसका बनेगा फुल प्रोविजन और ये बनेगी कॉन्टिजेंट एसेट। यू लिमिटेड हैज रेज 10 लाख 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कंपनी के पास एरियर्स ऑफ 15 करोड़ प्रेफरेंस डिविडेंड एज ऑन 31 मार्च 2003। इट इंक्लूड करंट ईयर एरियर ऑफ 1.75 करोड़। कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा इक्विटी शेयर पे एज वेल एज फॉर प्रेफरेंस शेयर। फर्दर यू लिमिटेड ऑल्सो इशू सर्टेन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर विच आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। 1 जनवरी को यू लिमिटेड ने एक्वायर करे 30% शेयर टी के अंदर, तो आओ जरा जी, यू एक्वायर करता है टी के अंदर 30% शेयर, और ये एसोसिएट बन जाती है। बोथ यू एंड टी के अकाउंटिंग एंड होते 31 मार्च को, और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं। नेट प्रॉफिट जो है टी का कितना है, 0.23 करोड़, और उसने डिविडेंड कितने का दिया है, 0.1 करोड़ ऑन 1 मार्च। नो अदर डिविडेंड पर पेड। तो मुझे जरा बताओ यू के लिए उसने कब एक्वायर करा, पॉइंट जनवरी 2003, तो 3 महीने का वो प्रॉफिट लेकर आएगा कितने से, क्या एंट्री करेगा, इन्वेस्टमेंट इन टी, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 0.23 डिवाइडेड बाय 12 × 3, 0.23 डिवाइड बाय 12 × 3, 0.0575। फिर उसके बाद जो डिविडेंड है, अच्छा इस पे अपना शेयर भी तो मल्टीप्लाई होगा, ओ माय गॉड वो तो करा ही नहीं। अपना शेयर कितना है, 30% इंटू 0.3, तो 0.01725। फिर डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं, उसने डिविडेंड दिया 0.1 करोड़ का, तो डिविडेंड आएगा कितने रुपए से, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये कंसोल की एंट्री बता रहा हूँ मैं, 0.1 इंटू 30%, 0.03, 0.03। 1 जनवरी को यू लिमिटेड ऑल्सो एक्वायर 60% स्टेक इन एक्स। तो यू ने एस के अंदर 60% स्टेक लिया। कैश कंसिडरेशन दी 1 करोड़ रुपए की, टू बी पेड इमीडिएटली, और 1.2 करोड़ आफ्टर 2 ईयर। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट कितनी है, 3 करोड़ रुपए की, और उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ की। तो टोटल पीछे निकालो, 1 तो ये हो गई, और 1.2 आपको 2 सालों के बाद देना है, ये हो गई कैश। एक हो गई आपकी डेफर्ड कंसिडरेशन, 1.21 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 और 2, 0.826।
तो ये 1 ही निकल कर आ गया, टोटल हो गया 2। अच्छा, एनसीआई इसके अंदर जोड़ दो, एनसीआई कितना होगा, एनसीआई उसने कहा है प्रोपोर्शनेट शेयर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट पे करना है, तो 3 करोड़ का 40%, 3 का 40% हो गया 1. तो ये जोड़ दिया मैंने एनसीआई, तो ये हो गया टोटल 3.2, और आपके पास नेट एसेट कितनी है 3.0, तो ये 2, ये क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये कौन सी किसकी गुडविल है, ये ओनली पेरेंट की गुडविल। सर प्रूफ भी करो, आप प्रूफ भी करवाते हो, तो लो जी, 2 रुपए की आ गई आपकी पीसी, और पेरेंट का शेयर कितना है नेट एसेट में, 3 करोड़ में कितना 60%, तो 1.8, तो 2 माइनस 1.8 है 0.2 आएगा, 0. आओ जो, विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑपरेशन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग, प्रोविजन बनाने 20 करोड़ का, कंटीजेंट लायबिलिटी 30 करोड़ की, नहीं प्रोविजन हमारा मेरे ख्याल से बना था पूरे का ना, हाँ 50 और 30, प्रोविजन बनेगा 50 करोड़ रुपीज का। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड और बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर आपके क्यूमुलेटिव हैं, तो इस साल का करंट ईयर का जो है 1.75 करोड़ का, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 1.75 करोड़, क्योंकि आप क्यूमुलेटिव है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। What amount will be shown in inflow in respect of earning from associate in statement of cash flow of U Limited for the year ended? तो कैश फ्लो के अंदर आप क्या दिखाओगे, कैश फ्लो के अंदर आप दिखाओगे डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिला है 0.03 का, कहाँ गया 0.03। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल हमने निकाली थी 0.2 करोड़, तो यानी कि 20 लाख रुपए की गुडविल आ गई। तो आओ जरा DBCC, तो DBC और सी, लो एंट्री भी कर रखी है, आइडेंटिफाइबल एसेट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई बैलेंसिंग फिगर गुडविल। ये कहाँ होती है एंट्री, ये होती है कंसोल के अंदर। चलो जी, केस सिनेरियो नंबर 10, जी लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी और प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के हिसाब से, ठीक है। एच लिमिटेड इज वन ऑफ द रिसेंटली एक्वायर्ड इंडियन सब्सिडरी ऑफ जी, तो ठीक है, तो जी ने एक इंडियन कंपनी खरीदी है एच। इट हैज टू अडॉप्ट इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2004 with April 2 as a date of transition. On 31 मार्च 2002, the value of raw material inventory was incorrectly reported due to error and the amount are significant. तो एरर के केस में आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, और जो आप आई गैप से इंडेक्स का रिको बनाते हो ना, उसके अंदर इसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली, ताकि लोगों को पता चल सके। जी लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कस्टमर के साथ कि वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड करेगी और परफॉर्म करेगी इंस्टॉलेशन। तो पहला काम तो उसने कहा मैं लाइसेंस दूंगी, दूसरा काम उसने कहा मैं इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करूंगी एंड प्रोवाइड करेगी सॉफ्टवेयर अपडेट, तीसरा काम उसने कहा कि मैं अपडेट भी दूंगी, चौथा काम उसने कहा मैं टेक्निकल सपोर्ट भी दूंगी, ऑनलाइन भी और फोन पे भी 2 सालों के लिए। जी लिमिटेड सेल करती है लाइसेंस इंस्टॉलेशन सपोर्ट सेपरेटली। द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपने बिल्कुल तख्ता ही पलट कर दिया सॉफ्टवेयर का। इंस्टॉलेशन सर्विस जो है रूटीनली परफॉर्म करती है दूसरी एंटिटीज भी, और डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर रिमेन फंक्शन विदाउट अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट, उसके बिना भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब उसने टोटल 4 तरीके की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दी। भाई याद करो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंड AS 115 के हिसाब से क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, कस्टमर उसका बेनिफिट, 2 टेस्ट मैंने आपको बताए थे कि कस्टमर उसका बेनिफिट उठा सकता है या तो अपने पास अवेलेबल रिसोर्स से या बाहर से कहीं से जुगाड़ करके। अगर आपने खाली सॉफ्टवेयर उसको दे दिया, वो कहेगा मैं इंस्टॉलेशन सर्विस कहीं और से ले लूंगा, मेरी वेब स्क्रीन कोई और डिजाइन कर देगा, मेरे को सपोर्ट कोई और दे देगा, या सॉफ्टवेयर टेली का सॉफ्टवेयर है अर्जुनिया चलाती है, तो वो बाहर से ले सकता है, तो डिस्टिंक्ट है। दूसरा टेस्ट क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन कंटेक्स्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी होनी चाहिए कि वो इतनी इतनी देगा, और उसने आपको दिखा दिया कि इन कंटेक्स्ट भाई वो ये दे रहा है। तो दोनों चीजें आपके, दोनों टेस्ट जो है आपके फुलफिल होते हैं, तो देयरफॉर ये डिस्टिंक्ट सर्विस है। जी लिमिटेड सेल करता है 20% इंटरेस्ट इन होली ओन सब्सिडरी के लिमिटेड टू आउटसाइड इन्वेस्टर फॉर 100 लाख इन कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 लाख, कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है नेट एसेट की
300 लाख की इंक्लूडिंग, अच्छा उसने 20% इंटरेस्ट बेचा है जी, तो और होली ओन में से, तो यानी कि 80% अभी भी उसी के पास है। तो इसका मतलब उसने कंट्रोल नहीं गवाया है। तो अगर उसने कंट्रोल नहीं गवाया है तो ये ट्रांजेक्शन तो शेयर होल्डर्स के बीच की हो गई। तो अगर ये शेयर होल्डर के बीच की ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ क्या आएगा, एनसीआई। एनसीआई कितने का दिखाओगे, 300 लाख का 20%, 60 और 2 अदर इक्विटी 40। With respect to H, state whether the error should be reported in the India's financial statement or how to rectify it. कहता है एस्टिमेटेड रिपोर्ट करेगा इम्पैक्ट ऑफ एरर एज अ करेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द कंपैरेटिव पीरियड। और क्या क्या बताया है, करेक्शन जो रिफ्लेक्ट होगा रिकंसिलिएशन में एज एंड द एंड। हाँ जी, जो रिकंसिलिएशन के अंदर इम्पैक्ट दिखता है उसका ना, ये अमोटाइज अमोटाइज कुछ नहीं होगा जी। हाँ ये पॉइंट सही है, सॉरी ये नहीं होगा। तो कहता है द फर्स्ट इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश करेगी करेक्शन ऑफ एरर फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रिपोर्ट करेगी उसको एज अ रिकंसिलिएशन। तो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी, और क्योंकि आप उसके अंदर रिकंसिलिएशन में दिखाते हो ना कि भाई किस किस वजह से इंपैक्ट आया है, तो वो आपको अलग से दिखाना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, अलग से दिखाना पड़ता है। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो 4 आई थी। अमाउंट ऑफ गेन आपने निकाला था 40 का, तो ये निकल कर आ गया आपका DAD। तो DA और D, तो देखो ये अदर इक्विटी के अंदर ही जा रहा है। केस सिनेरियो नंबर 11, केस सिनेरियो नंबर 11। One of the business of ABC Limited is manufacturing sugar and chemical. The company has taken a term loan of 5 crore from State Bank to buy certain plant and machinery during the year ended 31 March 2002. The loan is repayable over the 5 year. The term and condition of loan agreement requires the company को उसको मेंटेन करना है कुछ रेशियो। अब 31 मार्च 2003 को लोन कितने का था, 4.25 करोड़ का। करंट रेशियो भी बिगड़ गई और डेट इक्विटी रेशियो भी बिगड़ गई। अब बैंक ने 5 अप्रैल को नोटिस भेजा कि रीपेमेंट कर दो लोन की, क्योंकि ऑन डिमांड हो चुका है। ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ द टर्म, द फाइनेंशियल जो है साइन कब हुए, 10 मई को। CFO गया बैंक के पास कि भाई माफ कर दो, नेगोशिएट करा उसने बैंक के साथ और रेक्टिफाई कर दूंगा ब्रीच को। एज ए रिजल्ट 25 अप्रैल को बैंक ने एग्री कर दिया कि वो रिकॉल नहीं कर रहा लोन को, और कंपनी को अलाउ करा कि आप अपनी डेट इक्विटी रेशियो सुधार देना बाय दिस ईयर। तो मुझे जरा बताओ कि CFO रो पड़ा कब, 25 अप्रैल को ही रो पड़ा, जो कि 10 मई से पहले है। तो ये क्या बन गया, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। तो आप लोन को किस पे दिखाओगे, आप लोन को दिखाओगे नॉन करंट। ABC लिमिटेड के पास इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल वाई ऑफ 10,000 यूनिट एज ऑन 31 मार्च 2004, जिसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 100। तो ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है। कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है 100 का। और मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 95। ABC will use raw material to manufacture a component. The conversion cost of making the finished goods कितनी है, 130 की। और ABC अच्छा यहाँ पे निकालो जी फिनिश गुड्स की कॉस्ट। फिनिश गुड्स की कॉस्ट में रॉ मटेरियल लगता है 100 रुपए का, फिर उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट लगती है 130 रुपीज की, और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इन सेल 50 रुपीज की ये लगती है। तो टोटल कितना हो गया, 180 और 100 280 हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और ये बिकता कितने का है, 290 रुपए का बिकता है। तो फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू हो रहा है, कॉस्ट, और ये होगी उसके लिए NRV, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो वो कॉस्ट पे ही वैल्यू हो रहा है। तो रॉ मटेरियल पे किस पे वैल्यू होगा, अपनी कॉस्ट पे ही, 100 पे ही वैल्यू होगा। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या आएगी, 100। ABC लिमिटेड ने मशीनरी बेची और Z को 900,000 की टू अ न्यू कस्टमर, और उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ गया कस्टमर के साथ। द टर्म ऑफ द सेल ऑल्सो इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस टू बी प्रोवाइड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो यानी कि उसने 2 चीजें बेची, उसने मशीन भी बेची और उसने सेल सर्विसेज की को भी बेचा। कंपनी ऑल्सो सेल द सर्विस सेपरेटली, और जिसका अमाउंट कितना है, 100,000। तो इसका मतलब उसने क्या क्या बेचा, उसने मशीन बेची 900 की, और 100 रुपए का उसने ये बेचा टोटल। उसको टोटल कितने लेने चाहिए थे, 1000 मशीन के और वारंटी के, कितने रुपए उसको लेने चाहिए थे, उसने लिए कितने, उसने 900 रुपए लिए। अब हम ये मानेंगे कि भाई ये 900 रुपए उसने इन्हीं दोनों के लिए हैं, तो इस 900 को इनकी रेशियो में बांट देंगे।
तो 900 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 900, तो हम मानेंगे कि भाई 810 रुपए आपने इसके लिए लिए हैं और 90 रुपए आपने इसके लिए लिए। कहता है हाउ लॉन्ग टर्म लोन कैसे दिखेगा, वो नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर दिखेगा। अच्छा, हैज नॉट नेगोशिएटेड, सॉरी भाई मैं एक तो जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं रहा, हैज नॉट नेगोशिएटेड, अगर उसने नेगोशिएट ना करा, अगर उसने नेगोशिएट नहीं करा तो वो लोन ऑन डिमांड हो गया, ऑन डिमांड होने की वजह से वो क्या बन गया, करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी। कहता है आफ्टर नेगोशिएशन वो कैसे दिखेगा, आफ्टर नेगोशिएशन लॉन्ग टर्म लोन हैज टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी। एट व्हाट वैल्यू रॉ मटेरियल वाई टू बी मेजर्ड इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज पर एप्लीकेबल इन डेज, तो वो कितने पे दिखेगा, हमने निकाला था 100 रुपए पे दिखेगा और उसकी 10,000 यूनिट थी, तो यही हो गया ना 100,000। हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के लिए 810, 810 और 90 उसके लिए। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या निकले, हमारे ऑप्शन निकले बी सी सी डी, बी सी सी और डी। ऑन 1 जून डीईएफ डिसाइड करता है डिस्पोज ऑफ द बिजनेस एंड करंट एंड नॉन करंट एसेट ऑफ वन ऑफ इट डिवीजन related to special chemical business which it already acquired several years ago. This disposal does not involve DEF withdrawing from a particular market sector. The carrying value on 1 June 2002 of the asset to be disposed were as follows. तो ये उसकी carrying value है. None of the asset of the business has suffered impairment as in 1 June 2002. After that date, inventory and trade receivable of the business was already stated at not more than their recoverable amount. तो यानी कि ये अपने रिकवरेबल अमाउंट पे ही आ रही है। अच्छा, इनका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 10 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10, 63 का टोटल आ रहा है। वो कहता है हमने इसको बेचा कितने पे, 46.5 पे, और बेचने की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 लाख रुपए। 46.5 इंटू मिलियन है ना, 10 लाख माइनस 5 लाख, तो 46 लाख रुपीज हो गया, और ये 63 मिलियन, तो 46 मिलियन हो गया। तो कितने रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया 46 मिलियन। तो बताओ इंपेयरमेंट कितना हुआ, 63 की आ रही है और बिकेगी 46 की, तो 17 का इंपेयरमेंट हो गया। अब ये 17 का इंपेयरमेंट सबसे पहले कहां जाएगा, गुडविल में जाएगा, तो गुडविल को 10 से माइनस कर दोगे तो गुडविल हो जाएगी 0। बैलेंस इंपेयरमेंट कितना बच गया, 7 का। अब 7 का इंपेयरमेंट अगर आप इन सब में बांटते हो तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप इन सब में बांटते हो, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें फर्दर इंपेयरमेंट क्यों कर रहे हो, ये दोनों आपको बोल रहे हैं कि आप फर्दर इंपेयर क्यों कर रहे हो, हम पहले से ही इंपेयर्ड होके आए, हम रिकवरेबल अमाउंट पे दिख रहे हैं, तो इतना हम आपको दिला ही देंगे। तो यानी कि ये 7 लाख का इंपेयरमेंट इन दोनों में बटेगा, इनके कैरिंग अमाउंट में। तो 7 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 20, तो 5 इधर बटेगा और 2 इधर जाएगा, तो 6 और 15। Government provide DEF with a grant of 21 million to assist in the deployment of a factory. The grant were provided in two parts. 6 million of the grant were payment by the government as an inducement to DEF to begin development of the factory. No condition. उन्होंने कोई condition attach नहीं करी। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 15 million of the grant related to construction of the factory at a cost of 60 million. The 60 million depreciable over the estimated 4-year life of the factory without adjustment of grant. तो वो कहता है कि आपको ग्रॉस बेसिस पे करना है, तो कहां भेज दोगे इसको, इसको भेज दोगे डेफर्ड ग्रांट के अंदर। कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन गुडविल एट द एंड एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर रीमेजरमेंट, तो वो तो नहीं ला जाएगी। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन नेट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट द पीरियड एंड, तो वो कितना आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएंगे 15 के। What amount of grant out of 15 million with respect to construction of factory to be transferred to profit and loss account in the year? कौन सा 15 मिलियन था, ये रहा। तो 15 मिलियन आप किस में लेके जाओगे, एसेट की लाइफ के अंदर। एसेट की लाइफ कितनी है, 40 इयर्स की लाइफ है, तो 15 डिवाइड बाय 40, 0.375 मिलियन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ 6 मिलियन, P&L के अंदर चली जाएगी इमीडिएटली इन द P&L। तो आओ जरा CDB A
डी। थर्ड का आंसर गलत क्यों आ रहा है भाई? कोई डेट वेट का चक्कर तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? 0.125 मिलियन, और हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 375। 0.125 कैसे आ सकता है? हाँ, हमने भी तो यही करा है, 15/40। 15/40 गलत कर दिया क्या मैंने? 15/40 375। ये कुछ गलती गलती कर रखी है यार इन्होंने। ये यही आएगा 15/40। उन्होंने शायद प्रिंटिंग प्रिंटिंग का कोई एरर होगा, तो ये नहीं आएगा। लास्ट वाले का आंसर क्या है? ए। हमने क्या लिखा है? ए। चलो जी। केस सिनेरियो नंबर 13। HIJ इज ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, होगा। 1 अक्टूबर 2001 को उसने सब्सक्राइब करे 40 मिलियन रुपी वन लोन नोट इन जेड लिमिटेड। उसने सब्सक्राइब करे हैं जी, जो उसके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट होगी उसके लिए। लोन नोट उसने कितने पे इशू करे थे? 90 पैसे पे करे थे। और रिडीमेबल कितने पे करने हैं? 1.2 पे। और 30 सितंबर, इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को 4% पे। EIR है 9.9। आपको पता है ये EIR कैसे आया होगा? देखो, बेसिक्स क्लियर होने ना बड़े ज्यादा जरूरी। तो EIR पता है कैसे आया होगा? जो भी ये इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही है ना 1 अक्टूबर को 4-4 रुपए की, और रिडीमेबल अमाउंट 1.2, उन्होंने इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी और चेक करा होगा कि ये कौन सा ऐसा रेट निकल कर आता है कि ये बराबर हो जाए फेयर वैल्यू के। तो अगर आप इस 4-4 रुपए को इस 9.9 से, वो रेट क्या निकल करके आया? 9.9। अगर इस 4 रुपए को 9.9 से प्रेजेंट वैल्यू करते हो प्लस 1.2 को भी, ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी उसको एन्युटी फैक्टर से करना होगा और इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करना होगा, और 9.9 से करते हो तो जो भी रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो फेयर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट एक्चुअली फेयर वैल्यू। बट यहाँ पर क्योंकि आपको कोई और रेट नहीं दे रखा मार्केट का, तो आप 90 पैसे को ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्राइस को भी मान सकते हो कि वो फेयर वैल्यू होगी। बट बेसिक्स जो है वो यही है कि IRR कैसे निकला होगा उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे। तो फेयर वैल्यू क्या होगी? 90 पैसे के हिसाब से 40 × 0.9 36 की फेयर वैल्यू हो गई। फिर अप्रैल 2001 में उसने कमेंस करा एक जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी विद जी फॉर दिस पर्पस। द एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू दैट प्रोवाइड जॉइंट ऑपरेशन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑल द ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर कंप्राइजिंग मेंटेनेंस प्लस बोरिंग कॉस्ट वो इक्वली शेयर होने वाला है। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगी 30 सितंबर को, और यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2002, एट विच टाइम द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द सेम वाज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर। तो यूजफुल लाइफ कितनी निकल करके आ रही है? 20 ईयर्स निकल करके आ रही है। टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट वो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन की, कितनी आई है? 40 करोड़ की। उन्होंने लोन भी लिया था 10 करोड़ का, तो ये 10 करोड़ का लोन भी इसके अंदर शामिल होगा क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट बोला है। जो कब लिया था? जनवरी के अंदर लिया था, टेकन ऑन 1 जनवरी, लेकिन आपने अप्रैल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। द लोन कैरी इंटरेस्ट रेट एंड एन एनुअल रेट ऑफ 10% पर एनम, जिसका इंटरेस्ट टेबल कब है? एट द एंड ऑफ ईयर ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। कंपनी ने स्पेंड करें 4 लाख ऑन मेंटेनेंस। ये कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी? 40 करोड़ प्लस बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट निकल कर आएगी 10 करोड़ का 10%। कितने महीने के लिए? अप्रैल से लेके कंप्लीट कब हुई है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी 30 सितंबर को, लेकिन यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टी का शुरू हुआ है जनवरी में। तो जनवरी की डेट रेलेवेंट नहीं है, 30 सितंबर रेलेवेंट है। तो 6/12, तो 0.5 आ जाएगा ना। तो 40 और ये आ गया 0.5, तो टोटल कॉस्ट आ गई 40.5 की। मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। कंपनी ने रिकॉर्ड कर दिया अमाउंट तो जॉइंट वेंचर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। वो कहता है इनिशियल मेजरमेंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस पे दिखेंगे? तो 36 मिलियन पे दिखेंगे। एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 36 मिलियन टू बैंक। एक बार जरूर ट्राई करना 9.9 से प्रेजेंट वैल्यू निकालना उन सभी कैश फ्लोज की, देखना वो इसके बराबर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? आप इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे मार्च के अंदर। इंटरेस्ट इनकम कितनी बुक करोगे? इंटरेस्ट आप निकालोगे 36 का। अब EIR पे निकालोगे 9.9% इंटू, अक्टूबर में था ना? हाँ, अक्टूबर में था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने के लिए। तो ये कितना निकल कर आ गया? ये आ गया 36 इंटू 9.9% इंटू 6/12, 1.782। इसकी जनरल एंट्री बताओ 1.782 की।
तो इसकी जनरल एंट्री होगी फाइनेंस एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 1.782 टू इंटरेस्ट इनकम 1.782, ये आगे इंटरेस्ट इनकम। फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट कितने पे आएगा 36 प्लस 1.782, तो 37.782 पे ये निकल करके आएगा आपका फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू। अच्छा, अगर कोई पूछे कि क्या ये इंटरेस्ट इनकम एक्चुअल में रिसीव हुई है, तो द आंसर इज नो, ये एक्चुअल में रिसीव नहीं होती, ये नोशनल इनकम होती है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू नेचर ऑफ एग्रीमेंट बताओ, तो वो है जॉइंट ऑपरेशन। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी एचआईजी के 40.5 40.5 डेप्रिसिएशन। अच्छा, एचआईजे के भाई तो जॉइंट वेंचर की थी ना, एचआईजे कौन है, एचआईजे हमारा बंदा है और इसने जॉइंट ऑपरेशन, तो भाई इसका आधा आएगा, सॉरी इसका आधा आएगा भाई 40.5 डिवाइड बाय 2 20.25। जॉइंट वेंचर की किताबों में कितने की आएगी 40.5 की, और एचआईजे को वेंचर की किताबों में कितने की आएगी 20.25, और फिर वो 20.25 पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। चार्ज बाय जी लिमिटेड इन इट्स बुक, जी लिमिटेड कौन है, अच्छा जी लिमिटेड दूसरा को वेंचर है। तो बताओ जी, उसकी किताबों में भी 20.25 ही आया होगा, तो 20,25,000। प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी थी 20 ईयर्स की लाइफ थी, 20 ईयर्स। और प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हो गई थी, प्रॉपर्टी सितंबर में हो गई थी, तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने इंटू 6/12 0.5065 0.5065 ये। तो आंसर अपने क्या क्या निकले, अपने आंसर निकले डी सी बी सी ए, डी सी बी सी और ए। केस सिनेरियो नंबर 14, अप्रैल 2002 के अंदर कंपनी बिगिन करते कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन लाइन इन इट्स एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग शेड के अंदर। कॉस्ट उसने आपको दे रखी है, बेसिक मटेरियल की कॉस्ट है, ये आप ऐड कर दोगे। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनकर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट, तो ये रिकवरेबल हैं तो इंक्लूड होने भी नहीं थे। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स कितनी है 1.2, और कंस्ट्रक्शन कितनी चली है 2 महीने चली है, तो 1.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 0.8। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 0। ओवरहेड डायरेक्टली जो आपने खर्चा करे हैं तो 0.9। पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो ये भी ऐड हो जाएगा 0.5। एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो क्या है 2 का 2 ऐड हो जाएगा, नहीं आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी। वो कहता है द अदर ओवरहेड इनकर्ड ड्यूरिंग द 2 मंथ पीरियड एंडेड 31 मई दे इंक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 0.3, तो आपको 0.3 लेस करना पड़ेगा भाई इसमें से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.60। The production line is expected to have a useful economic life of 8 years, 8 सालों की लाइफ है। After 8 years, FA is legally required to dismantle the plant in a specified manner and restore the location, ठीक है वो करना पड़ेगा। तो 2 लाख का उसने कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा है 0.68, तो 2 का 2 इंटू 0.68 कर दो तो 1.36 आएगा यहाँ पर। बस टोटल कॉस्ट निकालो जरा, 10 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 1.36, तो 13.26, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद वो क्या कहता है आगे, वो कहता है 4 ईयर आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू यूज प्रोडक्शन लाइन को रिक्वायर करेगी रिपेयर की मेजर ओवरऑल की, और एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी कितनी है 3 ईयर और 4 साल, हर 4 साल के बाद उसको जरूरत पड़ती है। तो यानी कि आप इसको 2 पार्ट में रिकॉग्नाइज करोगे, 13.26 को आप 2 पार्ट में रिकॉग्नाइज करोगे, 3 और 10.26, और ये कब रेडी हो गई थी 31 मई को। तो 3 को आप डेप्रिशिएट करोगे 4 ईयर्स में, और इसको आप डेप्रिशिएट करोगे यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स ना, 8 ईयर्स के अंदर। तो इसका 1 साल का डेप्रिशिएशन कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4, 0.75 पर ईयर, और इसका कितना आ जाएगा 10.26 डिवाइडेड बाय 8, 1.28
25। तो बताओ आपने 10 महीने का निकालना है, 10/12 इंटू 10/12, तो 0.75 इंटू 10/12, तो 0.625, 1.2825 इंटू 10/12, तो 1.06875। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इम्पेयरमेंट है नहीं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003, एफएल लिमिटेड प्रोवाइड करेगा कंसल्टेंसी सर्विस टू अ कस्टमर रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन लाइन system related to aircraft. The system has caused customer considerable problems, so the customer has taken legal action against the company for loss of profit that has arisen as a result of problem. तो कस्टमर ने डैमेज कितने मांगे हैं? 1.6 लाख के। लीगल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? 25% चांस है कि सक्सेसफुल डिफेंड कर जाएंगे। द लीगल डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड देयर इज रीजनली कॉन्फिडेंट कंपनी कवर्ड है इंश्योरेंस के द्वारा, और अकाउंटेंट को लगता है कि कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कोई वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, तो देयरफॉर आप कोई रिम्बर्समेंट बुक नहीं कर सकते, आपको पूरे का पूरा क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि इसकी एक एसोसिएट कंपनी है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पता है आपके एमटीपी में भी आया था, तो आपको कैश फ्लो बनाना है। नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस और डिस्काउंट डिक्रीज इन अकाउंट डेप्रिसिएशन, आपको क्या निकालना था इसके अंदर? टैक्स चार्ज फॉर द डेप्ट। चलो इसका कैश फ्लो भी निकाल लेते हैं। तो पैट कितना है? पैट है 120 का, ऐड कर दो टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कितने हैं? 15 के, टोटल कितना आ गया? 135। तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल घट गए तो आपका ये बढ़ जाएगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो ऐड कर दिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, 10 से इन्वेंट्री बढ़ गई तो आपका कैश कम हो जाएगा। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, एक अकाउंट्स पेबल में 7 से बढ़ गया तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। वेजेस पेबल में डिक्रीज आ गया तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड आप हटा दोगे 2 रुपए से, तो ये कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 135 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 5 माइनस 2, 170। अच्छा, इसमें से आप क्या माइनस करते हो? टैक्स पेड। भाई टैक्स पेड के लिए वो कह रहा है कि 15 का क्या है? डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, जो कभी भी पे नहीं होता, ये पे नहीं होता, तो टैक्स पेड नील होगा, तो ये टोटल आ जाएगा 170। कहता बताओ क्या कैपिटलाइज होगा प्रोडक्शन लाइन के अंदर? which of the following item need to be capitalized in determining the production line? abnormal cost ना, रिकवरेबल जीएसटी ना, इनिशियल एस्टिमेट 2 लाख रुपए पे ना, 1.36 पे हाँ। तो डी आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द कंपनी एसोसिएट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकाला अभी 170। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी डन इन एफए लिमिटेड बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज अ कस्टमर टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आपको प्रोविजन बनाना था ना 1.6 लाख रुपीज का। हाँ, प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा 1.6 लाख रुपीज का। Total amount to be charged to statement of profit and loss account with respect to production line for the year ended and the balance of provision for dismantling। तो आपने डेप्रिसिएशन तो निकाला था ना, कितना चार्ज करोगे? ये इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, प्लस आप फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करोगे कितनी? 1.36 का कितने परसेंट आपने रेट लिया था? 5%। इसका 5% कितने बटे 12? 10/12। बताओ जी, 1.36 इंटू 5% इंटू 10/12, तो 0.0625 प्लस 1.06875 प्लस 0.06, तो ये निकल कर आता है 1.75375। और उसने आपको बोला है कि लाइबिलिटी की वैल्यू भी बताओ, तो प्रोविजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.36 प्लस 0.06, 1.36 प्लस 0.06, ये निकल कर आता है 1.42। तो 1.75375 और 1.42। अब ये होगा फिर 7, इन्होंने 2 में ही ले रखा है, हमने आगे ज्यादा ले लिया। तो इसको कर दूं 6.9। हाँ सर, इसको 6.9 कर दो, और इसको कर देते हैं 6.3। ठीक है, तो 0.63 प्लस 1.069,
प्लस 0.06 तो 1.76 आ जाएगा। तो ये आ रहा आपका 1.76 और 1.42। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज ऑन 31 मई, तो वो आता है 13.26। तो बताओ जी, डी बी बी सी ए, तो डी बी बी सी और ये सिनेरियो नंबर 15, विद द इंटेंशन टू एक्सपैंड एचएसएल एंटर करता है शेयर परचेज एग्रीमेंट में जो शेयर होल्डर के साथ, किसके साथ, एफएम के साथ, टू परचेज 30% स्टेक इन एफएम लिमिटेड एज ऑन 1 जून एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। एसपीए कहता है कि एचएसएल के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है एडिशनल 25% स्टेक इन एफएम लिमिटेड ऑन और बिफोर 15 जून। तो यानी कि ठीक 15 दिन के बाद वो शेयर परचेज कर सकता है एट अ प्राइस ऑफ 30 ही, एडिशनल 25, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर उसका 55%। सिमिलरली सेलिंग शोल्डर के पास भी ऑप्शन है कि वो बेच सकते हैं एडिशनल 25% स्टेक एफएम को ऑन और बिफोर 15 एट अ प्राइस ऑफ 30, उनके पास भी यही ऑप्शन है। तो यानी कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट है। द डिसीजन ऑन द रेलेवेंट एक्टिविटी ऑफ एफएम आर मेड इन एजीएम ईजीएम, और रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा व्हेन मोर द, कब पास होता है, जब 50% वोटिंग राइट कास्ट होते हैं इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, तो मेजोरिटी के बेसिस पे वो पास होता है। एजीएम ईजीएम जो है आर कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट 21 डेज नोटिस आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब एचएसएल जो है कंट्रोल ही करता है भाई। अगर एचएसएल चाहे 1 जून को, उसके पास 30% है, अब उसको लोग चिढ़ा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे पास तो सिर्फ 30% ही है, 30% ही है, तुम कंट्रोल नहीं करते। वो कह रहा है 15 दिन के अंदर अंदर मैं 25 और खरीद लूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कह रहे हैं हम बिगाड़ सकते हैं, हम मना कर सकते हैं। हाँ मना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो तुम्हारी मीटिंग जब तक होगी, मैं ये 25% दे के निकल जाऊंगा, तो जब तुम्हारी मीटिंग आएगी मेरे पे 55% होगा, मेजोरिटी होगी, मैं तुम्हारे रेजोल्यूशन को खारिज कर दूंगा। तो इसका मतलब उसके पास आज ही 55% है, मतलब कंट्रोल वो करता है। तो यानी कि एचएसएल जो है कंट्रोल करता है एफएम लिमिटेड को। फिर एचएसएल ने कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे 100 लाख रुपए इसके। हर एक सीसीडी जो है कन्वर्ट होगा इनटू 5 शेयर। एट द एंड ऑफ 4 ईयर हर एक सीसीडी कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर के अंदर, ठीक है जी। और एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 6%। एट इनिशियल रिकॉग्निशन उसने रिकॉग्नाइज करा है लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2079,063 और इनकर करे हैं 2 लाख के खर्चे इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है 20,79,063, तो बताओ इक्विटी कंपोनेंट कितना होगा, इक्विटी कंपोनेंट होगा 100 लाख। 79,20,937, तो लाइबिलिटी कंपोनेंट है आपका 20,79,063 और इक्विटी कंपोनेंट है 79,20,937 और टोटल वैल्यू आपकी आ रही है 100 लाख रुपीज की। और आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करी है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख को आपको इनकी रेशियो में बांटना है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, 100 लाख इंटू 20,79,063, तो ये निकल करके आता है 41,581 माइनस 2 लाख, तो ये निकल करके आता है 15,8419। ठीक। एचएसएल एक्वायर करता है 40% स्टेक इन एनएम लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2002 फॉर 8 लाख रुपीज और क्लासिफाई करता है उसको एज एन एसोसिएट। 1 जनवरी को कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी थी, तो 3 लाख थी और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी 5 लाख। तो यानी कि 2 लाख रुपए से आपने वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। विद द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी 5 ईयर 20 क्वार्टर। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक उसने कितने प्रॉफिट जनरेट करे, 50,000 के उसने प्रॉफिट जनरेट करे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपके ये आ गए। तो पहले मुझे गुडविल निकाल के दिखाओ भाई। 8 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी और उसकी नेट एसेट कितनी थी 5 लाख रुपीज की थी, उसका 40%।
5 लाख का 40%, 2 लाख रुपीज, ये आपकी नेट एसेट आ रही थी। अच्छा, खाली प्लांट एंड मशीनरी बताया है, नेट एसेट की इन्फॉर्मेशन दी नहीं रखी, तो आप गुडविल नहीं निकाल सकते। मुझे लगा ये नेट एसेट है, पर ये फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, एनीवे तो नहीं निकाल सकते। 50,000 का जो पोस्ट प्रॉफिट है वो आप लेके जाओगे कैसे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 का 40% कितना, 20,000। और जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर रुको, फिर नेट करो, ऐसे करो भाई। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 50,000 का, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने वैल्यू बढ़ा दी, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 कर दो क्वार्टर का, 10,000, तो ये आ जाएगा 40,000। अब इसका 40% आपका होगा 16,000। इसकी एंट्री आप क्या करोगे, इसकी एंट्री आप करोगे इन्वेस्टमेंट डेबिट 16,000 से टू P&L 16,000, और ये इन्वेस्टमेंट तो आपकी आ ही रही होगी 8 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 8 लाख रुपए की। कहता है एट व्हाट अमाउंट, वो एनएम में क्या इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, एनएम क्या है आपका एसोसिएट है, तो 8,16,000 31 मार्च को दिखाएगा, 8,16,000। बट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऑफ 2 लाख इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो आपको उसको बांटना था किसमें, 41581 और 158419, ये रहे 158419 और 41581 इसके अंदर। उसके बाद अच्छा अगला क्वेश्चन, विद मोर एक्विजिशन एट द एंड ऑफ ईयर एचएसएल हैज इन्वेस्टमेंट इन 2 सब्सिडरी, 3 एसोसिएट, 1 जॉइंट वेंचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग फॉर दीज इन्वेस्टमेंट। एचएसएल को मेजर करना है, इनको सभी को कॉस्ट पे नहीं, इंडेस फेयर वैल्यू का चांस देता है। एचएसएल के पास ऑप्शन है कि वो अकाउंट फॉर करे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैरी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, नहीं, इंडेस फेयर वैल्यू का चांस देता है। उसके पास ऑप्शन है कि ईच इन्वेस्टमेंट मेजर ईदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डिंग विद 109, यस, इंडेस 27 ये मौका देता है। ये ज्यादा एक्यूरेट है, पर ये दोनों ऑप्शन दिए क्यों हैं, दोनों में फर्क क्या है। जैसे ऑप्शन फॉर ईच इन्वेस्टमेंट टू मेजर ईदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डिंग विद 109, ठीक है। ये कह रहा है एचएसएल के पास ऑप्शन है कि वो मेजर करे ऑल सच इन्वेस्टमेंट ईदर एट कॉस्ट इन अकॉर्डिंग विद 109, द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। तो ये ना ज्यादा बेटर है, वो कह रहा है कि भाई ईच इन्वेस्टमेंट से उसका मतलब क्या है कि मान लो आपने पहला जेवी कर दिया कॉस्ट पे, दूसरा भी जेवी ही हुआ और आपने उसको फेयर वैल्यू पे कर दिया, तो ये तो अलाउ नहीं होता ना, आपको क्लास बाय क्लास अलाउ होता है, और दोनों जेवी एक ही क्लास है। तो इसका मतलब आप क्या चूज करोगे, ये कि आप कैटेगरी वाइज यानी कि क्लास वाइज, जो कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। विद रिस्पेक्ट टू एसपीए एंटर्ड बाय एचएसएल, डिटरमाइन द डेट व्हेन एचएसएल गेन कंट्रोल, तो उसने कब गेन कर लिया था कंट्रोल, भाई हमने डिस्कस करा था ना, 1 जून को ही कर लिया था। तो आपके आंसर्स क्या क्या निकल कर आए, आंसर निकल कर आए सी सी डी ए, तो सी सी डी और ए। केस सिनेरियो नंबर 16, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी। एनएम लिमिटेड एक इंडेक्स कंप्लाइंट मल्टीनेशनल कंपनी है। 1 अप्रैल को उसने इशू करा इंस्ट्रूमेंट जिसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, इशू प्राइस है 90 रुपए का, क्यूमुलेटेड डिविडेंड पेबल एट 5% पर एनम फॉर 10 years, आफ्टर 10 year डिविडेंड इज पेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इशूअर। अच्छा, ये आपको मैंडेटरी है पे करना, उसके बाद आपका डिस्क्रिशन है। द होल्डर ऑफ द नोट हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एनएम आफ्टर 10 year, कन्वर्जन विल बी, ये देखो जी कन्वर्जन किसमें होगा, 10 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच, ये फिक्स है, हेंस इक्विटी, ये आपको पेबल है
ऑब्लिगेशन है, हेंस लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों ही दिख गए इसके अंदर। द होल्डर कैन डिमांड रिडम्पशन ऑफ द फेस वैल्यू एनी टाइम विद 6 मंथ नोटिस अप टू एंड ऑफ 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर रिडम्पशन जो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये भी एक तरीके का आपके पास ऑब्लिगेशन ही है। तो हेंस लाइबिलिटी, देयर इज नो फिक्स मैच्योरिटी डेट। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सब्सिडरी, एस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एच। तो एच है, उसकी एक सब्सिडरी है एस। एस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एच विच इज एन एसोसिएट ऑफ टी। तो भाई साहब ऊपर टी बैठा हुआ है, टी इज एन एसोसिएट ऑफ एम एन एम। अरे बाप रे, ये भी ऊपर बैठा हुआ है एन एम। तो ये भी एसोसिएट और ये भी एसोसिएट और ये सब्सिडरी है। ये चार्ट है। अच्छा, एस लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी है आईएनआर। तो इसकी है आईएनआर, फंक्शनल भी और प्रेजेंटेशन भी। while द फंक्शन करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट इसकी है यूएसडी एंड प्रेजेंटेशन की क्या है यूआर। ठीक है। एस लिमिटेड के पास एक फर्म कमिटमेंट है टू बाय अ कमोडिटी इन यूआर। यूआर मतलब यूरो। तो इसके पास एक फर्म कमिटमेंट है जी। फर्म कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी से वादा कर रखा है कि आप किसी को कुछ बेचोगे या खरीदोगे स्पेसिफाइड क्वांटिटी में, एक स्पेसिफाइड प्राइस में और फ्यूचर के अंदर। तो उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा हेज करने के लिए इस फर्म कमिटमेंट को अगेंस्ट फॉरेन करेंसी रिस्क। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फॉरेन करेंसी रिस्क। फर्म कमिटमेंट की हेजिंग फेयर वैल्यू हेजिंग होती है, क्योंकि आपको उसकी फेयर वैल्यू जो आपने वादा कर रखा है, अगर उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाए आपको उससे घबराहट हो रही होती है, उससे आने वाले कैश फ्लो से नहीं। तो वो फेयर वैल्यू हेजिंग होती है। बट फॉरेन करेंसी रिस्क के लिए इंड एएस 109 पैरा नंबर 6 पॉइंट समथिंग कुछ है, मुझे आगे का याद नहीं आ रहा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ है। वो स्पेसिफिकली एक बात बोलता है कि फर्म कमिटमेंट पे जो फॉरेन करेंसी का रिस्क होगा, तो एंटिटी के पास चॉइस है। इस चीज की दो चॉइसें हैं, या तो वो इसको फेयर वैल्यू हेज मान ले या फिर इसको वो कैश फ्लो हेज मान ले। या तो इसको वो फेयर वैल्यू हेज मान ले या फिर इसको वो कैश फ्लो हेज मान ले, बट फॉर फॉरेन करेंसी रिस्क, पूरी की पूरी फर्म कमिटमेंट के लिए नहीं है। ठीक है। फिर एनएम लिमिटेड एक ह्यूज मशीन मैन्युफैक्चर है। इट हैज ओवरऑल इट्स मशीनरी फॉर एवरी 3 ईयर। तो उसने मशीनरी परचेज करी है 50 लाख रुपए की और एस्टिमेटेड ओवरऑल कॉस्ट कितनी है 5 लाख रुपए की। तो मशीनरी दो पार्ट्स में जाएगी, 50 लाख और सॉरी 45 लाख और 5 लाख। और इसकी लाइफ है 10। तो ये होगा 10 में डेप्रिशिएट और ये होगा 3 में डेप्रिशिएट। तो इसका डेप्रिशिएशन आ जाएगा 4.5 और इसका आ जाएगा 5/3 1.66। कहता हाउ शुड द इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड बाय एनएम। तो वो आया था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाउ कैन एच लिमिटेड अकाउंट फॉर हेज रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्योंकि उसने फॉरेन करेंसी करा था तो उसके पास ऑप्शन है। हाउ शुड एनएम लिमिटेड इनिशियली रिकॉग्नाइज द परचेज ऑफ मशीनरी। वो कहता है एनएम लिमिटेड कैसे रिकॉग्नाइज करेगा परचेज ऑफ मशीनरी को। तो वो 45 और 5 में दिखाएगा। मशीनरी को दिखाएगा 5 के अंदर, 350 गलत है। टू एसेट्स मशीनरी 45 डेप्रिशिएट ओवर 10 और कॉस्ट रेटेड टू ओवरऑल 5 डेप्रिशिएट ओवर 3। ये ठीक है। ये 50 गलत है, ये एक्सपेंस ये भी गलत है। तो आंसर क्या क्या है, आंसर निकल करके आए आपके डी सी बी ई सी और बी। केस सिनेरियो नंबर 70। लेकिन मैं बैठ जाऊं पहले, मैं जरा थक गया। केस सिनेरियो नंबर 70। वो कहता है ए लिमिटेड इंगेज है in manufacturing of certain specialized chemical. During the manufacturing process certain wastewater is produced which is released by A limited in nearby river. In order to reduce pollution of the river, state government ने introduce करी scheme with the following salient feature. If the manufacturer install pre-approved waste water treatment plant, तो गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देगी इक्वल टू 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट।
Such loan will be repayable to the government in 5 years from the date of disbursement. The manufacturing avail the benefit of this scheme must treat the wastewater of its factory using specified plant before releasing it into the river. If this condition is violated, the entire loan shall immediately repayable to the government along with a penalty of 10 lakh. The cost of the plant कितनी है 50 लाख रुपीज, तो इसका 50% 25 लाख रुपए का तो आपको ग्रांट मिल गया होगा. ए लिमिटेड डिसाइड टू यूटिलाइज दिस स्कीम बिकॉज ऑफ इट इज ऑब्टेन सिमिलर लोन फ्रॉम द बैंक, तो उसको मार्केट रेट करता है 12% और वो आपको क्या कहते हैं ग्रांट दे रहे हैं 25 लाख रुपए की. अकॉर्डिंगली ए लिमिटेड अप्लाई फॉर ऑब्टेन द ग्रांट ऑफ 25 लाख और 1 अप्रैल. तो उसने क्या एंट्री करी होगी साहब, उसने दिखाया होगा एसेट, ये ऐसे करो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपीज टू लोन टू गवर्नमेंट ग्रांट. भाई उसको 25 लाख रुपए अगर वो बैंक से उठाता तो उसको कितने रुपए मिलते, अगर वो 25 लाख रुपए बैंक से उठाता तो साहब उसको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब पे करना है 5 सालों में. तो ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करवा दूं 25 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% कॉमा 5 1 डिवाइड बाय 1.12 1 2 3 4 5 3.60 इंटू 25 तो ये होता है 90. और सॉरी एन्युटी फैक्टर ले लिया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना, मैं कह रहा ज़्यादा कैसे आ गया. 1 डिवाइड बाय 1.12 1 2 3 4 5 0.57 इंटू 25 तो ये होता है 14.25 माइनस 25 तो ये होता है 10.75. तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है इस एंट्री के थ्रू, वो कह रहा है कि हे सरकार आपने मुझे 25 लाख रुपए दिए, यदि यही पैसे मुझे बैंक देता, बैंक आपको किस कंडीशन पे देता, बैंक आपको इस कंडीशन पे देता कि तुम्हें 5 सालों के बाद मुझे 25 लाख रुपए लौटाने हैं, तो मैं आज तुम्हें लोन देता हूं 12% के हिसाब से 14.25 का, इस पे ब्याज लगा लगा के 5 सालों बाद ये 25 लाख रुपए हो जाएंगे. तो बैंक मुझे देता 14.25, आपने मुझे दिए 25, तो इसका मतलब आपने मुझे ग्रांट कितने की दी 10.75. ट्राई टू रीड द जर्नल एंट्रीज, डोंट मग अप. अगर आप रट लोगे तो हो सकता है टेम्परेरी सॉल्यूशन आपका निकल जाए, बट एग्जाम में क्लैरिटी नहीं रहती तो फिर दिक्कत होती है. तो दिस इज द क्लैरिटी जो ये एंट्री आपसे कहना चाह रही है. तो गवर्नमेंट ग्रांट होगी 10.75 की, लोन हो गया आपका 14.25 का. वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट तो हम दिखाते हैं क्या कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. इट इज डिटरमाइंड दैट प्लांट को डेप्रिशिएट करा जाएगा 5 ईयर में. तो यानी कि वो कहता है इसको डेफर्ड ग्रांट की तरह दिखाया जाएगा और इसको डेप्रिसिएशन की रेशियो में यानी कि यूजफुल लाइफ की रेशियो में P&L के अंदर लेके जाएंगे. ठीक है साहब. कहता है व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी इनिशियली रिकॉर्डेड, तो वो कितना निकल कर आया 14.25. अच्छा हमारा वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होगा 14.25, ये आ रहेगा 14,17,500. 1 डिवाइड बाय 1.12 1 2 3 हाँ 14,17,500. तो फिर इसको ना यार ठीक कर लो, हमने राउंड ऑफ में करा है तो इस वजह से वो आ रहा है 14,17,500 और यहाँ फिर नंबर अलग है 25 लाख 14,17,500 तो 10,82,500. चलो एनीवे. फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ग्रांट रिकॉग्नाइज इनिशियली इन द बुक्स 10,82,500. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर 1-2 ऑन वेस्ट प्लांट. तो डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा. डेप्रिसिएशन तो प्लांट आपका कितने का है 50 लाख रुपए का आपका प्लांट है, उसकी 5 सालों की लाइफ है और उसने कोई डेट वेट दी है क्या, हाँ 1 अप्रैल की डेट है, तो 10 लाख रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसके ऊपर. और ग्रांट इनकम कितनी थी, ग्रांट इनकम थी आपकी 10,82,500 डिवाइड बाय 5, इतना अमाउंट आप P&L में ले जाओगे. 10,82,500 डिवाइडेड बाय 5 2,16,500. तो आपके ऑप्शंस क्या क्या निकल कर आए, आपके ऑप्शन निकल कर आए BC
ए सी, तो डी, सी, ए और सी। केस सिनेरियो नंबर 18, ए लिमिटेड इंगेज करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन केमिकल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मुझे तो वही लग रहा है भाई। हाँ, 50% ऑफ द कॉस्ट, तो 10 लोन रिपीट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पर्सिबल। हाँ, ये बिल्कुल वही है। पेनल्टी 10 लाख रुपए की, 5 ईयर। अच्छा, इन द मंथ ऑफ मार्च 2003 ग्रांट ऑफिशियल कंडक्टर स्पेशल ऑडिट, इट वाज फाउंड दैट ए, मार्च 2003 के अंदर, और आपने अप्रैल 1 के अंदर लिया था, ठीक है। अकॉर्डिंगली 31 मार्च को गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया रीपे कर दो एंटायर लोन और पेनल्टी के साथ। अच्छा, तो अप्रैल 2001 के अंदर बताओ आपकी ग्रांट की वैल्यू कितनी आ रही होगी। अप्रैल 2001 के अंदर आपने ग्रांट की वैल्यू कितने की दिखाई थी? 10,82,500। 10,82,500। फिर आपने पी एंड एल में ले गए होगे कितना? 2,16,500 माइनस 2,16,500। क्या जनरल एंट्री के थ्रू करा दूं? हाँ सर, जनरल एंट्री के थ्रू करा दूं। तो आपने 1-2 के अंदर क्या एंट्री डाली होगी? आपने एंट्री डाली होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2,16,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,16,500। ये आपने 1-2 में भी डाली होगी और एक 2-3 के अंदर भी डाली होगी। ये दोनों सालों में आपने ये एंट्री डाली। फिर उसके बाद जो आपकी वो आ रही होगी एसेट, एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना था? 10 लाख रुपए का। आपने सेम पीरियड के लिए ही एंट्री डाली होगी डेप्रिसिएशन डेबिट 10 लाख टू एसेट 10 लाख रुपए। अब जब आपको ग्रांट रिफंड करनी है तो आप करोगे गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? बताओ गवर्नमेंट ग्रांट का कितना बैलेंस आ रहा होगा? गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस आ रहा होगा 10,82,500 माइनस 2,16,500 माइनस 2,16,500, 6,49,500, 6,49,500। और अच्छा, आपने ना लोन की भी एंट्री डाली होगी फॉर सेम पीरियड, पर उसके लिए आपको अलग अलग करनी पड़ेगी ना अमाउंट। तो आपने लोन की एंट्री 1-2 के अंदर डाली होगी इंटरेस्ट कॉस्ट टू लोन। कितनी आएगी इंटरेस्ट कॉस्ट? लोन आपने कितने का दिखाया था? 14,17,500 का 12%, 1,70,100। 1,70,100 और 1,70,100 और 2-3 के अंदर फिर से आप एंट्री डालोगे इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन सेम अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि अब लोन की वैल्यू बढ़ चुकी है भाई। आपने लोन क्रेडिट कर दिया ना, लोन की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो कितना आएगा? आपने लोन दिखाया कितने का था? लोन आपने दिखाया था 14,70,500, उसमें जोड़ दो 1,70,100। अब इसका 12%, तो 1,90,512, 1,90,512, तो 14,17,500 प्लस 12% प्लस 12%, लोन आपका आ रहा होगा 17,78,112 का। इतने रुपए का आपका लोन आ रहा होगा। और टू, बैंक 25 लाख। सर पेनल्टी भी दी है। पेनल्टी कितने की थी? पेनल्टी थी 10 लाख रुपए की। इसकी एंट्री अलग से करूंगा क्योंकि मेरे को आपको कुछ दिखाना है। 649,500 प्लस 17,78,112 माइनस 25 लाख, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 72,388। ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट के अंदर। अब मैं आपको एक मजे की बात दिखाऊं। जब आप ग्रांट रिफंड करते हो
तो P&L पे वही इंपैक्ट आता है जो ग्रांट की वजह से पुराने सालों में P&L में इंपैक्ट आ चुका होता है। सर दोबारा बोलो, मैं कह रहा हूं कि जब आप रिफंड करते हो ना ग्रांट को, आपने ये रिफंड करी ग्रांट, अब जब आपने ग्रांट रिफंड करी तो ये जो P&L है इस पे ये जो इंपैक्ट आ रहा है, ये पता है किसका टोटल है? कि जो पुराने सालों में इस ग्रांट की वजह से जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट आया उसका नेट है ये। सर दोबारा बोलो, मैं अब समझा के बताता हूँ। ग्रांट की वजह से P&L क्रेडिट हुआ 2,16,500 से, मैंने कहा 2,16,500 और 2 बार हुआ तो इंटू 2 कर दिया। अब ये तो एसेट की वजह से हुआ है, तो ये ग्रांट की वजह से नहीं हुआ। फिर ग्रांट की वजह से आपको लोन दिखाना पड़ा, उसकी वजह से आपने 170-100 से डेबिट करा और 190,512 से भी डेबिट करा, माइनस कर दो भाई, ये क्रेडिट हुआ और ये इंटरेस्ट कॉस्ट P&L में गई होगी, ये डेबिट हुआ होगा, तो -170,100 माइनस 190,512। तो आप देखोगे कि आपका नेट क्रेडिट, अगर इन सभी एंट्री का आप नेट कर दोगे तो नेट क्रेडिट कितना आ रहा है? नेट क्रेडिट आ रहा है 72,388, ये आपका नेट क्रेडिट आ रहा है। तो क्योंकि आपने रिफंड कर दिया ग्रांट, तो यही जो आपने क्रेडिट पहले P&L में ले गए थे अब उसका रिवर्स करना पड़ेगा, तो कि इसलिए ये डेबिट आ। दिस इज व्हाट कॉल्ड वी कॉल्ड कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी। ठीक है, ये तो एंट्री तो कोई भी बता देगा। आगे बढ़ते हैं। वो इसलिए मैंने वो 10 लाख वाली एंट्री जो है अलग से करनी चाहिए थी। तो P&L अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से, क्योंकि ये पेनल्टी है टू बैंक, 10 लाख रुपए से। गवर्नमेंट ग्रांट हैज बिकम रीपेबल शुड बी अकाउंटेड फॉर एज। अच्छा, जो आप वो रीपेबल हो गई उसको कैसे दिखाओगे? वो अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज होता है। सर क्यों अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज होता है? क्योंकि मेरे दोस्त, जब आपको ग्रांट मिली तो आपने ये एस्टिमेट करा होगा ना कि हम सारी कंडीशन का पालन करेंगे, या सोच के बैठे थे कि तोड़ देंगे ऐसी की तैसी, इनकी जो होगा देखी जाएगी, ऐसा तोड़ना होगा, ऐसा तोड़ना सोचा होगा। तो अब क्योंकि आपने एस्टिमेट करा होगा वो चेंज हो गया, इसलिए वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर आता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट जो आप रिकॉग्नाइज करोगे 1, 2 एंड 2, 3 के अंदर? तो वो आया था 171 और 190। फिर अमाउंट दैट बिकम रीपेबल टू द गवर्नमेंट ऑन रिवोकेशन, वो कितना होगा? वो 35 लाख होगा, 25 + 10। डेफर्ड ग्रांट का कितना बैलेंस आ रहा था आफ्टर क्रेडिटिंग द ग्रांट इनकम टू P&L अकाउंट? तो डेफर्ड ग्रांट आपकी आ रही थी 649,500। फिर उसके बाद ऑन रिफंड आउट ऑफ ग्रांट ऑफ 25 लाख व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट इनकम शुड बी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो वो आती 72,388। व्हाट विल द टोटल इंपैक्ट ऑन P&L अकाउंट ऑन रिवोकेशन ऑफ ग्रांट इग्नोरिंग फाइनेंस कॉस्ट? तो वो आएगा 10,72,388, 10 लाख और ये 72। तो आओ जरा, BAA DDB, तो BAA फोर्थ तो क्या है? DDB DDB। केस सिनेरियो 19, FF लिमिटेड। ठीक है, ये तो बेकार की बात है। कंपनी एंटर करती है इनटू लीज एग्रीमेंट फॉर इट रीटेल स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2002 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। द लीज रेंटल कितने हैं? 56,000 पर एनम इज पेबल इन एरियर। कंपनी रिकॉग्नाइज करती है लीज लाइबिलिटी 3,51,613 की 1 अप्रैल 2002 को। एट इंसेप्शन ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना था? 9.5 और 1 अप्रैल 2002। टर्म जो है लीज, ये ध्यान, ये देखो जी, वो कहता है टर्म जो है लीज एग्रीमेंट की क्या कहते हैं? लीज रेंटल शुड बी एडजस्टेड एवरी 2 ईयर टू इफेक्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज किया जाएगा। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स कितना है? 280 2/3 के लिए, 301 4/5 के लिए। तो तब बोरिंग के उस रेट कितना है? 8%। आप जरा मुझे एक बात बताओ 1 अप्रैल 2002 को लीज लाइबिलिटी कितने की थी? 351,613 की, और उसने फिर इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी होगी। ये हो गई डेट, ये हो गई ओपनिंग, ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने पे करा होगा? 9.5 पे। तो 351,613, 351,613 इंटू 9.5% इज इक्वल टू 33,403।
और रेंट कितना है, रेंट आपने पे करा 26,000, यानी कि पेमेंट भी आप लिख सकते हो इसको। और क्लोजिंग कितना आ गया, 351,613 प्लस 33,403 माइनस 56,000, तो ये आ गया 329,016। फिर 1 अप्रैल 2003 के लिए आ गया 329,016 इंटू 9.5%, तो ये आ गया 31,256, और ये आ गया माइनस 56,000, तो 329,016 प्लस 31,256 माइनस 56,000, तो ये हो गया 304,272। अब यहां पर आके आपका रेट चेंज हो गया, तो रिवाइज रेंट कितने होंगे, रिवाइज रेंटल होगा आपका 280 होगा, 2-3 के लिए था, तो यानी कि 56,000 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 301, तो 56,000 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 301, ये हो गया 60,200। अब इस रिवाइज रेंटल से आपको बैलेंस 8 ईयर्स की लीज लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने रट्टे मार रखे हो कि ओल्ड रेट न्यू रेट, लेकिन मेरे को आपको कॉन्सेप्चुअली बताना है। अगर आपको रटना है तो इंड एस 116 की हमने भी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर दोनों तरीके बता रखे हैं, कॉन्सेप्ट भी और रट्टा भी। मैं रट्टा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का है, क्योंकि मेरे को याद ही कॉन्सेप्ट रहता है, मैं भूल जाता हूँ रट्टा। एनीवे, मुझे जरा एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, सीए फाइनल के आप स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे कुछ समय में, तो मुझे जरा एक बात बताओ, आपने एक एग्रीमेंट करा, नया रेट यूज करने का लॉजिक समझो, नया रेट यूज कर क्यों करते हैं हम लीज को रीमेजर मॉडिफाई करते वक्त, नया रेट यूज करने का लॉजिक ये है कि जो पुरानी लीज थी वो अब बदल के नई लीज हो चुकी है, तो आपको आज के रेट के हिसाब से उसको बताना पड़ेगा कि कितनी लीज है। यही एक लौता लॉजिक है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ही बदल गई लीज की। मुझे जरा एक बात बताओ, यहां पर आप खड़े हो, आपने एक लीज एग्रीमेंट करा और उस लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लीज रेंटर हर 2 साल बाद बदलेंगे और इस तरीके से बदले जाएंगे। 2 साल बीते, लीज रेंटल बदल गए, क्या पुरानी लीज चेंज हो गई आपकी, क्या जो पुरानी लीज थी वही चेंज हो गई आपकी लीज रेंटल बदलते हुए, नहीं हुई, वो तो बस इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बताओ ओल्ड रेट यूज करेंगे या न्यू रेट यूज करेंगे? सर ओल्ड रेट यूज करेंगे। क्यों ओल्ड रेट यूज करेंगे? क्योंकि सर लीज तो चेंज ही नहीं हुई, तो 60,200 को आप ओल्ड रेट के हिसाब से वैल्यू निकालोगे, तो लीज लाइबिलिटी कितनी आएगी, आप कहोगे 60,200 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9.5% कॉमा 8 ईयर्स, तो ये कितना निकल कर आएगा, 1/1.095, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रैंड टोटल 5.433, तो 5.433 इंटू 60,200, तो ये निकल कर आया 327,066। अभी वैल्यू इतनी आ रही है, इतनी चाहिए, तो माइनस 304,272, तो 22,795, तो आप एंट्री कर दोगे ROU डेबिट 22,795 टू लीज लाइबिलिटी 22,795, इतने से आप ROU कर दोगे, रीमेजर कर दोगे अपनी लीज लाइबिलिटी को। ठीक, फिर उसके बाद वो कहता है विकास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है जिसके पास हैवी लॉसेज आ रहे हैं, और these losses are accumulated and eligible for set off from future taxable income while calculating tax liability for future period, लेकिन there is no convincing evidence available which convey that sufficient taxable profit will be available against which tax loss can be utilized। तो कहता है कोई प्रॉफिट ही नहीं होंगे जिसके अगेंस्ट आप टैक्स लॉस को यूटिलाइज कर सको, तो देयरफॉर आप कोई भी DTA रिकॉग्नाइज करके नहीं चलोगे। फिर वो कहता है कंपनी ने शेयर बेस्ड सार लॉन्च करें टू एम्प्लॉय ऑफ इट्स सब्सिडरी, तो पेरेंट और सब्सिडरी, अब सब्सिडरी लेगी एम्प्लॉयज की सर्विसेज, तो सब्सिडरी की बुक्स में आएंगे खर्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट, क्योंकि वो ले रही है सर्विसेज, डेबिट, और ये दे रहा है सार, तो यहाँ पे आएगा सार डेबिट, और यहाँ पे 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर अदर इक्विटी।
और डेबिट में यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन सबसे। अच्छा अब एक और बात बताओ, पेरेंट के लिए, पेरेंट बोले तो पेरेंट चलो छोड़ देते हैं, जो भी कंपनी अपने इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है उसके लिए इक्विटी सेटल्ड है या कैश सेटल्ड है, ये देखने के लिए आप चेक करते हो कि क्या वो अपने शेयर इशू कर रही है। तो यहाँ पे वो अपने शेयर इशू नहीं कर रही, वो कैश इशू कर रही है। तो क्या है इसके लिए, इसके लिए है कैश सेटल्ड। इसके लिए क्या है भाई, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो कह रही है कि हम इंप्लॉय की सर्विसेज के भी मजे ले रहे हैं और बदले में हमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है ये इक्विटी सेटल्ड। ठीक। तो कहता है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ दी स्कीम, द कंपनी परचेज करती है अपने शेयर ओपन मार्केट से और कंपनी इनको बेच देगी आफ्टर 3 ईयर, जब सेटलमेंट का टाइम आएगा। तो जब वो परचेज करेगी तो क्या एंट्री डालेगी, वो डालेगी ट्रेजरी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ये ट्रेजरी शेयर सेट ऑफ हो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से, और मतलब ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद कंपनी ने इशू के पास 1 करोड़ कैपिटल है जिसमें 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑन 1 जून कंपनी ने इशू करे 3,60,000 कन्वर्टेबल वारंट ऑफ ₹10 ईच। 6 वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे इन 1 इक्विटी शेयर, तो यानी कि 60,000 वारंट जो हैं वो होंगे। और ये कब है, 1 जून। तो 1 जून का मतलब क्या हो गया, जून जुलाई अगर 2 महीने, तो 10/12, तो 12×5 = 60, 50,000 आ जाएगा। 50,000 शेयर ये ऐड करोगे किसके लिए, बेसिक में भी ऐड करोगे और डाइल्यूटेड में तो ऑटोमेटिकली चले ही जाएंगे अगर आपने बेसिक के अंदर ऐड कर दिया तो। फिर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ऑफ लीज। इंक्रीज कर दो लीज लाइबिलिटी और कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट P&L, नो। इंक्रीज कर दो लीज लाइबिलिटी 22,280, 820, हमारा कितना आ रहा था 22,795, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन ROU, यस, ये दोनों अमाउंट गलत है। What will be the right accounting for tax loss accumulated? The entity shall recognize DTA, no. Entity shall not recognize DTA on accumulated tax loss, nor it shall disclose. नहीं, disclosure करना पड़ता है। Entity shall not recognize deferred tax asset on accumulated tax loss, however it shall disclose. हाँ जी, disclose करना पड़ेगा। और recognize DTA नहीं, ये तो गलत है। What shall be the accounting treatment for SAR के लिए accounting treatment क्या होगी, तो पेरेंट दिखाएगा इन्वेस्टमेंट, वो दिखाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसके लिए है कैश सेटल, इसके लिए है इक्विटी सेटल। आओ जरा। नहीं, बोथ कह रहे हैं कि इक्विटी दिखाएंगे, नहीं जी, पेरेंट अकाउंट करेगा एज ए कैश सेटल ट्रांजेक्शन विद कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और सब्सिडरी दिखाएगी इक्विटी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू इक्विटी। पेरेंट अकाउंट करेगा इक्विटी सेटल, नहीं। बोथ करेंगे कैश सेटल, नहीं। तो बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। 10,50,000 शेल बी यूज एज ए डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड, हाँ जी, दोनों के लिए यूज होगा। पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। 10 लाख शेयर shall be used as a denominator for calculation of basic, and 1050 नहीं, 1060 नहीं, 10 lakh और 1060 नहीं। How should the company account for amount invested in its own share and profit earned and loss incurred on those share? तो ये आपस की ट्रांजेक्शन है इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स की, तो इस पे प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, अदर इक्विटी के अंदर चला जाएगा, बोले तो रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाएगा। कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी अमाउंट इन्वेस्टेड एज इन्वेस्टमेंट, नहीं। कंपनी रिड्यूस कर देगी अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम इक्विटी, यस। एंड गेन लॉस जो होगा एडजस्ट करेगी डायरेक्टली इन इक्विटी, यस। ये आंसर सही है, इधर ऑप्शन गलत है। रिकॉग्नाइज करेगी इन्वेस्टमेंट, ये गलत है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या निकल कर आए, आपके ऑप्शन निकले बी, सी, बी, ए। तो बी देखो, इन्होंने भी 9.5% यूज कर रखा है। सेकंड का आंसर क्या था, मैं भूल गया। सी, सी बी ए बी, सी बी ए। फिफ्थ का आंसर हमने क्या दिया भाई, फिफ्थ का आंसर हमने बी दिया, बी। केस सिनेरियो नंबर 20, HS लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एंटर करी काफी सारी ट्रांजेक्शन। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इशू करे हैं कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस 100 लाख के। ईच CCD कन्वर्टेबल इनटू 5 शेयर एट द एंड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एट एन एनुअल इंटरेस्ट पेबल एट 6%। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विटी। एनुअल इंटरेस्ट क्या हो गया, ये हो गई लाइबिलिटी।
इनिशियल रिकॉग्निशन में कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा है लाइबिलिटी कंपोनेंट 2079063 और इनकर करे हैं 2 लाख इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेचर ऑफ एक्सपेंस जो है वो ये है, ठीक है। तो कंपनी एक्वायर करती है 40% स्टेक एमएम में। अच्छा पहले यहाँ पे करो लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट और टोटल। टोटल तो आएगा भाई साहब 100 लैक्स। लाइबिलिटी कंपोनेंट बताओ जरा मुझे कितना है। 2079063 2079063 100 लाख माइनस 2079063 79,937 और आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट करी है 2 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय 100 लाख इंटू 2079063, तो ये आ गया 41581 माइनस 2 लाख, तो 158419। कंपनी एक्वायर करती है 40% स्टेक एनएम में 1 अक्टूबर को 8 लाख रुपए। यार ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। एंड क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट एज एन एसोसिएट। 1 अक्टूबर को कैरिंग वैल्यू ऑफ द 3 से 5 हो गई। हाँ ये तो क्वेश्चन देखा हुआ है ना भाई, हमने करा तो था ये। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट है आपका 50,000 माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा जी, 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 20, 10,000, तो यहाँ आ गया 40,000 और आपका शेयर कितना है 40%, तो आप कितने पे दिखाओगे 16,000। इस 16,000 की एंट्री क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 16,000 16,000 कंपनी की 31 दिसंबर में वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। आपने कब इन्वेस्ट करा था, आपने 1 अक्टूबर को करा था और उसका प्रॉफिट है, तो 31 दिसंबर में 8,16,000 रुपए की आएगी। फिर वो कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस की, ये 158419 और 41, ये सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ है। आंसर क्या आ रहा है, सी और सी, सी और सी। चलो कोई नहीं, 2 बार कर लिया। केस सिनेरियो नंबर 21, न्यू एज टेक्नोलॉजी एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्रोवाइड करती है आईटी सॉल्यूशन। न्यू एज टेक्नोलॉजी ने इशू करे हैं एडिशनल शेयर 31 मार्च 2003 के 3 को कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ इक्विटी शेयर वर्थ 50 लाख रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन इक्विटी। ठीक है, कहता है इंडियन टैक्स लॉज में डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओवर 5 ईयर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एज्यूम टैक्स रेट कितना है 30%। तो कहता है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ इशू है हमने इक्विटी के अंदर रिकॉग्नाइज कर ली, लेकिन हमें रिडक्शन मिल जाएगी 5 ईयर्स के बेसिस पे, और टैक्स रेट कितना है 30%। न्यू टेक्नोलॉजी इंगेज इन सेवरल, अच्छा इस पे बात कर लेते हैं। तो आपका जो डायरेक्टली इक्विटी आप रिकॉग्नाइज करते हो वो नेट ऑफ टैक्स करते हो, और इस पे आपको डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको फ्यूचर के अंदर डिडक्शन मिलने वाली है। तो कितने पे बनाओगे अकाउंट, आप बनाओगे कितने की डिडक्शन आपको मिलने वाली है। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओवर 5 ईयर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर, और आपने 31 मार्च को ही करें तो 50 लाख पे ही बना दोगे इनटू 30%, क्योंकि इतने की फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलेगी इनटू, ठीक है हो गया, इनटू 30%, 15 लाख। तो 15 लाख का डेफर्ड टैक्स एसेट बना करके चलोगे। न्यू टेक्नोलॉजी इज एंगेज इन सेवरल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट फंड इनटू द कंपनी। एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन सेवरल इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग कंसीडर्ड डिपेंडिंग ऑन द यील्ड ईच इंस्ट्रूमेंट वुड प्रोवाइड टू द इन्वेस्टर। अच्छा वो कहता है कि भाई हम सेवरल इन्वेस्टर को बोलते हैं टू इन्वेस्ट फंड इनटू द कंपनी। नेगोशिएशन क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट इनको इशू कर जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द यील्ड ईच इंस्ट्रूमेंट वुड प्रोवाइड टू द इन्वेस्टर। न्यू टेक्नोलॉजी एंटर इनटू अ बार्टर ट्रांजैक्शन एक्सचेंजिंग एग्जिस्टिंग सर्वर इनटू न्यू हाई एंड लैपटॉप। तो वो एक एक्सचेंज कर रही है एसेट। सर्वर जो वो दे रही है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए, कैरिंग वैल्यू कितनी है 1,75,000। तो सर्वर को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि वो आप दे रहे हो कितने से, उसकी कैरिंग वैल्यू से, ऑलवेज कैरिंग वैल्यू 1,75,000। और हाई एंड लैपटॉप आप दिखाओगे, लैपटॉप आप दिखाओगे। अब ये यहाँ पे पॉइंट है कि किस पे दिखाएं भाई, 2.5 लाख पे दिखाएं या फिर 2 लाख पे दिखाएं। तो मैंने आपको बता रखा होगा, आपको वैसे भी पता होगा, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ये लिखी हुई है बात कि भाई साहब उस वैल्यू पे दिखाना है जो मोर एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट है। अगर दोनों ही
वैल्यू आपके पास है और क्लियरली एविडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप मानो कि जो एसेट आप दे रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट होगी जो एसेट आप दे रहे हो। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर दोनों ही फेयर वैल्यू आपके पास है तो ऑब्वियसली आपको अपनी एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा भरोसे से पता होगी ना। तो दैट इज वाई वी यूज 2 लाख, क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन है। अगर वो बोल देता कि 2.5 लाख ज्यादा एविडेंट है तो मैं 2.5 लाख यूज कर लेता, ठीक। तो आपको गेन हो जाएगा कितने का, 2 P&L 15,000। न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक्वायर करता है कॉपीराइट फॉर सर्टेन पेटेंटेड सॉफ्टवेयर on 1 April 50 lakh. The software would assist the company to develop entire new range of IT solution to its customer. Management basis is internal assessment determine करता है यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर के लिए। फर्दर मैनेजमेंट परफॉर्म करता है फेयर वैल्यू असेसमेंट ऑफ द एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एक्टिव मार्केट के बेसिस पे। भाई ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव मार्केट के बेसिस पे, ठीक। एंड डिटरमाइन करता है 48,31,03,2002 को और 43,31,03,2003 को। तो क्योंकि ये वैल्यू एक्टिव मार्केट पे है तो आप कंसीडर करोगे, ये वैल्यू भी एक्टिव मार्केट पे है तो आप कंसीडर करोगे। तो आप अपनी इंटेंजिबल एसेट को किस पे दिखा के चलोगे, 43 लाख पे दिखा करके चलोगे। वो कहता है डेफर टैक्स बताओ कितना होगा, तो डेफर टैक्स 15 लाख रुपए का DTA बनेगा जो हमने यहाँ पे निकाला भी था, ठीक। What would be the new carrying amount of the acquired software in the books of accounts of New Age Technology Limited on 31 मार्च। तो कहता है 31 मार्च 2003 को किस वैल्यू पे दिखेगा, 43 लाख पे, क्योंकि एक्टिव मार्केट की वजह से। एट व्हाट वैल्यू शुड न्यू एज टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड हाई एंड लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप उसने कहा था 2 लाख रुपए पे। तो आओ जी अब खत्म हो गए ना, आंसर है BA। तो BA और A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो नंबर 22। तो बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन उसने शेड्यूल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ 36 मंथ, 25 करोड़ का प्राइस है और उसने आपको कुछ बातें बताई हैं। तो वो कहती है कि उसके पास परफॉर्मेंस बोनस अर्न करने का एक चांस है और उसका क्या हिसाब किताब है कि 15% बोनस मिलेगा अगर 30 महीने में खत्म कर दिया, जिसके 25% चांस है। 10% बोनस मिलेगा अगर 32nd मंथ में खत्म कर दिया, जिसके 40% चांस है। और 5% बोनस मिलेगा जिसको 34 मंथ में खत्म कर दिया, तो 15% चांस है। भाई मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, भाई क्या क्या आपने केस दिए हैं। 15% बोनस, 25 करोड़ का 15%, 25 का 15%, 3 पॉइंट, आप कह रहे हो कि या तो सर 3.75 मिलेगा या फिर 2.75 मिलेगा या फिर 25 का 5% 1.25 मिलेगा। और आप कह रहे हो इनके मिलने की संभावनाएं क्या क्या है, 25, 40 और 15। आप कह रहे हो 25% इसका, 40% इसका और 15% इसका, ये इनकी संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कंक्रीटली नहीं पता कि या तो ये होगा या ये होगा, आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है। तो अगर आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है तो आप क्या यूज करते हो, बेस्ट एस्टिमेट। तो बेस्ट एस्टिमेट के लिए आप क्या करोगे, आप प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज निकालोगे। तो 3.75 इंटू 0.25, 3.75 इंटू 0.25 होता है 0.9375, 0.9375। 2.75 इंटू 0.4 ये होता है 1.10, 1.25 इंटू 0.15 ये होता है 0.1875 प्लस 1.1 प्लस 0.9375 तो ये होता है 2.225। तो ये आपकी आ गई वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा ये कंसिडरेशन वेरिएबल क्यों है सर, क्या वेरिएबल कंसिडरेशन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं, वेरिएबल कंसिडरेशन डिपेंड करती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप इसको लेके श्योर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो, आप इसलिए तो प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, तो इसलिए ये वेरिएबल, ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल। फिर इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन, बिल्डिंग एंड कंपनी को लगता है कि उसको क्वालिटी बोनस भी मिलेगा 2 करोड़ का अगर हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने गोल्ड स्टार रेटिंग दे दी एज डिफाइंड बाय द रेडार लिमिटेड इन टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसको लगता है 60% चांस है कि उसको क्वालिटी बोनस मिल जाएगा। तो इसका मतलब और क्वालिटी बोनस वो दो ही बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 60% चांस है मिल जाएगा, 40% चांस है नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटी में से इतना मिलेगा उतना मिलेगा इतना मिलेगा ना, दो ही चांस है।
तो यानी कि मोस्ट लाइकली को बोलते हैं मोस्ट लाइकली। तो जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप 2 करोड़ कंसीडर कर लोगे। ये भी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि श्योर नहीं है, ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है। तो आप 2 करोड़ की 2 करोड़ वैल्यू कंसीडर कर लोगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी मिलने की ज्यादा है। फिर बिल्डिंग एंड कंपनी ने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे थर्ड क्वार्टर की, दिसंबर वाले की, फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन टू बैंक। उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 20 करोड़ रुपीस का, 20 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है और उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट कर रखी है। पहली है कि बैड डेट हुए 1 करोड़ के ड्यूरिंग द क्वार्टर, 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। कहते हैं 50% जो है हमने डेफर कर दिए, तो वो आपको इस बार भी चार्ज करने पड़ेंगे 50% ऑफ 1। तो आप क्योंकि बैड डेट जिस क्वार्टर में हुए उसी क्वार्टर में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो आपको 0.5 यहां से माइनस करना पड़ेगा। कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन 45 लाख रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट्स आप कर चुके हो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। आप बैड डेट डेफर कर चुके हो, वो डेफर नहीं होने थे इसलिए मैंने माइनस करे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो और ये होना भी था, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन आर्ग्यूमेंट दैट फोर्थ क्वार्टर की ज्यादा सेल होगी। तो कोई बकवास थोड़ी ना है। तो 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं। 20 माइनस 5 माइनस 0.5, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 14.5 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो बताओ जी, आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन कितनी आ रही थी? ये 2.23 कर दो इसको, 2.23 प्लस 2, 4.23, 4.13 क्यों आ रहा है? ये क्या कोई गलती कर दी है कैलकुलेशन में? एक बार मिला ले, 25, 40 और 15 ही है ना, 25, 40 और 15, 15, 10 और 5, और कितना मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 25 करोड़। तो 25 करोड़ का 15% होता है 3.75, 25 करोड़ का 10% होता है 2.5 भाई, 2.5। तो यहाँ गलती हो गई ना, 2.5 इंटू 0.4 ये होता है 1, 0.9375 प्लस 1 प्लस 0.1875 ये होता है 2.13, ये होता है 2.13, और फिर 2.13 और प्लस 2 होता है 4.13। तो ये आएगा आंसर। मैंने गलती से गलत नंबर ले लिया था, 10% से गलत मल्टीप्लाई कर दिया था। एनीवे, CFO requested you to review the interim financial statement of the third quarter. What is the correct amount of profit? तो 14.5 आया था, तो आंसर इज बी और डी। तो बी और डी। आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो नंबर 23। तो वो आपको कह रहा है कि भाई वाइल प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, बिल्डिंग कंपनी चार्ज सर्टेन एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट। वाइल प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2003, मैनेजमेंट को डिस्कवर हुआ कि ये एक्सपेंसेस शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अदर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। तो ये कब की गड़बड़ है? ये पिछले साल की गड़बड़ है और इस साल में पकड़ी गई। The error occurred because the management inadvertently misinterpreted a certain fact। तो ये गलती हो गई, तो आपको रीस्टेट करना पड़ेगा अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, आप रीस्टेट करो 31 मार्च 2002 की फाइनेंशियल्स। अब मुझे जरा एक बात बताओ, आप बना रहे होगे 31 मार्च 2003 और आप बना रहे होगे 31 मार्च 2002 फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ पे एरर पकड़ा, इसको आप रीसेट कर दोगे, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में इंपैक्ट ही नहीं है। तो क्या करोगे बना के? तो खाली रीसेट करो एरर को ठीक करने के लिए, और ओपनिंग की कोई जरूरत नहीं है। 15 नवंबर को बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एक्वायर करा कंक्रीट मिक्सचर प्राइवेट लिमिटेड, ए कंपनी फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 करोड़। कंक्रीट मिक्सचर प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोसेस में है of setting up a plant to make ready mixed concrete and expect the plant to become operational by 30th April। अच्छा, वो कहता है उसने कंपनी एक्वायर करी है कंक्रीट मिक्सर प्राइवेट लिमिटेड, और वो कंक्रीट मिक्सर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्रोसेस बना रही थी कि वो प्लांट बनाएगी जो रेडी करेगा कंक्रीट का मिक्सर, और उसको एक्सपेक्ट था कि वो प्लांट रेडी हो जाएगा 30 अप्रैल को। अदर देन द प्लांट इन कंस्ट्रक्शन कोई उसके पास और ऑपरेशन नहीं है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, इतने से फैक्ट पढ़ के क्या लग रहा है? क्या कोई बिजनेस एक्वायर करा है? बिजनेस में क्या होता है?
जैसे बिजनेस, आपने कभी बिजनेस देखा है? बिजनेस में क्या होता होगा, सोचो। बिजनेस धंधा कोई ऐसे थोड़ा ना चल जाता है। धंधे के अंदर क्या होता है? धंधे के अंदर जैसे अगर आपकी ये शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मुझे जरा सोच के बताओ, ये टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या क्या होता होगा इसके अंदर? लेबर लगती होगी जो काम कर रही है, रॉ मटेरियल लगता होगा, ये रॉ मटेरियल एक मशीन के अंदर जाता होगा, कटिंग होती होगी, फिर सिलाई होती होगी, फिर वॉशिंग होती होगी, फिर ये डिजाइनिंग पैचेस लगते होंगे, फिर पैकिंग होती होगी, फिर जाके प्रोडक्ट बनता होगा, और उस पूरे प्रोसेस को आप बिजनेस बोलते हो। उस पूरे प्रोसेस को आप बिजनेस बोलते हो। तो जरा एक बात बताओ, अगर कल को मैं एक कंपनी खोल दूं और खाली कटिंग मशीन लगा दूं, और मैं कह रहा हूं ये कटा हुआ कपड़ा कुछ नहीं कहीं नहीं बिकता, तो क्या वो बिजनेस हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो कटा हुआ कपड़ा बिक रहा है तो बिजनेस है, क्योंकि हो सकता है ना कि मैं उस पूरे प्रोसेस में एक पार्ट का बिजनेस कर रहा हूं। अगर वो बिक रहा है तो बिजनेस है, बट वो बिकता नहीं है अगर, तो बिजनेस नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन फैक्ट। मैं बस आपको एक फील देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे देखो 103 पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फील कि वो बिजनेस है या नहीं है। तो भाई यहाँ पे उसने प्लांट को एक्वायर करा है, तो अगर वो बोल देता कंक्रीट मिक्सर जो है वो एक सेलेबल प्रोडक्ट है, आउटपुट जनरेट होता है, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई शायद वो बिजनेस होगा। बट यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वो बिजनेस तो नहीं है। बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड टेक लोन लेते हैं कितने का? $15 लाख का अप्रैल के अंदर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ प्लांट एंड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल ऑन एनुअल बेसिस। 1 अप्रैल 2002 को एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज कितना हो गया? 72 था। एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग डेट कितना हो गया? 76। तो 4 इंटू 15 लाख, 60 लाख रुपीज का आपको क्या हो गया? एक्सचेंज लॉस हो गया। आपने अमाउंट कितना बोरो करा? 15 लाख इंटू 72, 15 लाख इंटू 72, 1080 रुपीज का आपने अमाउंट बोरो करा। अगर आप यही अमाउंट इंडिया में बोरो करते तो आपको 11% का ब्याज देना पड़ता, इंटू 11%। तो गलत कर दिया क्या मैंने मल्टीप्लाई? 15 लाख इंटू 72, हाँ ठीक है ना, 15 लाख इंटू 72 इंटू 11%, तो 118.8 इतने रुपए का आपको ब्याज देना पड़ता। तो मैक्सिमम जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो इतनी हो सकती है। मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट इतनी ही हो सकती है। अभी आप कितनी बोरोइंग कॉस्ट पे कर रहे हो? 6% के हिसाब से पे कर रहे हो, तो 15 लाख पे 6% आप पे करे होगे। पेमेंट आपने कब करी होगी? 31 मार्च को करी होगी, तो यानी कि 76 का रेट लगेगा। तो 15 इंटू 6% इंटू 76, तो 68.4 लाख रुपीज की बोरिंग कॉस्ट आप ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हो, क्योंकि ये इंटरेस्ट तो आप पे ही कर रहे हो। मैक्सिमम आपको अलाउ कितनी है? 118.8, तो माइनस 118.8, तो आप 50.40 इतनी बोरिंग कॉस्ट इस एक्सचेंज डिफरेंस में से निकाल सकते हो। तो 60 लाख में से आप 50.4 निकाल दोगे, तो बैलेंस जो भी आएगा, प्लस बैलेंस कितना आएगा? 9.6। ये आपका बन जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, जो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Would the error of classifying certain other expense instead of finance in comparative amount be considered as a correction of error? Yes. Would the entry need to present third balance sheet? No. The reclassification of previous year number is permissible in case of both balance sheet and statement of P&L and not considered an error. ये गलत है भाई, error तो हुआ है। Reclassification of previous year number shall be considered an error in case of error. It is mandatory to present third balance sheet. नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो मेहनत क्यों करवानी। Reclassification of previous year number shall be considered an error since the retrospective restatement in P&L has no impact on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding, यानी कि 1 अप्रैल में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो थर्ड बैलेंस शीट बनाए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। The CFO of the company has requested to evaluate whether the acquisition of concrete mixers private limited वो कवर्ड होगा 103 के अंदर एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन और नोट। तो वो कहता है कि कौन से फैक्टर आप कंसिडर करोगे। ये देखो, हम चेक करेंगे कि क्या कंक्रीट मिक्सर प्राइवेट लिमिटेड ने बिगिन कर दिया है प्लांट प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ परस्यूइंग अ प्लांट टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया है या नहीं। Will the entity be able to obtain access to customer that will purchase the output? क्या उसके पास ऐसे कस्टमर भी हैं जो ये ऐसा आउटपुट खरीदेंगे? भाई कंक्रीट मिक्सर क्या हो गया? सीमेंट, रोड़ी, बजरपुर, उन सब का एक मिक्सचर हो गया,
जो लेंटर और मकान के टाइम पे काम आता है। वो कहता है कि सबसे पहले चेक करेंगे कि वो करवाना क्या चाहता है उस आउटपुट का, तो क्या उसके पास कस्टमर हैं जो ऐसा आउटपुट खरीदेंगे। वेदर द कंक्रीट मिक्सचर एज एम्प्लॉय, जो जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ठेकेदार, बेलदार, क्या वो लेबर उसके पास है जो इनपुट को प्रोसेस करके अब उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, जो वो उन इनपुट पे लगाएगा। जैसे कि जो बेलदार होगा वो उसमें तसले में सीमेंट भर के लेकर आएगा और मशीन के अंदर डालेगा, और ठेकेदार इसको सुपरवाइज करेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वो तसले में थोड़ा सीमेंट भर के मशीन में डाल रहा है, वो रोडी डाल रहा है, वो बदरपुर डाल रहा है। तो ये सब एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस किस पे लग रहा है, इनपुट पे लग रहा है। सीमेंट, रोडी, बदरपुर ये सब इनपुट है, उस पे एक प्रोसेस लग रहा है जो ये बेलदार फॉलो कर रहा है, और ठेकेदार उसको सुपरवाइज कर रहा है। वो भी तो प्रोसेस ही है ना, कि अगर उसने ज्यादा सीमेंट डाल दिया तो जो है डाइल्यूशन ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा पतला मटेरियल बन जाएगा, आपको हार्ड मटेरियल बनाना है। तो क्या वो सब चीजें उसके पास हैं, हम ये भी कंसिडर करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो आंसर इज ऑल ऑफ द। आई होप आप, मैंने इस एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू आपको बिजनेस क्या होता है उसका मतलब समझाना सिखाया है 103 के हिसाब से। कहता है फॉरेन करेंसी बोरिंग जो आप उसने ऑब्टेन करी है, बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट बताओ जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिकेशन प्लांट एज्यूम एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये थी तो मैक्सिमम बोरिंग कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करोगे। चलो जी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, फिर है डी, फिर है सी डी ए। तो सी, डी और ए। केस सिनेरियो नंबर 24, सन जिसकी फंक्शनल करेंसी एफसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आइटम फ्रॉम मेटल्स, इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। ठीक है, इट इज कंसिडरिंग रेजिंग फंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि वो इशू करे क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल की कभी पेमेंट नहीं करनी, तो ये क्या हो गया, इक्विटी पार्ट हो गया। तो प्रिंसिपल जो हो गया वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया। डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, डिविडेंड भी क्या हो गया, इक्विटी हो गया। और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, डायरेक्टर ऑफ एचसीएल कैन डिसाइड एट ईच पीरियड एंड वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट डिविडेंड विल बी पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। तो उनकी इच्छा, प्रभु इच्छा। द टर्म ऑफ द प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड दैट इफ नो डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विटी को भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एचसीएल इशू करता है डिस्क्रिशनरी नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दैट आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। तो प्रिंसिपल इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी इक्विटी ही है। डायरेक्टर जो है डिसाइड कर सकता है इस पीरियड में वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट डिविडेंड विल बी पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। पेमेंट जो है ऑर्डिनरी शेयर पे वो भी डिस्क्रिशनरी है, और कहता है कि वही सेम कंडीशन इसमें भी है। तो डिविडेंड भी क्या हो गया, इक्विटी हो गया। तो ये एंटायर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, इक्विटी हो गया। तो ये भी इक्विटी इन इट्स एंटायरिटी, ये भी। दोनों का आंसर है ए, ए और ए। केस सिनेरियो नंबर 25, ये सेम आ गया भाई। एसीएल नॉन रिडीमेबल, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया इक्विटी। फिक्स्ड क्यूमुलेटिव मैंडेटरी डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड हो गया लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर इफ अर्निंग आर नॉट सफिशिएंट इन एनी गिवन ईयर सच डिविडेंड विल बी पेड इन फ्यूचर ईयर, क्योंकि क्यूमुलेटिव है, क्योंकि लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन आ गई भाई। वो कह रहा है कि अगर किसी साल नहीं दिया तो अगले साल देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, लायबिलिटी। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एसीएल ने इशू करे 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड विद 3 ईयर टर्म एट अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड रिजल्टिंग इनटू टोटल प्रोसीड ऑफ 2 मिलियन। इंटरेस्ट आपको एनुअली देना है, तो यानी कि इंटरेस्ट क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको देना ही देना है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट होल्डर डिस्क्रिशन एट एनी टाइम अप टू मैच्योरिटी ऑफ 250 शेयर। भाई ये देखो, होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ट कराना चाहता है या पैसे लेना चाहता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी लायबिलिटी हो गया, क्योंकि कंपनी अगर उसने बोल दिया पैसे चाहिए तो देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक कंपोनेंट अभी भी इक्विटी है, वो क्या, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर। कि वो कन्वर्ट कराएंगे तो किस में कराएंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर। ये कंपोनेंट क्या है,
ये इक्विटी कंपोनेंट है। तो देयरफॉर ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसने मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं एफसी 1 मिलियन के, और कूपन कितना है 50,000 एट ईच एंड आपको पे करने ही है, ये लाइबिलिटी हो गया। और इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स नंबर ऑफ शेयर में, ये इक्विटी हो गया। तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सारे ही क्या हो गए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा इसमें तो वैल्यू निकालने के लिए बोला भाई, तो निकाल दो वैल्यू। वो कहता है मार्केट में सिमिलर कितना है 9% और 3 इयर्स का टर्म है। आओ जरा फिर वैल्यू निकालो, लाइबिलिटी की वैल्यू निकालो। बताओ जी, आपको क्या क्या देना है लाइबिलिटी के नाम पे। 6% का ब्याज देना है, 1,000 पर बॉन्ड, तो 1,000 इंटू 2,000, तो 20 लाख का 6% हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 का लाइबिलिटी कंपोनेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट, 9%, कॉमा 3, प्लस और भी क्या क्या देना है लाइबिलिटी में, होल्डर की डिस्क्रिप्शन है कि वो कन्वर्ट करा ले। ओके, तो आपको प्रिंसिपल की भी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 1,000 ही होगा। 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% कॉमा 3। अच्छा 1,000 इंटू 200 आएगा ना, 1,000 तो नंबर, 200 है 2,000 2,000, तो 1 डिवाइड बाई 1.09, 1 2 3, ग्रैंड टोटल 2.53, 2.53 इंटू 1,20,000, तो ये बनता है 3,03,600 प्लस 1 डिवाइड 1,000 इंटू 2,000, ये बनता है 20 लाख। 20 लाख 1 डिवाइड बाई 1.09, 1 2 3 इंटू 20 लाख, तो ये हो गया 15,44,367, 15,44,367 प्लस 30,36,00, तो ये हो गया 18,47,967। और आपको टोटल प्रोसीड्स कितनी मिली थी, 20 लाख रुपए की। तो ये हो गया लाइबिलिटी माइनस 20 लाख, तो 152,033, ये हो गया इक्विटी कंपोनेंट। ये होगा 151, क्योंकि वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। और मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखो जी, उसने क्या क्या निकाला, उसने 20 लाख जो आपको एंड में देने हैं उसकी वैल्यू निकाली 15,44,367, और हमने कितनी निकाली थी, यही निकाली थी। उसके बाद उसने ये निकाली 303,755, यहाँ पे हमारा अलग आ रहा है वो आंसर राउंड ऑफ की वजह से। 1 डिवाइड बाई 1.09, 1 2 3, ग्रैंड टोटल 2.53, 2.53 इंटू 1,20,000। हाँ पता नहीं, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, तो बात ठीक है। तो ये देखो उसने निकाली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट पेबल 3 सालों के लिए 1,20,000, 9% ईच फॉर 3 ईयर, तो 303,755, दोनों की वैल्यू आई 18,48,122। वो आपका उसका फर्क आ रहा है राउंड ऑफ का, 18,48,122 माइनस 18,47,967, 155 का ही फर्क है। बार बार इसलिए करना पड़ता है, बच्चे ने मैसेज कर देते हैं कि सर ये ना मैच नहीं हो रहा, एक बार करा दो। ठीक है, तो आपका माइनस करके कितना आया 151,878। तो आपके आंसर में अगर आप देखो 152,033 माइनस 151,878, तो 155 का ही फर्क आ रहा है जो ऊपर से चलता आ रहा है, तो आंसर इज बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीएल इशू 2 ईयर मैंडेटली कन्वर्टेबल डिवेंचर 1 मिलियन, एज्यूम नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और मार्केट रेट सिमिलर डिवेंचर कितना है 8%। मैंडेटली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, और इंटरेस्ट रेट सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट पे कितना है 8%, तो ये भी क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही लग रहा है ना, इसकी बात कर रहा है वो। तो इसकी इसका भी वो कह रहा है निकाल के दिखाओ भाई, आपका मार्केट रेट कितना है 8%, तो बताओ लाइबिलिटी कितनी होगी। लाइबिलिटी होगी 50,000 जो आपने ब्याज देना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 50,000 ना, ये रहा कैश कूपन पेमेंट ऑफ 50,000 ईच एट 1 ईयर एंड 2, 8% दो फैक्टर 8% और 2 ईयर, प्लस अब जो प्रिंसिपल है उसकी बताओ, मैंडेटली कन्वर्टेबल है तो यानी कि ये तो आपको देना ही नहीं, प्रिंसिपल का पैसा आपको देना ही नहीं,
तो ये बताओ कितना आएगा। 1 डिवाइड बाई 1.08, एक और दो, ग्रैंड टोटल 1.78। तो 50, 1.78 इंटू 50,000, ये हो गया 89,000। 89,000 माइनस 10 लाख, तो ये तो ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा ये बराबरी तो आ रहा है, +910,837। मैं कह रहा हूँ फिर वही, फिर से 163 का फर्क आ गया। तो ये हो गया लाइबिलिटी कंपोनेंट। और आपकी टोटल प्रोसीड्स कितनी है? टोटल प्रोसीड्स है आपकी 10 लाख रुपीज की। तो इक्विटी कितना हुआ? इक्विटी हो गया आपका 9,11,000। और राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, तो ये आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए, बी और सी। ए, बी और सी। 89 हमारा, वो 163 हमारा यहाँ नहीं आया ना, हमने 89,000 आया हमारा पूरा, इस वजह से फर्क आ रहा था। एनीवे, तो पॉइंट इज कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो सके। और आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी समझ आ सके। नारायण लिमिटेड डिस्क्लोज करता है टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर, एज्यूम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। और टैक्स रेट उसने आपको दे रखा है। सबसे पहले तो इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट बताओ जी। टोटल ग्रॉस इनकम कितनी है? 7 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख, 25 लाख। नॉर्मल इनकम मैंने 8 लाख हटा दिए, मैंने 12 में से ऐसे लिख दिया, 4 लाख की नॉर्मल इनकम है और 8 लाख रुपए की कैपिटल गेन की इनकम है। नॉर्मल इनकम पे टैक्स बताओ कितना होगा? पहले 5 लाख रुपए पे 30% बनी की 1.5 लाख रुपए का टैक्स होगा, और फिर बैलेंस 20 लाख रुपए पे 40%, 8 लाख रुपए का टैक्स होगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 9.5 लाख रुपए। तो रेट कितना निकल कर आ गया? 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100। 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो 38% का आपका इफेक्टिव टैक्स रेट निकल कर आके आ गया। ये वो वाला ईटीआर नहीं है जो आप इंडेस 12 में बनाते हो, ये दूसरा इफेक्टिव रेट है, ठीक है। 38% का आपका ये निकल करके आ गया। बताओ पहले क्वार्टर पे कितना टैक्स दोगे? इसका 38%। अगले में किसका दोगे? इसका 38%। और थर्ड क्वार्टर में किसका दोगे? 4 लाख का 38%। और इसमें किसका कितना दोगे? इसका 38%। बताओ कितना आ रहा है? 7 लाख का 38%, 2,66,000। 8 लाख का 38%, 3,04,000। 4 लाख का 38%, 1,52,000। और 6 लाख का 38%, 2,28,000। टोटल टैक्स। अच्छा, इसके अंदर 8 लाख रुपए भी आपको देना पड़ेगा ना। कितना टैक्स देना पड़ेगा? कैपिटल गेन 12%, तो 96,000। कहता है सी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड एन एसेट, डिपेंडिंग ऑन व्हेन एसेट इज कंप्लीटेड। उसको या तो 1,10,000 मिलेंगे या 1,30,000 मिलेंगे। तो ये क्या हो गई? ये वेरिएबल कंसिडरेशन हो गई। वो कहता है अगर टाइम से कंप्लीट हो गया तो 1,30,000 मिलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 90 है, डिले हो गया तो 1,10,000 मिलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 10 है। तो या तो 1,30,000 मिलेंगे या 1,10,000 मिलेंगे, तो कोई ज्यादा केसेस नहीं है। तो जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है वो चूज करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो गया? 1,30,000। फाइनेंशियल ईयर 1-2 में उसने एक्स लिमिटेड इनकर करता है फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउसेज ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट। तो एक्सपेंडिचर जो है किस हिसाब से हुए? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये आप कैपिटलाइज कर दोगे। नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस 20 लाख नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट, ये भी आप कैपिटलाइज कर दोगे। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन 5 लाख, ये भी आप कैपिटलाइज कर दोगे।
एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू अट्रैक्ट टेनेंट, अब ये तो भाई साहब आपका सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो ये आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पंडित जी को बुलाया, तो उस वो पंडित जी 1.5 लाख रुपए ले गए, उसको भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। थ्रू आउट 1 2 इनकर कर रहे हैं 1 लाख टू डे टू डे रिपेयर कराई, इसको भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। जिसको नहीं करोगे वो कहां जाएगा, P&L में। एक्सटेंडेड यूज वन ऑफ इट्स 6 हाउस फॉर ऑफिस यानी कि पीपीई, एंड 5 हाउस आर रेंटेड टू वेरियस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाउ एस्टिमेटेड वुड अकाउंट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी प्रॉपर्टी की, वो आएगी 180 प्लस 20 प्लस 5, 205, 205 लाख। अब 6 इसके अंदर हाउस होंगे, एक आप पीपी में रखोगे, तो कितनी वैल्यू होगी पीपी की, डिवाइड बाय 6, 34.17 माइनस 205, तो 170.83, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। वेटेड एवरेज टैक्स रेट आपने निकाला था 38%। टैक्स एक्सपेंस फॉर Q3 एंड Q4, Q3 में कितना आ रहा था, Q3 में आ रहा था ये 152 प्लस 96, 248 और 228, 248 और 228। ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर सी, व्हाट विल बी द ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर सी लिमिटेड, ये क्या है भाई, अच्छा 1,30,000। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू एक्स लिमिटेड 2,05,000। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी दिख रही थी 170.83। ओनर ऑक्यूपाइड कितनी दिख रही थी, ओनर ऑक्यूपाइड दिख रही थी 34.17। तो आओ जरा आंसर मिला ले, 30 ए, बी सी, बी ए सी, बी सी, थर्ड का आंसर क्या था, डी ए सी डी, डी ए सी डी, 27। G Limited hereinafter referred to as a company currently engaged in different business segment and is also looking to expand its operation overseas. The company is also exploring investment from overseas investors to carry out an expansion plan. The functional currency G की क्या है, रूपी। The company is required to submit its financial statement for the year ended 31 मार्च 2002 as per Ind AS। ठीक है जी। सितंबर 2001 में कंपनी ने एक्वायर करे 70% शेयर कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड, एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन जर्मनी। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट कितनी है, 23 मिलियन यूरो। परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, 17.5 मिलियन यूरो। एक्सचेंज रेट कितने थे, 82 और 84। एनसीआई को आपको वैल्यू करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के बेसिस पे। तो मुझे जरा बताओ, पीसी आपने कितना दिया 17.5, एनसीआई कितना हो गया, कितनी नेट एसेट थी 23, 23 का 30%, 6.9, तो टोटल कितना आ गया 24.4, और 23 आपने माइनस कर दिया तो गुडविल कितनी आ गई -23, 1.4। ये यूरो में आई है, यूरो ही तो है, हाँ यूरो, ये यूरो में आई है भाई 1.4 मिलियन। अच्छा ये गुडविल सारी की सारी पता है किसकी है, जी लिमिटेड की है, इसमें एनसीए का कोई हिस्सा नहीं है। सर प्रूफ करके दिखाओ 17.5। अब बताओ 23 में उसका हिस्सा कितना है 70%, तो 23 का 70% कितना हो गया 16.1 माइनस 17.5, तो 1.4। इसलिए ये सारी की सारी गुडविल किसकी है, जी की है। तो अगर इस पे इम्पेयरमेंट आएगा तो कहां जाएगा, कंसोल में, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से ही माइनस हो जाएगा। अच्छा अब गुडविल आप रुपीज में कितनी दिखाओगे, मार्च 2003 के अंदर, नहीं 2002 के अंदर 84 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ रही थी आपकी गुडविल 1.4। तो 1.4 इंटू 84, कितने की आप गुडविल दिखाओगे 1.4 इंटू 84, 117.6। जी लिमिटेड हैज मेड एन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये लीज वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, ये तो हर इंस्टीट्यूट के भाई इसके अलावा कुछ सवाल ही नहीं है भाई साहब। तो बताओ एंट्री क्या करोगे, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है तो टू बैंक 10 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट कितने रुपए से
10 लाख इंटू 0.567427 इंटू 10 लाख, तो ये हो गया 567,427, और यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा, ROU माइनस 10 लाख 432,573। चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल इन यूरो 1.4? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल रिकॉग्नाइज इन जी लिमिटेड? तो आपने मल्टीप्लाई करा होगा क्लोजिंग रेट से 117.6। व्हाट विल द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रीपेड लीज रेंट? प्रीपेड लीज रेंट का मतलब क्या है, ROU। पहले ना अगर थोड़ा सा किसी को पता हो, जानना हो, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। पहले इंडिया 17 होता था, वो कुछ नहीं बोलता था ROU के बारे में। अब आप जो प्रेजेंट वैल्यू को, जो ये आप एंट्री करते हो ना, ये वाली एंट्री, ये होती है 109 के अंदर। अब इसको आप यूज करते हो लेवल 3 से। लेवल 3 इनपुट यूज करके आप फेयर वैल्यू निकालते हो। जो आपने डिस्काउंट रेट यूज करा है ना, ये लेवल 3 के अंदर आता है। क्योंकि आप लेवल 3 के अंदर करते हो, तो जो डिफरेंस आता है उसको आप P&L के अंदर नहीं डालते, आप उसको डेफर करते हो। तो पहले तो ये इंडिया 17 जब होता था, तो हम इसको कहाँ डेफर करते थे, प्रीपेड रेंट के अंदर, कि हमने रेंट पहले पे कर दिया। और हम एंट्री को पढ़ते कैसे थे, हम ऐसे पढ़ते थे कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 10 लाख रुपए का। अगर यही डिपॉजिट जो हमने दिया है, अगर मैं किसी बैंक में FD कराता 5 सालों के लिए, तो मुझे 5 सालों बाद 10 लाख रुपया मिलता, तो मुझे कितने की FD करानी पड़ती, मुझे 567,427 की FD करानी पड़ती अगर मैं किसी बैंक में FD कराता। लेकिन मैंने कितने रुपए दे दिए उसको, 10 लाख। तो जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो मैंने क्यों दिया होगा, मैंने जरूर ही रेंट पे कर दिया होगा, क्योंकि मैंने ये डिपॉजिट रेंट की वजह से दिया है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट लीज की वजह से दिया है, तो मैंने जरूर रेंट पे कर दिया होगा। फिर पिक्चर में आ गया 116 आया, और उसने बोला कोई भी अगर आपका प्रीपेड रेंट आ रहा है तो वो कहां चला जाएगा, वो ROU के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको ROU में दिखाते हैं। क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रीपेड लीज रेंट? तो वो कितना निकल करके आया था, वो निकल करके आया था आपका 432,573। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट इन ऑन 31 मार्च 2002? तो ये आपने खरा कब था, अप्रैल 2001 के अंदर करा था ना। तो 1 साल बाद आप बस इंटरेस्ट इनकम बुक कर दोगे। आप कहोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। क्यों इंटरेस्ट इनकम बुक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या बोलते हैं कि अगर बैंक में FD कराता तो इतने की कराता, तो उस पर ब्याज खाते, तो इसलिए ब्याज पे बुक कर रहे हो, और वही रेट पे बुक करते हो जो रेट आपने FD के लिए यूज करा था। तो बताओ जी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना आ रहा है, 567,427 का 12%, 68091, 68091, 68091। आओ जी CABB। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है इंडिया के अंदर, कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS। तो एक कंपनी है एक्स, ये बना रही है इंड AS के अंदर फाइनेंशियल। एक्स लिमिटेड की एक होली ओन सब्सिडरी है ए, इसकी एक सब्सिडरी है ए, इसकी सब्सिडरी है ए, होली ओन सब्सिडरी है। विच इस अनलिस्टेड एंटिटी जिसकी नेटवर्थ है 280 करोड़। ए लिमिटेड इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ए लिमिटेड के पास 2 होली ओन सब्सिडरी हैं, बी और सी, इसके पास भी हैं बी और सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए लिमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 110। अब देखो एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो भी वो कंडीशन दे रखी है, एग्जाम्पशन दे रखी है ना, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है, कि पब्लिक तक कंसोल चली जाए। पब्लिक कौन सी, एक तो इंडियन पब्लिक तक, क्योंकि आप भारत के अंदर हो, तो इंडियन पब्लिक तक चली जाए।
और कंसोल कौन से, इंडेस वाले कंसोल। बस पब्लिक तक पहुंच जाए, अगर पब्लिक तक पहुंच रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कहता है ए लिमिटेड क्योंकि एक अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसको मैंडेटरी है कि वो प्रिपेयर करे कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, कोई भी मैंडेटरी नहीं है भाई। अगर एक बात बताओ, अगर ये एक्स लिमिटेड ने अपनी कंसोल बना दी तो उसके अंदर बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, क्योंकि सब 100% है। तो जो एक्स लिमिटेड की कंसोल होगी, क्योंकि वो लिस्टेड एंटिटी है, वो पब्लिक तक पहुंच गई, क्या दिक्कत है, यहां से पब्लिक एक्सेस कर लेगी, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। इवन इफ एक्स लिमिटेड डज नॉट ऑब्जेक्ट टू ए लिमिटेड फॉर नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस, उसको मैंडेटरी है, नहीं भैया ये भी सत्य नहीं है। इवन इफ ए लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड एंटिटी एंड एक्स लिमिटेड ऑब्जेक्ट ए लिमिटेड फॉर नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस, ए लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। नहीं, ये भी कोई तुक की बात नहीं है। सिंस ए लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी एंड इफ एक्स डज नॉट ऑब्जेक्ट to A for not preparing CFS, A limited will not be required to prepare CFS. This is the right answer. क्योंकि A limited कह रहा है कि भाई अगर मेरा मेन शेयर होल्डर बोल रहा है कि कंसोल मत बनाओ, तो मेरी कंसोल की इंफॉर्मेशन तो वैसी पब्लिक तक पहुंची जाएगी ना, क्योंकि ये बना रहा है कंसोल, तो मैं ना बनाऊं तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। Assume the same fact is given in scenario for wholly owned subsidiary A limited. X limited एक फॉरेन एंटिटी है। अब ये एंटिटी क्या है, ये फॉरेन एंटिटी है और ये इंडेस नहीं लगा रही होगी फिर, और लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी के, और उनके हिसाब से बनाती है। मान लो ये यूएस के अंदर है, अब ये यूएस गैप लगा रही है, या ये चाइना के अंदर है, ये चाइना के हिसाब से लगा रही है, तो क्या इंडियन पब्लिक एक्सेस कर लेगी एक्स की इंफॉर्मेशन? नहीं। तो अब ए के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कंसोल बनाना। सिंस ए एक अनलिस्टेड एंटिटी है, उसके लिए सीएफएस इज नॉट मैंडेटरी, गलत है। सिंस एक्स इज नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस अंडर इंड एस, ए लिमिटेड मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, ये सही है। बाकी भी पढ़ देते हैं। इफ इवन इफ एक्स लिमिटेड डज नॉट ऑब्जेक्ट टू ए फॉर नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस, ए इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी, ये गलत है। इवन इफ ए इज अनलिस्टेड एंटिटी एंड एक्स लिमिटेड ऑब्जेक्ट ए फॉर नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस, ए इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं ये भी गलत है। Assume the same fact is given in scenario except 100% of the investment in A held by Mr. X. अब यहाँ पे वो कह रहा है मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। अब इंडिविजुअल पे तो इंडेस लगते नहीं, तो फिर से वही सवाल आ गया, पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तो देयरफॉर ए वाले भाई साहब को बनानी पड़ेगी। ए इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत है। इवन एक्स इज एन इंडिविजुअल, ए इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। ए विल प्रिपेयर कंसोल अंडर एएस एंड नॉट इन इंडियस, ये भी गलत है। इवन इफ ए अनलिस्टेड एंटिटी, इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर सीएफएस, यस ये सही है। तो आंसर्स क्या क्या निकल कर आए, डी, बी, डी। तो डी, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 25। Deepak started a new company as private limited with T, where an investment is 50% done by T and rest by Deepak. ठीक है, voting power are to be given as per the proportionate share of capital contribution. The new company S private limited form was a subsidiary of T, जिसके अंदर 2 डायरेक्टर हैं, and Deepak eventually become one of the director of the company. तो दीपक ने T लिमिटेड के साथ शुरू करा और जॉब पे भी लग गया। द कंपनी एस प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल को। फाइनेंशियल ऑफ टी आर प्रिपरेशन अंडर इंड एस, हाउएवर एस प्राइवेट लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तो पैदा हुई है, उस पर इंडेस कहाँ लगा दोगे? एनीवे, बट टी के फाइनेंशियल जो हैं वो इंडेस में बनते हैं, तो और एस जो है वो टी की सब्सिडरी है साहब। तो अगर इस पे लग रहे हैं तो इस पे भी लगेंगे, क्योंकि पूरे ग्रुप पे लगते हैं। फर्दर दीपक ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करा, अदर टूल टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस इन एस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीपक एक समझदार व्यक्ति है और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को ऑटोमेट करना चाहता है। तो ही इज एविडेंसिंग मेजर changes in the accounting due to automation of accounting process. However, at the same time, he also realized that automation comes with own set of potential drawback and challenges. बिल्कुल सही बात है, हर चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एस प्राइवेट लिमिटेड को मैंडेटरी है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। एस प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस, ये तो गलत है। वो कहता है एस हैज टू प्रिपेयर बोथ एज पर एएस एंड इंड एस, ये भी गलत है। उसको टी को एस के साथ, ये भी गलत है। तो ये आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज? चैलेंज है ऑटोमेशन प्रोसेस में। सॉफ्ट चैलेंज का मतलब क्या है? नेगेटिव। सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली कैटेगराइज ट्रांजेक्शन इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट। मुझे जरा एक बात बताओ, आपका सॉफ्टवेयर खुद ही ये डिसाइड कर रहा है
कि इंटरेस्ट है या अदर एक्सपेंस है या एम्प्लॉय बेनिफिट है, तो ये चैलेंज थोड़ा ना हो गया आपके लिए, ये तो मजे की बात है। इसमें क्या आएगा, ये तो मजे हैं मजे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। ओसीआर का मतलब पता है आपको क्या होता है? ओसीआर का मतलब होता है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रीड करती है आपकी स्कैन इमेजेस को, पीडीएफ को। जैसे आप कई बार वो वेबसाइट्स का यूज करके कन्वर्ट करते हो ना पीडीएफ फाइल को वर्ड के अंदर, या गूगल ड्राइव पे जब आप पीडीएफ अपलोड करके उसको डाउनलोड करते हो एज अ वर्ड, तो वो ओसीआर टेक्नोलॉजी का यूज करके होता है। या फिर बार कोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज ऑटोमेटिंग द एंट्री फॉर डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज रिसिप्ट। भाई अब आपका ओसीआर काम कर रहा है कैसे? वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट में पैसे आए हैं या ये पैसे जाएंगे। तो ये भी तो मजे ही है, इसमें कोई चैलेंज वाली बात थोड़े ना है, सिरदर्दी वाली बात थोड़े ना है, वो अपने आप कर रहा है। यहां पर भी वो अपने आप कर रहा है ऑटोमेटिकली, यहां पर भी वो अपने आप कर रहा है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेशन प्रोसेस इनेबल अकाउंटेंट टू फोकस ऑन हायर लेवल टास्क जैसे कि एनालिसिस, प्लानिंग इंस्टेड ऑफ रूटीन मैनुअल एंट्री। तो इसमें भी तो आपके मजे ही हैं। कैसे मजे हैं सर? भाई अगर वो बाकी के जो घटिया काम है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बढ़िया काम करेगा, क्वालिटी वाला काम करेगा और कंपनी को आगे लेके जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट से पड़ गया है तो रट्टे मार गया है तो वो भी डूब जाएगा। तो ये भी तो मजे ही है। ऑटोमेशन रिक्वायर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये दिक्कत वाली काम है कि आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और एजुकेशन देनी पड़ेगी लोगों को। तो दिस वुड बी योर आंसर, क्योंकि आपको चैलेंज बताना था। तो आंसर इज ए एंड डी। तो ए एंड डी। केस सिनेरियो नंबर 30। मेडिसिन इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में। इट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट पुणे इन महाराष्ट्र। बिसाइड डोमेस्टिक सेल उसके पास कुछ एक्सपोर्ट्स भी हैं तो मेडिसिन टू वेरियस कंट्री। नेटवर्क कितनी है? 1000 करोड़ की ऑडिटेड अकाउंट्स के हिसाब से। एज रिमेन अबव सिंस देन व्हेन द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, उसको कुछ दिक्कतें आई हैं। 31 मार्च 2007 में उसने इन्वेस्ट करा 12 ईयर्स बॉन्ड में जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 6 लाख, और उसने पे करे 2,31,500। ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना है? 10% है। अच्छा, उसने इन्वेस्ट करा तो उसके लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। MIL रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इनकम इन P&L ओवर द पीरियड ऑफ द बॉन्ड, और वो कहता है कि वो इस बिजनेस में भी नहीं है। ठीक है। और EIR उन्होंने इफेक्टिव रेट के हिसाब से पे करा है। MIR has a legal claim for damage filed by a customer for 2.5 million. There is 40% chance entity will win the case और 60% चांस है कि वो लूज कर जाएंगी, तो आपको प्रोविजन पकड़ना पड़ेगा। MIR entered into a contract to supply 10 lakh million strip for a particular medicine for 2 million. इंक्रीज हो गई कॉस्ट, और अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? 2.5। तो लॉस हो जाएगा आपको कितने का? 0.5 मिलियन का। भाई या तो चांटा खाओ 0.5 मिलियन का, या भगोड़े बन जाओ और चांटा खाओ 0.25 मिलियन का। तो क्या खाना चाहोगे सर? 0.25 मिलियन कम है, यही खाना चाहेंगे, तो इतने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है ड्रॉन द फॉलोइंग कैलेंडर फॉर फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कंप्लीट करा बैलेंस शीट 28 मई को, 31 मार्च वाली 28 मई को जाके बनाई है, और रिव्यू करी 15 जून को, और बोर्ड ने अप्रूव करी 19 जून को। तो बोर्ड की अप्रूवल डेट आपके लिए रेलेवेंट होती है। विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, जो कहता है इंटरेस्ट इनकम है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द बॉन्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ जाएगा? तो जो इंटरेस्ट इनकम है ना, मैंने आपको बताया था ना, आप EIR पे बुक करते हो, वो एक तरीके की नोशनल इनकम, वो कोई एक्चुअल इनकम नहीं है। तो वो क्या है? एक तरीके की नॉन कैश आइटम है। कहता है जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स आएंगे लोन के, वो कहाँ जाएंगे? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। विद रिस्पेक्ट टू लीगल क्लेम फॉर डैमेज फाइल्ड बाय द कस्टमर, उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा कितने का? 2.5 मिलियन पूरे का। जो 10 लाख स्ट्रिप है उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा कितने का? 0.25 मिलियन का, क्योंकि इतने का ही चार्टा हम खाएंगे। व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इशू? वो कितनी आई थी जब बोर्ड ने इशू करा था? 19 जून। तो आंसर्स क्या क्या हुए? DA, DB, B। तो DA, उसके बाद तो B ही है, B, B और B। केस सिनेरियो नंबर 31। 1 अक्टूबर 2001 को स्काईवॉक लिमिटेड साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द मशीन फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर ऑन 31 मार्च 2002। इसकी ना नंबर लाइन बना देते हैं साहब। वो कहता है 1 अक्टूबर 01 को आपने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा
कि आप परचेज करोगे, बाय करोगे मशीन। कब बाय करोगे? 31 मार्च को, 31 मार्च 02 को आप बाय करोगे। यहां पर आपने बाय करनी है जी मशीन, यहाँ पे आपने बस कॉन्ट्रैक्ट करा है। द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन पेबल इन कैश ऑन 31 मार्च 2002 वॉज USD 2 मिलियन। कितने की मशीन है? 2 मिलियन की मशीन है। ऑन 1 अक्टूबर स्काईवॉक एंटर करता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, वो परचेज करेगा। अब उसको यहाँ पर 31 मार्च को उसको क्या चाहिए? उसको USD 2 मिलियन चाहिए होंगे। अब वो परेशान है तो उसने यहीं पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। यहाँ पे उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो बाय करेगा 31 मार्च को 2 मिलियन USD। कितने रुपए पे? 140 मिलियन पे। तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने पे करा? 140 मिलियन पे। इसका मतलब क्या है कि उसने बैंक को बोला कि मैं आपको 140 मिलियन दूंगा और आप मुझे 2 मिलियन USD दे देना, और वो 2 मिलियन USD का बैग वो बाय सेलर को जाके दे देगा और मशीन जाके ले आएगा। सिंपल सी बात है यहाँ तक की। ऑन 31 दिसंबर 2001 उसके बाद कहानी आगे बढ़ी और एक डेट आ गई बीच में, क्या? 31 December 01। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय USD 2 मिलियन ऑन 31 मार्च 2002 कितना हो चुका है? 150 मिलियन। तो भाई साहब यहाँ पर इसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर उसने बैंक में ना फोन करा 31 दिसंबर को कि साहब मुझे 2 मिलियन USD चाहिए, कितने रुपए लगेंगे? तो बैंक ने अब पता है क्या बोला? बैंक ने बोला जी 150 मिलियन लगेंगे। अब ये मन ही मन खुश हो गया। इसने क्या बोला? ये बोला कि भाई साहब मैंने देखो यही सेम कॉन्ट्रैक्ट 140 मिलियन का कर रखा है और बैंक आज ये 150 मिलियन का दे रहा है, तो यानी कि मेरे को 10 मिलियन का यहाँ पे क्या हो गया? गेन हो गया। फिर 31 मार्च 2002 को स्पॉट रेट कितना हो गया? 70 हो गया और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करा दिया गया बाय अनदर पार्टी मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹15 मिलियन टू स्काईवॉक। यहाँ पर एक और पार्टी आई और उसने बोला कि हम आपका ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं। तो उसने बोला कि भाई साहब कितने कितने का खरीदना चाहते हैं? तो उसने बोला 15 मिलियन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का बिक गया? 15 मिलियन का बिक गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का गेन हो गया? 5 मिलियन का फिर से गेन हो गया, क्योंकि 10 मिलियन का यहाँ तक हो चुका था, फिर उसके बाद 15 मिलियन की वैल्यू होगी तो 5 मिलियन का गेन हो गया। फिर स्काईवॉक को लगता है यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है? 5 ईयर्स की लाइफ है और 31 मार्च 2002 जिसकी कोई भी आरवी नहीं है। उसने हेज अकाउंटिंग लगाई है इंडेक्स 109 के हिसाब से, और वो कहता है सारे क्राइटेरिया जो हेज अकाउंटिंग के है वो कंप्लाइड है। तो सबसे पहले तो ये कौन सी हेज अकाउंटिंग है? तो ये है कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग। कैश फ्लो हेज है। सर कैसे पता चला ये कैश फ्लो हेज है? तो देखो 3 तरीके के हेज होते हैं, कैश फ्लो, फेयर वैल्यू और नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट आपके कोर्स में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कैश फ्लो हेज का मतलब क्या है कि जब आपको डर लग रहा होता है कि कैश फ्लोज में बदलाव ना आ जाए किसी पर्टिकुलर रिस्क की वजह से, तो आप उन कैश फ्लोज को प्रोटेक्ट करते हो, तो अब वो कैश फ्लो हेज बन जाता है। फेयर वैल्यू हेज मतलब मान लो आपके पास इन्वेंटरी पड़ी हुई है, अब आपको वो इन्वेंटरी बेचनी है, अब आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरी स्टॉक की वैल्यू ना गिर जाए, क्रूड ऑयल की वैल्यू ना गिर जाए और मेरे को सस्ता ना बेचना पड़ जाए, तो आपने उस वैल्यू के गिरने को प्रोटेक्ट करा है, तो वो फेयर वैल्यू हेज बन जाता है। यहाँ पर आपने कैश के फ्लोज को प्रोटेक्ट करा है, तो ये क्या बन गया? ये फेयर वैल्यू हेज बन गया और कैश फ्लो हेज बन गया। अब कैश फ्लो हेज क्या बोलता है? कैश फ्लो हेज कहता है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू गेन लॉस को कहां ले जाओ? आप उसको ले जाओ कैश फ्लो हेज रिजर्व में। तो सबसे पहले आओ जरा एंट्रीज के थ्रू समझते हैं। 1 अक्टूबर 01 को आप क्या एंट्री करोगे? आप नो एंट्री करोगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो और वो अभी दोनों पार्टीज नहीं अपना काम नहीं करा, या तो उसने मशीन दे दी होती और आपके पास पेबल होता तो मैं कहता एंट्री कर दो, आपने पैसे दे दिए होते और मशीन लेनी होती तो भी मैं कहता एंट्री कर दो। अभी वो नॉन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर 31 दिसंबर को आपका जो वो था क्या कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्या आता है? वैसे तो यहाँ पे आता है P&L अकाउंट, क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ड्यू टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, तो कैश फ्लो हेज आप क्या यूज करोगे? कैश फ्लो हेज रिजर्व। कितने से? 10 मिलियन से। 10 मिलियन से। सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी तो इसी दिन कर लिया था, इसकी एंट्री यहाँ क्यों नहीं करी? क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉल पुट होते ना तो मैं एंट्री करता,
क्योंकि कॉल और पुट में इधर यू हैव अ राइट और एन ऑब्लिगेशन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू हैव बोथ राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं एंटर भी करूं तो एसेट और लायबिलिटी सेम से करनी पड़ेगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। फिर 31 मार्च को आपने क्या करा, आपने ये एसेट को बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 मिलियन टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 10 मिलियन। अब यहाँ पे जो गेन हुआ वो पीएनएल में आना चाहिए, लेकिन कैश फ्लो हेज की वजह से ये कहां चला जाएगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व में 5 मिलियन। फिर आपने 31 मार्च को ही मशीन भी खरीद डाली, तो आपने कितनी पेमेंट करी होगी, आपने लिखा होगा मशीन अकाउंट डेबिट 140 मिलियन। देखो ना 140 मिलियन की खरीदी, क्योंकि स्पॉट रेट कितना था, 70 का था, और 2 मिलियन की आपकी ये थी, तो 140 मिलियन की आपने खरीदी मशीन, और टू बैंक 140 मिलियन। फिर 31 मार्च को ही आप क्या करोगे, आप कहोगे कि जो भी बैलेंस मेरा कैश फ्लो हेज रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है, अब मुझे उसे निकालना होगा। कैश फ्लो हेज रिजर्व क्यों निकालना होगा, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया ना, अब इसलिए आपको हेज अकाउंटिंग बंद करनी होगी। तो कैश फ्लो हेज में जो भी बैलेंस पड़ा है, अगर हेज्ड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है तो ये भी पीएनएल के अंदर चला जाएगा। अगर हेज्ड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा रही तो ये हेज्ड आइटम में जाके ऑफसेट हो जाएगा। अब आपकी हेज्ड आइटम क्या है, ये मशीनरी, आपने इसी तो हेज करा था, तो ये पीएनएल में नहीं जा रही, तो देयरफॉर कैश फ्लो हेज रिजर्व डेबिट हो जाएगा 15 से, और ये मशीन में जाके सेट ऑफ हो जाएगा 15 से। अब आपकी वैल्यू ऑफ मशीन क्या आ रही है, आपकी वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है 140 माइनस 15, 125 मिलियन आपकी वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है। 125 मिलियन जो है आपकी वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है। ठीक अब आगे बढ़ते हैं। वह हो गया 31 मार्च तक, तो सारा काम खत्म हो गया। वो कहता है शो द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2001 ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो दिसंबर में तो आपने मशीन खरीदी ही नहीं, तो पीपी कितने का आएगा, नील से आएगा। कैलकुलेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। 2002, अच्छा, दिसंबर 2002 में डेरिवेटिव का रिवैल्यूएशन कहां से आ गया, यानी कि वो यहाँ की बात कर रहा है 31 दिसंबर 2002। क्या नील भी ऑप्शन है, नहीं नील तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो फिर ये 2001 होगा, ये मिस प्रिंटिंग होगी, तो फिर 10 मिलियन आएगा। 2002 में तो डेरिवेटिव था ही नहीं ना। कैलकुलेट द गेन ऑन रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002, यहाँ पे आपका ईयर एंड हो गया। ओके समझ गया समझ गया भाई, आपका जनवरी टू दिसंबर ईयर चल रहा है ना, ठीक है, मिस प्रिंटिंग नहीं है साहब, आपका ईयर चल रहा है जनवरी टू दिसंबर, ये आपका ईयर चल रहा है जनवरी से दिसंबर, और फिर इस दिसंबर से लेके इस दिसंबर, तो यहाँ पर 5 मिलियन का हुआ है। इस दिसंबर तक आपको 10 मिलियन का गेन हो चुका था, और यहाँ पे आके आपको 5 मिलियन का गेन हुआ है, तो देयरफॉर आंसर वुड बी 5 मिलियन, आंसर वुड बी 5 मिलियन। कैलकुलेट द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीन परचेज ऑन 31 दिसंबर 2002, यहाँ पे पूछ रहा है वो, यहाँ पर। तो यहाँ पे आपकी मशीन कितने की आ रही थी, 125 मिलियन। अब आपको इतने पीरियड का, मार्च से लेके दिसंबर तक का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। लाइफ कितनी है, लाइफ थी 5 ईयर्स की, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12, 125 डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12, 18.75, 18.75 का डेप्रिसिएशन हो गया। 125 माइनस 18.75, तो 106.25, 106.25 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। एट विच टाइम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एज अ डेरिवेटिव इन दिस केस इज टू बी डी रिकॉग्नाइज फ्रॉम द बुक्स। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कब डी रिकॉग्नाइज होगा, जब वो सेटल हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके आंसर्स क्या क्या निकल कर आए, डी ए सी बी, डी ए सी बी। आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो नंबर 32।
मिस्टर एच जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और GHI एंड कंपनी CA के अंदर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अप्रोच करा है ए लिमिटेड वगैरह को। ठीक है, ए लिमिटेड के पास मशीनरी है 15 लाख की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की। एस्टिमेटेड मेजर ओवरऑल कितना होना है, 2 लाख रुपए का, तो जिसकी लाइफ है 3 ईयर्स की। तो दो मशीनरी दिखेंगी, 13 लाख की अलग दिखेगी और ओवरऑल 2 लाख का अलग दिखेगा और डेप्रिसिएशन भी होगा। फिर उसके बाद ए लिमिटेड रिसीव करता है सब्सिडी ऑफ 15 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन रिटर्न फॉर सेटिंग अप अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन दो स्टेट। वन ऑफ द की कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी इज दैट ए लिमिटेड नीड टू एम्प्लॉय लोकल स्टेइंग इन दिस दो स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 15 लाख रुपए की ग्रांट को आप क्या एंट्री करोगे, आप डेफर्ड ग्रांट के अंदर डाल दोगे और 5 सालों के पीरियड के अंदर या एक्सपेंस की रेशियो के अंदर आप इसको P&L के अंदर ले जाओगे। ए लिमिटेड ऑफर करता है 400 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 1000 स्टाफ इफ दे स्टे विद देम फॉर 3 इयर्स। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द ग्रांट डेट कितनी है, 50। तो ये इक्विटी सेटल्ड है, कैश सेटल्ड नहीं है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 20 एम्प्लॉइज जो है लेफ्ट कर जाते हैं और एंटिटी एस्टिमेट करती है दैट टोटल 25% ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रांट ऑफ शेयर विल लेफ्ट एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। मतलब उन्होंने बोला है कि जो हमारा एस्टिमेट है वो टोटल 25% का ही एस्टिमेट है। तो इसका मतलब पहले साल का खर्चा कितना होगा, 400 इंटू 1000 इंटू 75%, इतने ही आपको लगता है कि लोग जो हैं वो रुकेंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू फेयर वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज की फेयर वैल्यू है। तो पहले साल का खर्चा हो गया 400 इंटू 1000 इंटू 75% इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, 50 लाख रुपीज का आपका पहले साल का खर्चा हो गया। 50 लाख रुपीस का आपका पहले साल का खर्चा हो गया। फिर सेकेंड ईयर के अंदर 20% एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और उन्होंने अपना एस्टिमेट 25 से क्या कर दिया, 28% कर दिया। सेकेंड ईयर का भी खर्चा निकालो, 400 इंटू 1000 इंटू अब कितना हो गया, 100 माइनस 28 हो गया 72% इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो 400 इंटू 1000 इंटू 72% इंटू 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये निकल कर आता है 96 लैक्स का खर्चा आपका होना चाहिए था। लेकिन आप 50 लाख रुपीस का खर्चा ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो आप कितने का बुक करोगे, आप 46 लाख रुपीस का खर्चा जो है बुक करके चलोगे फॉर ईयर 2। 46 लाख रुपीस का खर्चा जो है आप बुक करके चलोगे फॉर ईयर 2। कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन द अकाउंटिंग फॉर द मशीन। तो मशीन को 13 और 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। मशीन ऑफ 13 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मेजर ओवरऑल जो है 2 लाख का डेप्रिशिएट होगा 3 ईयर्स के अंदर। फिर उसके बाद हाउ शुड ए लिमिटेड अकाउंट फॉर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट। सब्सिडी जो है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, should be recognized at the end of 5 year when the condition is met. Subsidy should be recognized over a period of 5 year, 3 lakh per annum. So this would be the answer. आप डेफर्ड ग्रांट पे रखोगे और 5 सालों के पीरियड में उसको रिकॉग्नाइज करोगे। पहले और दूसरे सालों का एक्सपेंस पूछ रहा है, 50 और 46, 50 नहीं, 50 और 46, और एक्सपेंस ईयर 3 का भी बताना है। ओके, ईयर 3 में फर्दर 20 एम्प्लॉय लेफ्ट करके चले गए, तो एम्प्लॉय टोटल कितने थे, 1000 थे। अब तो एक्चुअली लेना पड़ेगा ना, तो पहले ईयर में एम्प्लॉय कितने छोड़ के चले गए, 20 एम्प्लॉय पहले साल छोड़ के चले गए थे। ईयर 2 में फर्दर चले गए, ईयर 3 में भी फर्दर 20 चले गए, तो 20 60 एम्प्लॉयज टोटल छोड़ के चले गए इंटू 400 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, बताओ कितना आ रहा, 100 माइनस 60 इंटू 400 इंटू 50, तो ये आ रहा है, सॉरी 1000 माइनस 60 इंटू 400 इंटू 50, तो ये आ रहा है 188 लाख, और आप 96 लाख ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो ये हो गया 92 लाख। तो खर्चे आ गए आपके 50, 46 और 92, 50, 46 और 92। चलो जी, आंसर्स बताओ, बी, सी, सी, बी, सी और सी। 33 ऑन 1 अप्रैल
ए लिमिटेड के पास ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख इक्विटी शेयर का, चलो और साथ के साथ ही निकाल लें यहीं पे, तो 10 लाख शेयर का ओपनिंग बैलेंस था इनटू ओपनिंग बैलेंस था तो 12/12 प्लस 31 मई को 2 लाख शेयर और इशू करे, 2 लाख शेयर इशू करे 31 मई को इंटू 10/12 प्लस 30 नवंबर को, मई के बाद आया नवंबर, बोनस दे दिया 1:3 का। तो जब बोनस देते हैं तो अब कईयों ने ना रट्टा मार रखा होगा कि बोनस का मतलब ओपनिंग से लो 12/12, फिर गलत हो जाएगा। बोनस का मतलब क्या होता है कि बोनस उस डेट से काउंट होता है जिस डेट से वो शेयर्स काउंट हो रहे हैं जिन पे बोनस मिला है। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर लाइन के थ्रू समझो तो ये थे आपके ओपनिंग, 31 मई को आपने फर्दर इशू करे और यहां पे आपने बोनस दे दिया। अब बोनस किन पे मिलेगा, इन शेयर्स पे मिलेगा जो है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल में आ रहे हैं। तो जो ओपनिंग पे मिलेगा वो माना जाएगा कि यहीं मिल गया, जो फर्दर इशू पे मिलेगा वो माना जाएगा कि यहां मिल गया। तो अगर बोनस की रेशियो कितनी है 1:3, तो 10 लाख पे बोनस बताओ कितना हुआ, 10 लाख शेयर्स पे बोनस हुआ 3,33,333। ये माना जाएगा कि ओपनिंग में ही मिल गया था क्योंकि ये शेयर ओपनिंग में थे। सिमिलरली 2 लाख पे बोनस शेयर मिला 66,666, ये माना जाएगा कि मई में मिल गया यानी कि 10/12। फिर उसके बाद आपने 28 फरवरी को दोबारा से 2.5 लाख शेयर इशू करे तो 1 महीने के हो गए, प्लस 2.5 लाख शेयर इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 2 लाख इंटू 10/12, ये हो जाएगा 1,66,666 या प्लस 3,33,333, तो 12/12 है 3,33 इंटू 333 प्लस 6666 इंटू 10/12, तो ये हो जाएगा 555 प्लस 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 20833। तो 10 लाख प्लस 166,666 प्लस 33,3333 प्लस 55,55,5 प्लस 20833, तो ये हो जाएगा टोटल 1,576,387 शेयर। वेटेड एवरेज शेयर आपके ये हो गए। A Limited agreed in director meeting to sell a building जिसकी and has tentatively start looking for a buyer for the building. The price for the building has fixed 4 crore. Surveyor has valued the building 3.6. A Limited will continue to use the building until another building has been found with equivalent facility and in suitable location for the office staff, who will not be relocated until the new building has been found. तो भाई साहब एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन मार्केट की कंडीशन है बिल्डिंग को बेचने के लिए कि जब तक नई बिल्डिंग नहीं मिलेगी तब तक हम खाली नहीं करेंगे, हम बेचेंगे नहीं? नहीं, ये आपकी खुद की कंडीशन है। इसका मतलब एक्चुअली में ये बिल्डिंग सेलेबल कंडीशन में आई ही नहीं, ये बिल्डिंग सेलेबल कंडीशन में आई नहीं। तो अगर ये सेलेबल कंडीशन में आई ही नहीं तो क्या आप इसको हेल्ड फॉर सेल बोल सकते हो? नहीं सर, हम इसको हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सेलेबल कंडीशन में नहीं है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर वो आपसे पूछ रहा है, वो थे 1576,387, तो ये होगा आपका आंसर। वो राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है। हाउ ए लिमिटेड क्लासिफाई द बिल्डिंग, पीपी के अंदर क्लासिफाई होगी क्योंकि वो सेलेबल कंडीशन में अभी आई ही नहीं। तो आंसर्स क्या क्या हैं, बी और ए। तो पहला है बी, फिर है ए। 34 डीईएफ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, होगा। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कितना है, 12 लाख रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना है, 5 लाख रुपए। बताओ बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना निकल आएगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 2.4, ये आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस एक ऑर्डिनरी शेयर का 20 है। वेटेड एवरेज अंडर ऑप्शन आप दे रहे हो 1 लाख शेयर और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15। आपको क्या निकालना है कि ऑप्शन के अंदर आपने शेयर मुफ्त में कितने बांटे। जिसको फॉर्मूला रटा हुआ है वो फॉर्मूला लगा ले, जिसको समझना है वो मेरी बात एक बार ध्यान से सुने और ये सोचे कि आपने 1 लाख शेयर दिए और एक शेयर दिया 15 रुपए का,
तो आपने टोटल 15 लाख रुपए मार्केट से उठाए, वो ऑप्शन से 15 लाख रुपए मार्केट से उठाए। अगर आप ये मार्केट से ऑप्शन के थ्रू ना उठाते, इक्विटी शेयर इश्यू करके उठाते, तो एक शेयर आप इश्यू करते 20 रुपीज का, क्योंकि मार्केट का वही दाम है, तो आपको कितने शेयर इश्यू करने पड़ते? 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, आपको 75,000 शेयर इशू करने पड़ते, तब भी आपके पास 15 लाख रुपए आ जाते। बट आपने 1 लाख शेयर इशू करे अंडर ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑप्शन की वजह से आपने 25,000 शेयर इशू करे। ऑप्शन की वजह से आपने 25,000 शेयर इशू करे। तो कोई पूछे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना होगा, तो वो होगा 12 लाख, और क्योंकि ऑप्शन की वजह से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 5,25,000, 5,25,000, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000, ये निकल कर आता है 2.29, 2.29। डीईएफ एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 टन ऑफ कोका बीन्स एट 1,000 पर टन फॉर डिलीवरी इन 12 मंथ। ऑन सेटलमेंट डेट द मार्केट प्राइस कोका बीन कितना हो गया? 1500, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड net in cash and is entered for delivery of coca beans in line with the DEF limited expected purchase and usage requirement। इसका मतलब क्या है? क्या आप कह रहे हो भाड़ में जाए भाई, फेयर वैल्यू बदल गई तो मेरे को अपना यूज करना है कोका बीन्स का, मेरे को जो भी बनाना होगा उनको, मुझे नहीं पता कोका बीन से क्या बनता है, कहते जो मर्जी फेयर वैल्यू हो, हमें उससे क्या लेना देना है। इसका मतलब आप कोका बीन्स की वैल्यू को लेके स्पेकुलेटिव नहीं थे, आप उस पर सट्टा नहीं लगा रहे थे कि आज खरीद लेता हूं कल बढ़ जाएगी तो बेच के भग जाऊंगा। तो हेंस ये कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके ऊपर इंड एएस 109 की ओन यूज एग्जम्पशन लग जाएगी और ये उसके स्कोप से भी बाहर हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नॉर्मल परचेज रेट होगा। एनीवे, डीईएफ लिमिटेड इन्वेस्ट करता है कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर, जो इश्यू करे हैं सब्सिडरी बी लिमिटेड ने 1,000 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपीज की फेस वैल्यू, 990 का प्रीमियम। इंस्ट्रूमेंट की टर्म कहती है कंपल्सरी सीसीपीएस जो है कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएंगे 1 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो ईच सीसीपीएस कैरी डिविडेंड पर एनम पेबल ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी है। तो यानी कि बी लिमिटेड कह रहा है कि जो डिविडेंड है वो भी मेरी मर्जी, तो मर्जी मतलब इक्विटी, और जो 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 आपका प्रिंसिपल है वो भी कैश में पे नहीं होना, वो भी इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, वो भी फिक्स्ड नंबर। तो दोनों इक्विटी, तो यानी कि एंटायर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इक्विटी हो गया। वो कहता है बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाओ। बेसिक आया 2.4, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आया था? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आया था 2.29। इंस्ट्रूमेंट जो है कोका बीन्स का, क्या वो कैश कॉन्ट्रैक्ट है? नॉन एग्जीक्यूटरी एंड डेरिवेटिव नहीं, एग्जीक्यूटरी एंड नॉन डेरिवेटिव, क्योंकि आपने तो उसको अपना नॉर्मल यूज करने के लिए लिया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इक्विटी। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो आंसर्स क्या क्या है? बी ए डी सी, बी ए डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PQR Limited is required to adopt Ind AS on 1 अप्रैल 2001, ठीक है, विद कंपैरेटिव फॉर द ईयर 01। अप्रैल 2001 में उसने एक्वायर करा 30% ऑफ द वोटिंग राइट इन XYZ फॉर 8,000 करोड़। PQR अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन XYZ यूजिंग इक्विटी मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड इन डेज 28 एट 31 मार्च 2002। उसने रिकॉग्नाइज करा शेयर इन नेट एसेट चेंजेस ऑफ XYZ लिमिटेड यूजिंग इक्विटी अकाउंटिंग एज फॉलोज। तो भाई ये उसका खुद का शेयर है 700, 100 और 50, ठीक है जी। फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऑन 31 मार्च कितनी आ रही थी? 8850 करोड़। और 1 अप्रैल उसने बाकी का 70 भी एक्वायर कर दिया, 30 पहले से था और बाकी का 70 भी एक्वायर कर लिया फॉर कैश ऑफ 25,000 करोड़। और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो आपको सबसे पहले तो निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन। तो टोटल कंसिडरेशन हो जाएगी जो आप पहले से ओन करते थे 9,000, और आपने और कितना दिया? 25,000। तो 9 + 25, 9,000 आप पहले से ओन करते थे फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू आपने पे करी 25,000, तो टोटल हो गया 34,000। तो 34,000 वुड बी द आंसर। गुडविल निकालनी है इस बिजनेस कंसिडरी की। तो गुडविल आओ जरा, आपने टोटल दिया 34,000, उसकी नेट एसेट कितनी है? 30,000 की। अरे बाप रे, क्योंकि एनसीआई तो बचा नहीं, 30,000 की नेट एसेट है, तो 4,000 की क्या आ गई? गुडविल आ गई 4,000 की।
गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन XYZ लिमिटेड रिकॉग्नाइज करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो साहब एक तो ये वाला गेन आएगा, 8850 की चीज 9000 की हो गई, तो 9000 माइनस 8850, ये गेन आ जाएगा 150 का। और जो आपका ये वाला एक्सचेंज डिफरेंस है ये भी आप P&L के अंदर ले जाओगे, 100 रुपीज का ये प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया 250, तो 250 का गेन आएगा जो आप P&L के अंदर लेके जाओगे। सर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सीधा डायरेक्ट इक्विटी के अंदर चला जाएगा, ये P&L के अंदर नहीं जाएगा। उसने आपसे P&L पूछा है, उसने आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है। फिर उसके बाद वो कहता है ट्रांजिशन डेट बताओ PQR लिमिटेड के लिए। तो आओ जरा ट्रांजिशन डेट की भी बात कर लेते हैं। उसने इंड एस अडॉप्ट करे 1 अप्रैल, मान लो ये 2001 है या 2021 है, ठीक है 21 को। अब वो बैलेंस शीट जब उसने 1 अप्रैल को कसम खाई कि वो यहां पर उसने क्या खाई, कसम कि मैं इंड एस बनाऊं, इंड एस में बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो बताओ पहली बैलेंस शीट कब बनाएंगे, पहली बैलेंस शीट बनाएंगे सर ये अगर 1 अप्रैल 2021 है तो पहली बैलेंस शीट जाके बनेगी 31 मार्च 2022 के अंदर। तो उसने यहां पर कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं कि मैं बैलेंस शीट इंडेक्स में बनाऊंगा। तो पहली बार बैलेंस शीट बनाने का मौका कब मिलेगा एनुअली, सर 31 मार्च 2022 के अंदर। अगर ये मौका मिलेगा तो बताओ प्रीवियस ईयर भी बनाना पड़ेगा, हाँ सर 31 मार्च 2021 का प्रीवियस बनाना पड़ेगा, 2021 का प्रीवियस बनाना पड़ेगा। अगर ये प्रीवियस हो गया तो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी, हाँ सर वो बनेगी 1 अप्रैल 2020 की बनेगी। तो यानी कि 10x0 वुड बी द ट्रांजिशन डेट, 10x0 वुड बी द ट्रांजिशन डेट। कंपैरेटिव किसके बनेंगे, कंपैरेटिव बनेंगे 2021 के, तो x1 के कंपैरेटिव बनेंगे, x1 के। तो आंसर्स क्या क्या आए, आंसर आए A B C A D, A B C A और D। बस जी खत्म हो गए आपके यहाँ पर केस बेस्ड एमसीक्यूज। मैंने ट्राई करा है कि जल्दी करवा सकें ताकि वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, अदरवाइज फिर इतनी लंबी होगी तो केस बेस्ड एमसीक्यू का फिर ना फायदा नहीं रहता। तो मेरे को था कि सारे क्वेश्चंस भी कवर हो एंड वीडियो भी जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी कराऊं। अगर मैंने इस प्रोसेस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी थी और आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भी आप कमेंट करना, इट विल मोटिवेट अस फॉर डू मोर वर्क ऑफ दिस काइंड। एंड अगर आपको और कोई सजेशन हो, अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। विल ट्राई टू हेल्प यू टू ब्रश अप योर मोर कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना कि रट्टा इज नॉट ओनली द वे, आप रट के चीजों को बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाओगे। रटने से आपके दिमाग के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही पड़ता है और कुछ नहीं होता। एक प्रेशर बन जाएगा कि अगर ये देखा नहीं तो काम खत्म हो जाएगा, बंटा धार हो जाएगा, अगर ये नहीं देखा तो बंटा धार हो जाएगा। पहले डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं समझ नहीं आ रहा, किसको किससे माइनस करते हैं समझ नहीं आ रहा। बेसिक है, जहां रटने में 2 घंटे लगा रहे हो वहां एक बार 3 घंटे लगा के कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा, पेपर के बाद तक भी काम आएगा। तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। रट्टाफिकेशन आपके करियर के लिए ग्रहण है। तो मिलेंगे ऐसे ही आपसे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।